चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनकर उभरा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमने आदित्य L1 की सफलता को भी देखा और आज देश में गगनयान की भी बात हो रही है। और मैं इस अवसर पर, चूंकि मैं बहुत देर से अपने साथी सांसदों के विचारों को भी सुन रही हूं, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब बात भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने की हो तो किसी भी प्रकार का आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की जो यात्रा है वो 6 दशक से भी लंबी रही है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों की यात्रा में भारत के अंदर अलग अलग जो सरकारें रहीं, जो हमारे तमाम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया और जो हमारे महान वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियां रहीं, उन सब के सामूहिक और सतत प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसलिए आज के इस अवसर पर उन सभी लोगों का अभिनंदन इस पूरे सदन को, हम सभी को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, बजट की बातें भी मैं कुछ साथी सांसदों के मुख से सुन रही थी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है तो संसाधनों का अभाव कोई भी बाधा पैदा करने लायक ही नहीं बचता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस सेक्टर को हमेशा बहुत प्राथमिकता दी है और 2014 में जब आई उस वक्त जो बजट स्पेस डिपार्टमेंट को दिया जाता था तो 5,168 करोड़ हुआ करता था, जिसे हमारी सरकार ने इतने वर्षों में बढ़ाकर 13,000 करोड़ कर दिया है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जहां एक और देश इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ है, तो इसके अलावा इस उपलब्धि से जो स्पेस सेक्टर में हमने प्राप्त किया है, देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, लगभग 140 स्टार्टअप्स हैं आज स्पेस सेक्टर में, और मैं कहना चाहती हूं इस अवसर पे कि 2016 के पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन 2016 में हमने जब स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ाना शुरू किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनके उभरा है। हमारे देश के युवा आज यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, 100 से ज्यादा हम यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा DPIIT रेकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, और स्पेस सेक्टर में हमारे देश के युवाओं ने 140 के करीब स्टार्टअप्स बनाकर खड़े किए हैं। और स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस R&D के क्षेत्र में काम करती हैं, जिनके लिए इस उपलब्धि के बाद अनेक अवसर काम करने के पैदा हुए हैं। इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियां जिनके अंदर अब और काम करने की दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि इस चंद्रयान 3 के सफलता के माध्यम से हमारी जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है उसको भी हमने दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो आज ये है कि भारत एक लीडिंग प्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है अंतरिक्ष अभियानों के मामले में, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में आज भारत की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बड़ी है, और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो भारत को ज्यादा मान्यता, ज्यादा रिकॉग्निशन दे रही है। और कहा जाता था कि एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब होता है यूएस का, रशिया का, चाइना का, जिसमें भारत को प्रवेश मिलने में कठिनाई होती थी, लेकिन आज अपने इस उपलब्धियों के साथ भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है। और आने वाले वक्त में हमें भरोसा है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का योगदान जो आज 2 से 3% है, अगले 1 दशक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये योगदान बढ़ के 8 से 10% तक पहुंच जाएगा। आर्थिक प्रगति के जो रास्ते आज इस उपलब्धि के माध्यम से खुले हैं, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है। आने वाले समय में हमने कल्पना की है कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ये उस दिशा में, उस लक्ष्य के प्रति योगदान का भी एक और माध्यम हमारे लिए बनकर तैयार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आज जो ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ी है उसके आधार पर हम ये भी कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि
आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशंस होते हैं, जो पार्टनरशिप्स होती हैं अलग अलग स्पेस फेयरिंग नेशंस के साथ, उसमें भी भारत के लिए तमाम संभावनाएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है, उसकी उपयोगिता को समझा है, और इसलिए इसकी उपयोगिता पर बल देते हुए उन्होंने तमाम मंत्रालयों के कामकाज में इसके विस्तार करने के लिए भी अपने मंत्रिमंडल और अपनी पूरी टीम को प्रेरित किया है। एक समय में हम 20 मंत्रालयों में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है, यानी कि 60 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके विभिन्न कामकाज में हम इस तकनीक का आज उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा है, PMGSY है, PMKSY है, अमृत है, PM फसल बीमा योजना है, UIDAI है, स्वामित्व है। ऐसी बहुत सारे हमारे जनहित के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक बेहतर गवर्नेंस के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के वैज्ञानिकों के भीतर बहुत प्रतिभा है, बहुत क्षमताएं हैं, और एक के बाद एक इन 6 दशकों में हमने अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को देखा है। लेकिन क्षमताओं को, प्रतिभा को, कौशल को, उसे फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा फली फूली है और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें समय समय पर हासिल हो रही हैं। हमारे सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए जब हमारी सरकार आई तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का काम किया, और यहाँ तक कि जो हमारा भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को भी काफ़ी हद तक बढ़ाया। यहाँ तक कि 2022 में हम अपनी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी लाए और उसकी भी हमने घोषणा की। तो ये सारे कदम हमने इस नज़रिए से उठाए कि हमारा ये जो अंतरिक्ष विभाग का कार्यक्रम है, हमारा जो स्पेस मिशन है, वो आगे बढ़े। और आज हम ये मानते हैं कि जिस पैशन के साथ हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो माहौल हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, जो वातावरण हमने क्रिएट किया है, उसमें आने वाले समय में भी, जो अभी मैंने जिक्र किया कि आदित्य L1 के बाद अब हम गगनयान की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको आने वाले समय में हम हमारे देश के साइंटिस्ट प्राप्त करके दिखाएंगे। भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा और 2047 में जो हमने भारत को विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी देशवासियों का जो योगदान हो रहा है, उसमें हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और हमारा स्पेस डिपार्टमेंट है, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और हम सबके सामूहिक प्रयास से मिलकर 2047 में भारत को हम एक विकसित देश बनाने का काम करेंगे। पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ, और भविष्य में भी भारत को वो इसी प्रकार अपने प्रयासों से गौरवान्वित करते रहें, इसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री MP अब्दुल समद समदानी जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion on Chandrayaan. Sir, Moon has always captured the imagination of humanity. And, sir, the Moon landing is quite natural. It has captured not only the imagination of the countrymen, all the people of the country. Not only that, sir, the whole country is rejoicing upon this great achievement of India becoming only the 4th nation in the moon landing after the US, Russia and China. Sir, the poet of all the languages has celebrated moon. I am reminded of a couplet, sir. कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा यह चांद है,
कुछ ने कहा चेहरा तेरा, और ये चेहरा सर देश का चेहरा है, देश का चेहरा है। इस पर हर भारतवासी को फख्र है, गर्व है। And also, sir, it is the achievement of the ISRO, the great scientists of the country. When we say this is the achievement of the government of the country, sir, I have to reiterate the point that the government is a continuous entity. Government is a continuous entity, sir, that the present government also has to acknowledge. Sir, when we think of the space missions of the country, we have to think of the two great luminaries, stalwarts, whose names start with N in English, Newton and Nehru. Newton and Nehru. Newton, the luminary of science. Nehru, the great luminary of wisdom, science, learning, politics, everything. Yes, sir. And, sir, there is a famous statement of Sir Isaac Newton, which has become almost like a metaphor. Standing on the shoulders of giants. Everybody knows the importance and the message of this statement. Everybody making some achievement in the field of science, technology, in any branch of learning, wisdom, sir, they have to acknowledge the past, the heritage of the past, the stalwarts who have made the present generation deserving for this great achievement. And also, sir, we have to salute two other great luminaries. One, Maulana Abul Kalam Azad, the philosopher, minister of education, the comrade of Nehruji, who was the first as the minister of education when India attained independence. He great impetus for scientific temperament in inculcating in the minds of the younger generation of the country. We know, sir, he was responsible for establishing all the academies which are the proud of the country now. Sahitya Academy, Lalitagala Academy, Sangeet Nadaga Academy, all these great institutions were established by none other than Maulana Abul Kalam Azad. And also, sir, Vikram Sarabhai, who was the friend of Nehru. Nehru, Vikram Sarabhai mutuality. It is not a mutuality of politics and science alone. It is the mutuality of culture, learning, philosophy. And, sir, much has been discussed here about the role of religion, faith, and science. Sir, we have no difference of opinion with the role of all these things have to play in shaping the destiny of humanity. But, sir, one thing has to be admitted and acknowledged. These are different roads to truth, to reality. There cannot be mixing of religion with the science. And this kind of an opportunity cannot be used to spread superstitions. Sir, scientific achievement cannot be used and utilized for spreading superstitious beliefs. Sir, there should be a mentality of rationality. Mentality of the rationality is the necessity of humanity. Whatever achievement the humanity has gained in its history. Rational. Yes, sir. Everybody has, yes, sir, has to be rational. But that is what is missing nowadays, sir. So the Honorable Minister was referring so many times to the relationship of science with religion, science with culture, no doubt. But, sir, everything has an orbit of its own. Let us look to the sky. Sky is moving in its orbit. Moon is moving in its orbit. Let the faith and religion move in its own orbit and science in its own orbit. There are different roads to reality which do not collide. There should not be made a collision. There must be coalition and coordination. And, sir, another very important lesson that we have to learn from sky, from the universe, that is the lesson of plurality. Sir, in the sky, all the stars, the planets, all the other particles of the country. Sir, Newton's theory of gravitation, what is the essence of it? Yes. Every particle is attracting another particle of the universe, attracting. Newton's theory is the theory of inclusion. Newton's theory is not the theory of exclusion,
which these present day people and the present day people who spread hatred throughout the country. Yes, sir, I am concluding, sir. And also, sir, this has to be hailed as an achievement of man. सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कौकबी व महताबी. Though man is made of clay, he is made of that essence of moon and star. Kaukabi wa mehtabi. These particles are there inside man. And also, sir, in this kind of a very important juncture, we have to inculcate, we have to spread the culture of pluralism. Every part of the country, every region has made its own role, played its own role in making this achievement a reality. And every people of different sections of the community and the society, they have also made, sir, their contribution. Sir, I conclude by quoting another couplet. बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर. बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर. पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. हमारे देश का नाम चांद पर लिखने का वो प्रोसेस नेहरू जी ने शुरू किया. अब वो हमें फख्र है, हमें गर्व है वो जारी रखने में. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Now the supplementary business. Honorable Minister Sri Pankaj Chaudhary ji to move the resolution. सभापति महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसरण में यह सदन 19 अगस्त 2023 के सूचना संख्या 47/2023 सीमा शुल्क GSR 616E दिनांक 19 अगस्त 2023 को मंजूरी देता है, जिसमें HSS कोड 070310 के तहत आने वाले प्याज के निर्यात पर निर्यात शुल्क लेवी लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में संशोधन की मांग की गई है. दूसरा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में ये सदन एत द्वारा अधिसूचना संख्या 49/2023 सीमा शुल्क दिनांक 25 अगस्त 2023 GSR 628E दिनांक 25 अगस्त 2023 को मंजूरी देता है, जिसमें HSS कोड 100633010 के तहत आने वाले परबाइल्ड चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लेवी लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की द्वितीय सूचना में संशोधन की मांग की गई है. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संविधान की संकल्प को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ. नेक्स्ट, श्री इम्तियाज जलील. चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंड हुआ तो सारी दुनिया में हमारी दखल ली गई और पूरे देश में बड़े गर्व का एक माहौल था, खुशी का माहौल था. पूरी दुनिया हमें इस नज़रिए से देखा करती थी कि ये वो देश है जिसकी पहचान इलिटरेसी के लिए की जाती थी. ये वो देश है कि जहाँ पर सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ कम और जानवर ज़्यादा घुमा करते थे. ये वो देश था कि जहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड के नाम के ऊपर हम बच्चियों को पेट के अंदर ही ख़त्म कर देते थे. ये वो देश था जहाँ बेरोज़गारी हमारा मुक़द्दर थी. लेकिन आज ये देश बदल गया है और आज पूरी दुनिया इस देश को झुककर सलाम कर रही है. लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये देश इसलिए बदला कि हम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने या कुछ राजनीतिक पार्टी के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने इसको बदला है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का हम शिकार है. ये देश अगर बदला है तो युवा शक्ति की वजह से बदला है. ये देश अगर बदला है तो हमारे किसानों की वजह से बदला है. ये देश अगर बदला है तो हमारी महिलाओं की वजह से बदला है, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से बदला है. और आज अध्यक्ष महोदय, हम सब बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्हें याद होगा कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जब स्पेस के अंदर गया और उससे पूछा गया था कि वहां से भारत देश कैसा दिखता है, तो उसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. अध्यक्ष महोदय, अगर इस स्पेस
प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं से इसे और फंडिंग देने की जरूरत है। लेकिन आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग अगर हम देखते हैं तो क्या वजह है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 13,700 करोड़ रुपए का बजट घटाकर 12,553 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अगर जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस प्रोग्राम के अंदर बहुत कम पैसा खर्चा करता है, सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस 2.9% करता है, चाइना 2.2% करता है और इजराइल 4.9% करता है। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह में जब आदरणीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब को सुन रहा था तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया। मैंने दोबारा सब्जेक्ट पढ़ा कि यह सब्जेक्ट है क्या, तो पता चला कि चंद्रयान 3 और स्पेस के अंदर हमारी उपलब्धियां। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बताया कि राम मंदिर बनाई जा रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा। अगर आप सब्जेक्ट से हट गए तो थोड़ा मैं भी सब्जेक्ट से हटकर यह बताना चाहता हूं कि जब चंद्रयान 3 चांदा मामा के पास गया तो वहां से चाइना नजर आया आपको यह नजर आया कि किस तरीके से 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह। एक मिनट माननीय सदस्यगण, मैं कई बार इस बात के सुनता हूं, हम हमारे देश की महिमा, उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में हम सदन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सदन में कुछ विषयों को सकारात्मक तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व संसद की कार्रवाई को देखता है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा विषय नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम कमजोर नजर आए। भारत आज मजबूत है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप सदन में थोड़ा सकारात्मक बात करें। हाँ, वो विषय अलग है, वो विषय है। मनीष जी, आपका विषय महत्वपूर्ण है। के ऊपर मैं नहीं हटा अध्यक्ष महोदय, पढ़ते भी रहते हैं। अगर मंत्री जी अगर ट्रैक के ऊपर हटकर दूसरी बातों के ऊपर चले गए तो मजबूरन हमें भी थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर हटना पड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर। मुझे आज खुशी है कि चंद्रयान के अंदर जितने लोगों का योगदान रहा है उसमें 4 मैं लोगों का खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। यकीनन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवेल, इनके साथ जितनी भी टीम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़के भी थे उसी टीम के अंदर जिन्होंने चंद्रयान को वहां तक पहुंचाने का काम किया, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद। आसाम के एक लड़का और एक लड़की थी। आपने रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, महिला रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों का, लेकिन एक बच्ची इसरो के अंदर भी है जो आसाम से आती है, यास्मीन नाजनीन और बहरुल इस्लाम। तो हमें खुशी इस बात की है। अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी वो तस्वीर याद आती है कि जो 2019 के अंदर जब ये चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ तो हम देख रहे थे कि कैसे वो साइंटिस्ट की आंखों के अंदर आंसू थे। वही मंजर 2023 का देखिए, जब वो किस तरीके से खुश हो रहे थे। जब वो 2019 के अंदर नाकामयाब हुए तो उन्हें इस बात का दर्द नहीं सताया कि हम फेल हो गए। उन्होंने शायद सोहनलाल त्रिवेदी की उस कविता से कुछ सीख ली और आगे बढ़ते रहे। और वो कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस नए सदन में जो बरसों बरस इस देश के विकास को, इस देश की भाग्य को गढ़ने का काम करेगा, उसमें आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज चंद्रयान, उसकी सफलता, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, उनका गुणगान हम सुबह से कर रहे हैं।
मैं सबसे पहले हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस देश को गौरव की अनुभूति करने का एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर इस देशवासियों को दिया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री, हम सबके गौरव श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बाद 2019 में कोविड के समय चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी उन्होंने लगातार हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और लगातार उनको प्रोत्साहित करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम चंद्रयान की सफलता को प्राप्त कर सके और पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 23 अगस्त स्पेस डे के रूप में पूरा देश आगे आने वाले वर्षों में मनाएगा और जब 23 अगस्त आएगा तो उस दिन ये देश उन वैज्ञानिकों को विजेता के रूप में अनुभव करेगा, उन विजेताओं को स्मरण करने का काम करेगा, उनका गौरवगान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे दूसरे वक्ता कुछ के बजट के ऊपर बात कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी करी, कटौती करी। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कि उन्होंने कितने कम बजट में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो आदि पुरुष फिल्म बनी है उस पर ज्यादा बजट खर्च हुआ है, लेकिन हमारे चंद्रयान को सफल करने के लिए कम बजट में हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता हमारे वैज्ञानिकों ने हासिल की। हम उनका अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष जी, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है सत्मार्ग पर चलने के लिए, प्रगति के लिए। हम अभिभूत हैं कि हमारे इसरो के चेयरमैन इस सफलता के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी इस सफलता को अंजाम तक पहुंचाने में आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे आज भी स्मरण है हमारे पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य ज्योतिष शारदा पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वरूपानंद जी महाराज के पास जब एस सोमनाथ जी एक बार आशीर्वाद लेने गए थे, उस समय हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि आगे जाकर कभी इतनी बड़ी सफलता के कारक बनेंगे। हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है कामों में सफलता पाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो हम जहां पहुंचे हैं दक्षिण ध्रुव पर, वहां दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ये हमारे लिए और एक अद्भुत हमारे लिए संयोग है। और मुझे लगता है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था कि मैं विदेश में हूं, मैं शीघ्र हिंदुस्तान पहुंचकर आपके साथ शरीक होना चाहता हूं, आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता आज भारत के लिए दिलाई। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हर चुनौती में प्रधानमंत्री जी इस देश में हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हर खुशी में उसके सहभागी बनते हैं, हर दुख में उसके पीछे ढांढस बंधाने के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हम भाग्यशाली हैं, हम वो पीढ़ी हैं संसद में काम करने वालों की जिन्होंने पुरानी संसद में भी काम किया, जो अब संविधान सदन बन गई, और आपके नेतृत्व में हम इस नए सदन के अंदर भी अपना उद्बोधन देश के सामने रख पा रहे हैं, इस ऑगस्ट हाउस में अपनी बात कर पा रहे हैं। हम वो गौरवशाली, वो भाग्यशाली पीढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें वो गौरव की अनुभूतियां दोनों सदनों के अंदर मिली हैं। शायद वो पहले की पीढ़ियां भी वो अनुभव नहीं कर सकी और आगे आने वाली पीढ़ियां दूसरे तरह का अनुभव करेंगी, लेकिन जिन चीजों को हमने जिया है शायद वो अवसर दूसरों को नहीं मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी इस देश के अंदर लेकर आए। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 धारा हटाने का काम किया। ये वही सदन है, हमें अवसर मिला कि राम मंदिर निर्माण का काम 350-400 वर्ष के बाद अगर इस देश में, भारतवर्ष में दोबारा चालू हुआ है तो हमारी इसी संसद के कार्यकाल में चालू हुआ है। 3 तलाक जैसा बड़ा कानून
हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि हमारे सांसद रहते हुए अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कल का जो दिन था, मैं संसद के गौरवगान की बात कर रहा हूं। कल का जो दिवस था, हमारे जीवन में जो गौरवशाली अवसर आते हैं, हमारे जीवन में जो गौरवशाली क्षण आते हैं, उनको स्मरण करने का ये दिवस है। नई संसद के अंदर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद इस देश में महिलाओं के लिए जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन ने जो सर्वानुमति से पास किया है, ये गौरव भी हमको मिलना था। हम धन्यवाद देते माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने, इस सदन ने वो महत्वपूर्ण काम किया है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए हमारे चंद्रयान 3 के सफलता में सहभागी चेयरमैन से लेकर हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिकों तक इस बड़े यज्ञ में जिस व्यक्ति ने भी आहुति दी है, उन सब का अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। I am extremely happy and delighted to be speaking in this beautiful new Sansad Bhavan for the first time. Thank you so much for giving this opportunity. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद करती हूं। नए सांसद भवन के पहले कानून के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विशाल बहुमत से पारित करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को ऐतिहासिक भाषण के लिए आभार व्यक्त करती हूं और आपको भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत आज चंद्रमा पर है। हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा और अशोक चक्र आज चंद्रमा पर है। ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में निर्भीक और जुझारू है। हर भारतीय आज शान से कह सकता है कि मेरा देश आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की तरह पहली पंक्ति में खड़ा है। लेकिन ये कैसा संभव है? ये संभव हुआ हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से, हमारे वैज्ञानिकों को दिए गए प्रोत्साहन से, उनके समर्पण और परिश्रम से और 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता से। ये कैसा संभव है? इसलिए संभव है, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमान भी जमीन पर, इरादों में बस फतह की गूंज चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री में है, इसलिए वो कर सकते हैं इतना सब काम। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई है, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में समस्त साइंटिस्ट के साथ महिला वैज्ञानिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, तिरंगा और शिव शक्ति, और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज की वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी चंद्रयान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छुप गया है।
आज़ादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी ढूंढना है, उस पर रिसर्च भी करनी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी है। भारत दुनिया की सबसे युवा प्रतिभा वालों देश है। नई पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए और उनका नए सिरे से अध्ययन करने के लिए आगे आएं। यही भावना 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्ति से पढ़कर बात समाप्त करूंगी। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है ये इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। श्री के राम मोहन नायडू। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to participate in this important debate. I stand before you with immense pride and joy. I think both are on. I stand before you with immense pride and joy as I reflect upon the recent successes of ISRO Chandrayaan-3, which is the world's first mission to successfully land on the lunar South Pole, and Aditya L1, which was the first satellite mission to study the sun. Sir, these achievements are not just a milestone, they are a testament to the unwavering dedication, hard work, and remarkable journey of our nation's space program, fueled by the tireless work of our scientists, engineers, and our support team at ISRO. Sir, I was thrilled to watch on TV the awe-inspiring launch of Chandrayaan-3, which happened in Sriharikota, which is in my home state of Andhra Pradesh. It is an experience that filled my heart with pride, excitement, and joy. The sight of our spacecraft ascending into the cosmos was nothing short of breathtaking. It was a moment that resonated deeply with every Indian and a moment that affirmed our status as Vishwa Guru. I also would like to take a second and appreciate all scientists, including the Telugu scientists who have contributed to the Chandrayaan mission. What makes Chandrayaan-3's triumph even more inspiring is the journey that led us here. It reminds us that failure should never deter us. Instead, it should propel us to return stronger. Chandrayaan-2 faced its own challenges, but our scientists and engineers demonstrated an unwavering spirit of resilience and determination. So they refused to let adversity define their journey, and their efforts bore fruit with the resounding success of Chandrayaan-3. In the words of our visionary leader, Sri Chandrababu Naidu Garu, every crisis creates an opportunity, and those who fight in those situations will emerge as leaders. This is precisely what our ISRO scientists have demonstrated to the world. They have seized the opportunity, overcome the challenges, and emerged as leaders in the space exploration program. Respected sir, as we speak about the successes of ISRO, the first name that comes to the young minds of this country is our beloved former President Abdul Kalam ji, sir. He is commonly known as the People's President also. We have all heard inspiring stories of his association with ISRO. And it is an honor for TDP, as Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the then convener of NDA, was the one who proposed and supported the nomination of Kalam as the President of our nation. And I am certain that Dr. Kalam, had he been among us today, he would have been filled with immense joy and satisfaction seeing the success today. He also preached to this great nation to dream big and achieve big. But sir, ISRO not only dreamt big, but it dreamt of the impossible and achieved what no other country could today. It's now upon the central government to take these great technological advances and breakthroughs and use them for the benefit of 140 crore people of this country, sir. And I take immense pride in serving under the leadership of Chandrababu Naidu Garu,
who encapsulates the above thought brilliantly. I would like to highlight certain programs where our leader engaged with ISRO to help resolve issues faced by the people of Andhra Pradesh when he was the Chief Minister, sir. The lightning alert system, which was initiative launched to help warn people about possible lightning and staying safe, sir. And it was a lot of beneficial program for my constituency of Srikakulam, as it is a cyclone-prone area. And envisioning the use of satellite imagery for crop health monitoring, yield protections, and crop insurance payouts, sir. And the government is today using it for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana also. And building spatial dashboards to monitor big development infra projects like Polavaram and other ones, sir. Monitoring groundwater levels and actively working with young entrepreneurs to develop technology that can benefit the common man. We should also acknowledge the rapid growth in our private sector's involvement in the development of space technologies over the last few years. Young startups like Dhruva Space, Satsure, Digantara, Skyroot Aerospace, Bellatrix, and many others across India have achieved remarkable success over the last few years. I urge the central government to actively engage, assist, and tap into the potential of such organizations to accelerate our country's overall progress in space research and satellite technology. I also applaud the government for launching programs such as Atal Tinkering Labs and legislation such as Anusandhan National Research Foundation Act 2023 that are aimed towards fostering the spirit of learning and scientific temperament in our country, sir. Sir, before I conclude, I would like to bring the attention of the House to the case of Sri Nambi Narayan, a stark reminder of how motivated, petty vindictiveness can uproot and put back years of scientific development and innovation. It puts fear in the hearts of people and discourages them from carrying forward the works of their leaders, lest they be termed traitors to the nation themselves. Even though he has been cleared of all the charges, the years lost fighting the allegations took an obvious toll on his health and reputation, sir. The country lost out as well on the possible immense contributions this brilliant mind could have made to our space program. Sir, we live in strange times where the corrupt are putting the honest and sincere in jail, sir. We see a similar chain of events unfold in my state of Andhra Pradesh, where our beloved leader Chandrababu Naidu, who worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, have been jailed. Sir, if I'm speaking anything unparliamentary, you have the right to expunge it, sir. But I'm not speaking anything unparliamentary. Within my limits of being a parliamentarian, I'm speaking in this house, sir, who has worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, has been jailed on trumped-up charges, which is an obvious case of regime revenge litigation. What incentives do young leaders like me have when honesty is being impeached? On the other hand, another leader from my state, surrounded by sycophants, will be celebrating 10th year anniversary of being out on bail this 23rd September for looting our country of 43,000 crores, sir. Sir, respected sir, we need to fix our system before it is taken for granted. Sir, 2 lines and I'm concluding. Please conclude. Concluding, sir. Sir, many of them who have benefited from CBN's policies and leadership over the years have come out on the streets to show their concern over his arrest. Not only in Andhra Pradesh, but in Hyderabad, Bangalore, Delhi, not only in India, but cities across USA, UK, Australia, and many other countries. There is support pouring in, sir. Through you, I appeal to the members of this august house to raise their voices collectively against the grave injustice and blatant assassination of democracy unfolding in Andhra Pradesh. You please, he is not speaking anything unparliamentary. Please, you can dispute it. You can dispute. Suppose anything, anything unparliamentary, objectionable, it will be looked into. But unnecessarily, you don't create noise because you can very well dispute it after when your turn comes. No. He is comparing Nambi Narayan's case. Let me conclude, sir. Let me conclude. Please, let him complete. Let me conclude. You conclude. Let me conclude, sir. Yeah. Last 4.5 years, I'm seeing, sir, the members of parliament from YCP. After his speech, you can very well say. And my members from speaking. There is nothing else. Yes. I'll just conclude. Very last point, sir. As I conclude, I am reminded of Martin Luther King's quote. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, sir. Thank you. Jai Hind. Save democracy. Thank you very in much, Andhra Pradesh. Shri Pratap Sarangi ji. No. You give your name when your turn. No. When your turn comes, you can speak.
Honorable Chairman, sir, I thank you from the core of my heart for your kind permission to speak on this inspiring and very encouraging topic. Very good. Sir, it has been my proud privilege to speak for the first time in this new parliament building. Bharat Mata is destined to create history under the able leadership of a great champion like Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister. Sir, entire world gazed towards the sky on the momentous occasion of August 23, 2023, when the Indian Space Research Organization, ISRO, stood on the brink of a historic achievement leveraging India's ageless traditional knowledge, rich ancient wisdom, twinned with modern scientific and technological excellence and economic prudence. With the Chandrayaan-3 August mission, touching down on the enigmatic and uncharted south pole of the moon, it's a day of anticipation and wonder, hope and aspiration. While the mission represents the zenith of modern space exploration, it's imperative to revisit the ancient Indian knowledge that has woven a celestial tapestry around the moon for centuries. In Indian rich tapestry of ancient wisdom, the moon known as Chandra, or Chandrama in Sanskrit, holds a profound significance. It has long been a source of inspiration, mystic, and spiritual connection. Ancient Indian astronomers, or the Jyotishis, meticulously observed the moon's phases, cycles, and influence on Earth. The lunar calendar, based on the moon's waxing and waning, played a pivotal role in various aspects of life, including agriculture, rituals, and festivals. The moon's ethereal glow and its ever-changing phases evoked metaphors of transformation, cyclicality, and the transient nature of life. It found its place not only in scientific treatises, but also in the realm of art, poetry, and philosophy. The silvery orb adorned countless tales where gods and goddesses, lovers and seekers were often associated with its luminescence. As Chandrayaan-3 ventures to touch the lunar surface, it's intriguing to contemplate the echoes of ancient Indian insights in the modern endeavor. The moon's south pole, a realm clogged in mystery and shadow, is a fitting canvas for both ancient wonder and modern curiosity to converge. The lunar surface, as observed through the lens of Chandrayaan mission, unveils tales of geological evolution and cosmic history. And yet the legacy of ancient Indian thought of largest universal well-being offers a perspective that extends beyond the scientific gaze. The moon's surface, with its craters and crevices, becomes a tapestry that speaks of cosmic cycles, change, and the dance of celestial bodies. Just as Chandrayaan-3 seeks to unravel geological secrets, ancient Indian wisdom invites us to explore the metaphorical depths of the moon's symbolism. The moon's waxing and waning mirrors the eternal ebb and flow of life. Its luminous radiance amidst the darkest nights reflects hope, strength, aspiration, and guidance in the face of challenges. As Chandrayaan-3's journey nears its pinnacle, it's a celebration not only of technological prowess, but also of the continuum of human curiosity and exploration. The threads of ancient Indian knowledge are interwoven with the fabric of modern space science, illuminating the moon's significance through time, encouraging insightful, futuristic explorations of the Milky Way for the enduring global good, universal prosperity of humankind, and all species of sustainable economy, ecology, and environment, which is symbolized by the great personality of Honorable Narendra Modi. Ahead of the developed world, it is India's maiden global achievement to soft land Chandrayaan-3 space mission unexploded south pole. This demonstrates undivided attention, inspiring support, and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, complemented by collective technical excellence of the Indian scientific community led by ISRO. सर, इसरो के वैज्ञानिकों का श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, असामान्य एकाग्रता, प्रचंड साहस, दृढ़ निश्चय, दुर्वार संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्र और अखंड साधना के कारण
और हमारे विजनरी लीडर, राष्ट्रगत प्राण, अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी, असंभव के महानायक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण यह संभव हुआ है। When Russia, a great country like Russia failed, India succeeds. सर, भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है साउथ पोल में चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। सर, आज कुछ लोग बोलते हैं इसको कुसंस्कार, हमारा पूर्वजों का जो सारा कीर्तिमान जो आविष्कार है इसको कुसंस्कार मानते हैं। सर, विश्व में जब कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, आधुनिक यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों ने जब अरण्य में अपने को नीले रंग में रंजित करके विचरण करते थे, भाषा भाव में संकेत के द्वारा भाव विनिमय करते थे, कभी कभी खाद्याभाव के कारण नरमांस भी खा जाते थे। सभ्यता का उस उषा काल में जिसका भेद करने में दंत कथा भी असमर्थ है, इतिहास तो नहीं है, उस समय में हमारे देश में एक चमत्कार सभ्यता संपन्न, संस्कृति संपन्न राष्ट्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करने का स्पर्धा पोषण करते हुए कृणुंतो विश्वमानव का उद्घोष में विश्व का गगन को गुंजायमान किया था। हम उनका स्पर्धी उत्तरदायी थे। कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, समस्त विषयों में जिन्होंने विश्व का गुरु पद में आसीन थे, उस राष्ट्र का हम स्पर्धी उत्तरदायी है। सर, हमारा देश में कभी नया विचारों का विरोध नहीं किया गया। हमने बराबर नित्य सत्य का अनुसंधान को प्रेरित किया है। ये सारंगी जी, अब समय। सर, मैं तो थोड़ा सा आरंभ ही किया है, मेरा बारी पहले था, 2-3 फिर टर्न हुआ, फिर मेरा नाम आया। सर, व्हाट इज साइंस? सर, द प्रेजेंट डे civilization in which we live in is the product of a particular discipline of human mind known as modern science. And what is science? Sir, science can be broadly divided into two different parts. First is pure science, then is applied science. And pure science is nothing but a pursuit, a search after truth, a search after unbiased, unprejudiced, free from all dogmas, search after truth of nature. And applied science is an invention developed after these findings of the search after truth. Sir, so Chandrayaan is also an invention developed after these findings of the truth of pure science. Sir, now I can say that India has developed such truths ages ago which modern science may take ages to rediscover. हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया, इसमें यह विराट पुरुष का आविष्कार हुआ। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायत। The vastness and the oneness of the universe is the unique discovery of our sages ages ago. Sir, I would remember one incident. A great scientist, a Nobel laureate in physics, an American physicist, Dr. John Adhiveshan, he wrote in a book that Swami Vivekananda posed a challenge to modern science when he asked, can we activate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining the philosophy of Sakya and Vedanta, Vivekananda told American scientists that your science is incomplete. Since your investigation stopped on 2 points, you could not discover the unity of human experience. Your knowledge, your experience could not proceed further. That is energy and mass. You could not unify them. But he explained how our sages ages ago discovered this unity in cosmic intelligence. From lowest atom to the highest Brahman, how the entire process ran, Vivekananda explained it very scientifically. Referring to this incident, John Adhiveshan told that. And this truth was discovered that energy and mass are two different aspects of the particular, a single truth discovered by Albert Einstein after passing 3 years of passing away of Swami Vivekananda. Sir, इन सब विषयों में सपोज शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में, तो गणित का कितनी असहाय अवस्था होता। रसायन विद्या का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, कणाद मुनि का अणुशास्त्र हो, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार भारत में है। सर, संपूर्ण भूमंडल में भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण। कुछ लोग कहते हैं
हम तो वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को क्यों? प्रताप सारंगी जी, एक तीन मिनट, मिनट। इट्स वेरी, एक मिनट, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, knowledgeable, but time doesn't permit. That is a problem. That concern, kindly conclude. Sir, We fully appreciate, but at the same time, time doesn't, because 24 more speakers, and the minister has to respond. Sir, Kindly cooperate with the chair. सर, हमारे देश में सम्मान ऐसा बढ़ा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के प्रेरणा में कोविड वैक्सीन आविष्कार किया, और कोविड वैक्सीन को मोदी जी ने सारा विश्व में वितरित किया। कुछ लोग कहते हैं विश्व में क्यों देते हो, हमारे देश में देते हो। सर, इस युग है दुनिया का एक्सपेंशन का युग है। विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिश इज लाइफ, सेल्फिशनेस इज डेथ। हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ। Strength is life, weakness is death. India was weak, nobody respected her. India became strong, America respected her, Australia respected, the world respected. सर, चंद्रयान मिशन में हमारी सफलता, थैंक यू, ये हमारा विस्तार का, हमारा शक्ति का नमूना है। और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया कि ये हमारी ये सफलता सारा विश्व का ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा, न केवल हमारा देश का मोनोपोली का विषय होगा। सर, ट्रस्ट द इटर्नल सनातन धर्म, जिसको आज कुछ लोग विरोध करते हैं, ये अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, ये डेंगू, ये मलेरिया, ये HIV। सर, हम इसको सहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धर्म ये सहनशीलता का वैशिष्ट्य हमें देता है। बाकी कुछ धर्मों के बारे में बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद ने घोषणा किया कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन व्हिच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ एंड ऑफ ऑल द नेशंस अराउंड। सर, we take pity on them, we take pity on their knowledge. Those who say we are separate, we belong to Ravana race. Sir, Ravana was an Arya Santan, son of Vishrava Rishi. He was accepted as the Purohita by Ramachandra in Setu and the Pratishtha. They do not know the history of the nation. The whole nation is one. भगवान व्यासदेव वेदों का संकलन किया, अष्टादश महापुराण का रचना किया, और व्यास सूत्र वेदांत सूत्र का रचना किया, श्रीमद् भागवत का रचना किया, श्रीमद् महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का रचना किया, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता को संयोजित किया। सर, भगवान व्यासदेव का माता एक धीवर कन्या, ट्राइबल लेडी, और उनका पिता ब्राह्मण पराशर मुनि। इसलिए वेदों के ऊपर ब्राह्मणों का जितना अधिकार है, वनवासियों का भी उतना अधिकार है। अति प्राचीन काल से वंशगत सम्मिश्रण हुआ है। सर, मैं कहना चाहता हूं, ये जातिगत विद्वेष फैला करके भारत को खंडित करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रघातक है। सर, ये अपना ज्ञान का दारिद्र्य के कारण अपना अत्याचार को दूसरों के ऊपर स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। काल तक चलेगा, इसको विध्वंस कोई कर नहीं सकता है। और हमारा धर्मी सारा विश्व को स्वीकार करता है। सारा विश्व का अत्याचारित समुदाय का आश्रय स्थल है सनातन धर्म, यह भारत भूमि। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक है, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यह हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सारा विश्व का हमने समादर किया। सर, trust the eternal Sanatan Dharma propounded by our sages and gurus guide us to realize, appreciate and acknowledge the harmonious blend of ancient wisdom and modern innovation. Chandrayaan-3 success stands as a testament to humanity's unceasing quest to reach the unreached, uncover the uncovered, the unknown, bridging the realm of old and new, ancient and modern, and embracing the moon's wisdom that has inspired generations both past and present. सारा देश, सारा विश्व इसके लिए गर्वित होता है। कुछ लोग इधर गर्व नहीं कर सकते हैं। सर, इनको कुछ बीमारी हुआ है, जो भारत का गौरव में गर्व अनुभव नहीं करते हैं, जो कहते हैं we have conceived the idea of this new parliament building, but they could not do. They have conceived the idea of women reservation bill, that they could not do. They could not make delivery. They conceived the idea, it passed away. We conceived, we furnished, and we delivered. So that is the credit of Manyava Narendra Modi ji. With this I conclude. Sri Dean Kurias Kosh ji.
Sir, Madam, thank you very much, Madam, for getting this opportunity. And I would like to start. Madam, we heard so many speeches here, and I would like to point out how BJP people politicizing this matter, Chandrayaan. We heard Honorable Member Tejasvi Surya's speech just before. Unnecessarily, he criticized Pandit Jawaharlal Nehru and Congress party. Madam, we don't want the certificate of them, but history is there. Whatever Pandit Jawaharlal Nehru did, whatever Indira Gandhi ji did, whatever Rajiv Gandhi ji did, whatever Narasimha Rao did, whatever Manmohan Singh ji did, that is in the history. And the difference of opinion is, unnecessarily they are claiming India became independent after 2014. That is the difference of opinion in this matter also. Madam, we would like to point out, this matter, it is a proud of nation. And they are mentioning another political issues also. Honorable Member Tejasvi Surya pointed out Nambi Narayan issue, the great scientist. And he connected that matter with Kerala Congress party also. Madam, what was the issue? We condemned what happened to that great scientist. That issue has happened at that period, but it was connected to a court case. That was the most unfortunate incident. What is the role of Congress party in that issue? This is the problem of BJP, and they are unnecessarily claiming it is their only credit. That is, we are criticizing now. Madam, I am coming to the point. I am coming to the subject. First of all, I would like to congratulate the people of India, especially the hard-working scientists of ISRO, the great Indian universities that produced them, and also the people who came before them who laid the strong foundations for this success. When the Chandrayaan-2 suffered a setback, India was sad only for a day. Deep inside, we all knew that ISRO will bounce back. That is the great Indian spirit of coming back stronger after a failure. The traditions of Indian science exploration were established along with the Constitution. The term scientific temper was coined by Pandit Jawaharlal Nehru, and it is part of the English vocabulary now. It finds mention in our esteemed Constitution too. This is an opportune moment to discuss what we are doing to promote scientific temper across the country. Madam, this success of Chandrayaan-3 is a moment of great pride for the people of Kerala as well. From the beginning, Kerala has played an important role in the story India's success in space sector. The very first rocket launch in India happened at Tumba, Trivandrum. The hard work of scores of Malayali scientists as well as local residents was what made the launch so successful. From there, we never had to look back. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India and the rocket man of India, is almost like a Malayali. He spoke fluent Malayalam and also built his career at Kerala, where he created a large body of work in service of the nation. Most of the great achievements of the ISRO was done when it was headed by Malayalis. I would like to gratefully remember the stellar tenures of Dr. K. Kasturirangan, Dr. G. Vadhavan Nair, Dr. K. Radhakrishnan, and the... Madam, I just started. The present chairman, Dr. T. Somanath, is a proud child of Kerala, having completed his education from the state itself. Madam, 26 companies from Kerala have contributed to the manufacturing of components used in Chandrayaan-3. Out of these, 6 are public sector companies and 20 are in the private sector. A lot of manufacturing has done in facilities like that are situated in Valiamala, amongst others. It is a matter of pride for us to be able to contribute to this like that. Madam, grand success like that of Chandrayaan-3 helps boost the positive image of science in the minds of people. But as the news fades away, that excitement is pushed to the background. We need to have consistent engagement with the people to ensure that the message is always communicated to them. We need to build on the successes like this and make sure that children are attracted to the science. Also, being a scientist is a dream for
millions of Indians, but hardly a handful of people know it from the childhood on how to work towards that aim. This has to be addressed at the earliest. Madam, science is everywhere. And concluding, just allow 2 another minutes, madam, please. Science is everywhere, but science education is not. If we are to look around, the marvels of this world is a gift of science. However, to truly appreciate that, the people of India should have a dedicated science museum close to them. A science museum at the state capital can serve only so many people. My humble submission is that there should be a mini science museums and science center at every Lok Sabha constituency. Every school in the constituency should be tried to this science center. Is it that you are allowing to contradict each other? Was it a part of a discussion or you are allowing to contradict each other? इन बात के लिए अपने पास टाइम है. हमने पूछा तो 4 बजे का समय दिया था. अब कितने बजे है? चुप कर बैठे हैं, इसका मतलब युवा है क्या? मार्शल चलाता है या चेयर चलाते हैं? ये भी तो एक बार मालूम करना चाहिए. इसके बाद आपका है, जस्ट इसके बाद आपका है, घबराई नहीं बचे. इसके बाद आपका है. तरीका है क्या? शांत रहिए, शांत रहिए. इसके बाद बात कीजिए ना. I have got no objection for him. He has asked. बढ़िया जी, बोलिए जी. मरगनी भारत जी बोलिए. Ma'am, we are the 4th largest party. We have ample time, more than 10 minutes. Kindly may permit me. Please. Ma'am, at the outset, I thank the chair for permitting me to speak in this important discussion on the success of Chandrayaan 3. Ma'am, today I stand here to acknowledge the remarkable achievements of Indian Space Research Organization. Ma'am, as we look at the stars, everyone must be filled with immense pleasure and pride, ma'am, for the accomplishments of ISRO. These testaments of our scientists, it's years of hard work, persistence and dedication, ma'am. Dr. Abdul Kalam said and dreamt that India should be a prominent player in the space exploration. As my friend rightly said about Abdul Kalam ji, he was recommended by Mr. Chandrababu Naidu, but never Abdul Kalam ji mentioned about this. And these people are proclaiming that we have appointed Mr. Abdul Kalam. It's so sad, ma'am. And one more thing, the ISRO remarkable achievements in the space exploration with the success of Chandrayaan 3 and as well as the first lunar exploration is Aditya L1, ma'am. The ISRO journey, which began in 1969, has been nothing short of extraordinary, ma'am. Ma'am, the ISRO provides services like the weather forecasting, broadcasting, networking, navigation, and geographic information, and so on. But the Chandrayaan 3 soft landing on the moon, on the lunar surface, solidifies the India's dominance in the space sector, ma'am. Earlier in 2019, with the failure of the Chandrayaan 2 and the Russians module also the same, the lot of pressure with our scientists, and finally, when the Vikram lander headed on the surface of the moon with 6,000 kilometers speed, which is 10 times faster than a plane, which is unimaginable, ma'am. To land in that speed on the earth is unimaginable. But our scientists had made really and hard work and also the complicated maneuver to land on the surface of the moon. And when the countdown was going on, it was really nerve-wracking, ma'am. From each minute, when it is dropping down to the surface of the moon, be it 50 kilometers, 40 kilometers, every minute it is coming down. And finally, to landed on the moon, when the chairman of the ISRO, Mr. Somnath, has announced India is on the moon. So every people in the country, and rather all the people in the world waited for this
particular spectacular situation has happened, which is landed on the moon, ma'am. And as we speak, ma'am, the India's rover drove down on the moon, on the south pole of the moon, and perhaps no other country in the world has landed on the south pole. And today, our scientists really made a great. No one have ever expected, the whole world never expected this kind of situation with the Indian scientists will happen, and the Indian scientists have made. And really, I wanted to express here, ma'am, my daughter, which is 6 years old, Jaini, she told me that, Nana, we are on the moon. And my mother also said, when are we going to the moon? And this, all things resonate, that everybody has owned this. All the people on this, all our country people have owned this, ma'am. And really, I appreciate and wholeheartedly appreciate the team ISRO and also the Honorable Prime Minister for this great thing happened, ma'am. The total spending of Chandrayaan 3 is about $75 million, which is lesser than the Boeing 777, and also even lesser than the bigger Hollywood films also, ma'am. And also, I would like to mention here, ma'am, the Vikram lander and also Pragya, the rover, will be heading soon under the dynamic and able leadership of the Honorable Prime. Ma'am, 10 minutes I've asked. We are having time, enough time, ma'am. Ma'am, with these words, from the words of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary founder of ISRO, ma'am, and I quote, "The space is not just a destination, but a frontier of endless possibilities," ma'am. Let's not forget the historic moment when the Prime Minister announced the landing site, the Chandrayaan 3, would be named Shiv Shakti, ma'am. The name Shiv Shakti signifies our deep-rooted cultural reverences, and also the recent, the Luna, the recent Aditya L1 also, it's truly remarkable, ma'am. And coming to the recent, one of my good friends from TDP has mentioned, ma'am, give me 1 minute of time. Give me 1 minute of time. Mentioned, he was just thinking about, the chair has asked to speak about Chandrayaan, but he is thinking about his leader, Chandrababu Naidu. And I wanted to mention here, the Chandrababu Naidu was arrested with a scam of 3,300 crores. 3,300 crores, where the Siemens has confessed. When the CID has intervened, under the section of IPC 164 of CRPC, Siemens said that we have nothing to do with the MOU of the skill development. And now I wanted to mention here, sir, ma'am, the Mr. Naidu has arrested under the relevant sections of criminal conspiracy, cheating and dishonesty, forgery. In addition to that, CID has invoked the Prevention of Corruption Act. And these all things had happened, ma'am. More skeletons will tumble out from the Chandrababu Naidu's closet, and TDP is the party of miscreants, and TDP is resorting to the crimes and 352, Madam, 352. Rule 352. Ma'am, Rule 352, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. He's talking about a case which is pending in the court, madam. Madam, according to this rule, you have to expunge everything that he has spoken. Madam, this is a case that is pending in the court. According to Rule 352, Shri Arvind Sambaji. अरे बैठ जाओ. थैंक यू चेयरमैन मैडम. मैं आज मेरी वेदना प्रदर्शित करता हूं. पहले जिस ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट. एक सेंटेंस में समझ जाना चाहिए. पहली तो बात, लेट मी हार्टिली कांग्रेचुलेट श्री सोमनाथ जी, his entire team of ISRO, the scientists and all those ancillaries who were supporting the functioning of the or launching of this satellite. There was BSNL also. Let it be very clear from this also. And therefore I heartily congratulate
on behalf of my party, my leader, Uddhavji Thackeray, and millions of followers of him. Madam, every one of us know that the Vikram Sarabhai, during the regime of Nehru, who thought of space research, an Indian committee on space research was formed during the regime of the Pandit Nehru ji. मुझे इतना ही बताना है कि उतना सब होने के बाद में आज भी हम 75 साल में क्या हुआ, ये हमारा डायलॉग है रोज का। अब पता चला होगा आज तो 75 साल में क्या हुआ। 60 साल पूर्व इसरो के बनाया गया। अब इसरो बनने के बाद में आज इस जो मंजिल हमने पाई है उसकी सराहना 140 करोड़ जनता तो करती है, पूरी दुनिया कर रही है और उसका हमें प्राइड है। इट्स अ रियली प्राइड मूवमेंट फॉर एवरी वन ऑफ इन द कंट्री। उसमें और एक बताता हूं कि कितनी छोटी बातें कैसी होती है मैडम, कि जब से यह चल रहा है संशोधन, तो एक चेन्नई के एक साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिस्ट है, उसका नेम है चेन्नई बेस्ड एमेच्योर स्पेस एंथुसियास्ट नेम शनमुगा सुब्रमण्यम, skilled in image analysis, identified the location for lander debris, and NASA later confirmed it. वो जो डेब्रिस गिरा था वो कोई इसरो का नहीं है, वो स्पेस का ऐसा ही उसका संशोधन करता है। इतना मतलब लोगों के रगों में गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी सराहना जितनी करी उतनी कम होगी। मैडम, एवरीवन ऑफ नो दैट अभी आदित्य भी है। कुछ लोगों को आदित्य नाम से भी डर लगता है आजकल, पता नहीं है, लेकिन हमारे ये अच्छा हुआ कि आदित्य एल वहाँ गए हैं। वो आदित्य एल जो इमेजेस बनाता है उसमें VLCC करके विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफी एंड सूट सोलर अल्ट्रावायलेट मैनेजर, ये सोलर वाले जो सूट बनाते हैं SUIT इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स is done by Pune Institute. So this is everybody is contributing on all these things. I mean अब जब मैं विक्रम साराभाई जी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस is and the Colombo Observatory is in my constituency, it is in Mumbai. आज मुझे उनकी याद आती है, अब्दुल कलाम जी की और खास करके इंदिरा गांधी जी की। जब राकेश शर्मा जी गए थे तो वो एक फोन पे बात हुई और राकेश शर्मा जी से पूछा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आज दुनिया में सबको पता चला कि हिंदुस्तान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। चांद पे गया, अब सूरज को भी उसकी भी जान ले, उसकी भी रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमारा ऑर्बिट लैंडर उधर बड़ा खड़ा है, वहां आदित्य एल लैंडर ऑर्बिट में खड़ा है। अब आज सुबह जो बातें हुई उसको थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से हाथ जुड़े हुए हैं, सही है, लेकिन धर्म किसको कहे ये बात आती है मन में। कि जब हम सावरकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने खास करके धर्म के बारे में व्याख्या की है। धर्म क्या है, हिंदू नाम कैसे गिरा, सिंधु से हिंदू कैसे हुए। तो ये सारा जो है अभी हमारे सारंगी जी बताए सही है, हजारों वर्ष से हमारे पास आया है, हजारों वर्षों से है। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम जी का एक अभंग है, अणु रेणु या तोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा, मराठी में। अणु इज एन एटम, रेणु, सो ऑल दोस थिंग्स हैव बीन देयर इन आवर, आई कैन से एपिक्स, इन आवर ग्रंथास, इन योर ऑल दोस अभंगास, इट इज एग्जिस्टिंग। लेकिन इसमें एक बड़ी बात आपने कही, उसमें खास करके आपको धन्यवाद देता हूं। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई छोटा हमसे है तो उससे क्या ध्यान देना है। हम जहर को हम नहीं फैलाना चाहिए, हम जहर को फैलाना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं मुझे लगती। संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा, ये श्रद्धा जो बात है, श्रद्धा क्या है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। 2 मिनट में खत्म करता हूँ। हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। हमारे हिंदू मंदिर में जाता है तो भी हिंदू है, नहीं जाता तो भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, भगवान को नहीं मानता तो भी हिंदू ही है। यही तो बड़प्पन है अपने। हम परिवर्तनीय हैं। हमारे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी रहे, शाहू फुले अम्बेडकर जी, ये सारे परिवर्तनीय थी। इसीलिए तो धर्म में जो परिवर्तन आया
बड़ा स्वागतपूर्ण है। और अब जब हम, इसलिए मैंने सावरकर जी का जरा सा जिक्र किया, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि इसको लेकर हम राजनीति खेल रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो मैंने अभी एक बात कही और दूसरी बात और भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुबह एक बात कही कि वहाँ भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो बचे उन लोगों ने बद्री विशाल की जय कहा। अच्छी बात है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है उनकी, लेकिन जो मर गए उनका क्या करे? वो किस पर श्रद्धा जताए, वो किसको बुरा कहे? तो इसलिए हमारा धर्म समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। टेम्परामेंट एंड साइंटिस्ट, वो जो बात है वो ज्यादा स्वागत ही है, मान लिया उसको। और मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से चंद्रमा पर हम गए हैं और सूरज की हम संशोधन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा इसरो और देर करेगा। एक दिन आएगा जब चंद्रमा पर हिंदुस्तानी उतर कर आएगा और तिरंगा मशीन, तिरंगा रोवर, एक सेकंड वाक्य तो पूरा करने दो। तिरंगा रोवर नहीं फैलाएगा, तिरंगा हिंदुस्तानी फैलाएगा। और वही सावरकर जी को हिंदुस्तानी वाक्य जब बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद चाहता हूँ। Madam Chairperson, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in this magnificent new Parliament building. Madam, today I stand before you to celebrate our country's historic achievement in the field of space exploration and with the success of Chandrayaan-3's soft landing in the yet unexplored South Pole terrain of the Moon, thereby making us the first country in the world to do so and the fourth country in the world to reach the Moon. Close on the heels of the Chandrayaan success was the historic launch of Aditya L1. Both these missions have showcased our indigenous technological prowess and made every citizen of the country proud indeed. However, in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we cannot alone take this glory and we have to share it with the rest of the world. This achievement is a testament to our Honorable Prime Minister's dedication, perseverance, ingenuity, commitment to advancing scientific knowledge and space technology, his exemplary proclivity for taking bold decisions, and last but not the least, to the diligence and unwavering spirit of the scientists and engineers of ISRO. The Indian space research and its ecosystem have been in an upbeat mood since the Honorable Prime Minister announced space sector reforms with enhanced participation of private players in the Indian space program and also approved the Indian space policy in 2022. The success of the Chandrayaan-3 has been the logical extension of a series of key missions undertaken by ISRO in the last decade and will be followed by many more ambitious projects, to name one, Gaganyaan, in the future under the visionary leadership of Honorable Prime Minister. In 2017, PSLV C-37 created a world record by successfully placing 104 satellites in orbit in a single launch. The new Space India Limited, NSIL, launched in 2019, has presently signed 19 technology transfer agreements and successfully transferred 8 ISRO-developed technologies to the Indian industry. In 2022, Vikram S Prarambh mission, a suborbital launch vehicle, was launched successfully and became the first privately built rocket launched in India. ISRO in the last 9 years has launched 52 launch vehicles and 57 spacecraft missions. Chandrayaan-3's success has established our country as part of an exclusive club alongside the US, Russia and China, and has enhanced our global reputation as a serious player in the field of space exploration and R&D. It will also have a domino effect
leading to international collaborations, joint global space initiatives, knowledge exchange, and fostering closer ties with other nations, leading to further advancements in space technology. Madam, currently India contributes around 2 to 3% to the global space economy, which is expected to increase to 8 to 10% in the next decade. Our astute Honorable Prime Minister recognized the benefits of space technology and has expanded its usage to 60 line ministries for improved governance. Even during the COVID outbreak, the navigation and geospatial technologies were used efficiently to coordinate relief deployment. India has joined 5 nations capable of adopting navigation satellite system capacity. The Indian Regional Navigation Satellite System, launched by Honorable Prime Minister in 2015, has helped save the lives of fishermen amid extreme weather conditions. India already has more than 140 startups, and the successful lunar mission will provide a huge boost to them. It will establish India's position as a cost-effective satellite launcher benefiting aerospace and defense sectors. The Chandrayaan mission will inspire and captivate the imagination of the youth and encourage them to pursue careers in science, technology, engineering, and math. Also, several rural space labs are being set up in schools across the country to foster interest in young minds vis-a-vis space studies. It will open up a wave of opportunities for several sectors, which will boost our economic growth, help us achieve our objective of Atmanirbhar Bharat, and bring us closer to achieving Honorable Prime Minister's vision of becoming the 3rd largest economy in the world. Now, I just want to put in a point that we as a civilization have always been curious about the stars and planets. And Puranic literature tells us that in ancient India we had the knowledge of astrophysics, sophisticated understanding of astronomy, which was also called Nakshatra Vidya, the science of the stars, and we were able to accurately predict eclipses, motions of the planets, and use this knowledge in Vedic astrology. From Aryabhat to Vikram Sarabhai, Dr. Homi Bhabha, or Nambi Narayanan, we have a galaxy of legends in the field of space studies to be proud of. Now that our Honorable Prime Minister has firmly established himself on the world stage as a leader of leaders, it is no wonder, ma'am, 1 minute, that he has shifted his sight on the stars, and let me assure you, he will conquer the field there too. And my very best to the extraordinarily gifted, diligent, motivated scientists and engineers, and the Honorable Prime Minister creating a conducive and encouraging climate for our space research program to reach new heights. As in his words, as he said, the sky is definitely not the limit for the Indian space sector. I wish them the very best. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion. Madam, it is really a proud and prestigious moment to all Indians. On 23rd of August 2023, in the history-making soft landing of Chandrayaan-3 in the moon's south pole. Madam, we salute the Indian scientific community, in particular ISRO, for having achieved this historic success in space technology. Madam Chairperson, 13 scientists, including the chairman of ISRO, they are the former students of the TKM College of Engineering, wherein my constituency is there. 13 scientists who are part of the mission, including the chairman, Mr. S. Somnath, each from the TKM College of Engineering, a well-reputed, prestigious college in the state of Kerala in my constituency. And that is being installed, that is being instituted by a learned person, Sri Tangal Kunju Musliar, in the year 1955. Madam Chairperson, when Chandrayaan-3 successfully landed on the moon, 1.4 billion people of India
was in full joy and triumph in its making history. Through this landmark achievement, India's space agency ISRO became the first space mission in the world to land near the south pole of the moon. Madam Chairperson, the remarkable achievement of ISRO not only underscores the powers of Indian scientists, but also highlights the extraordinary journey of scientific development that India embarked upon since the establishment of ISRO in the year 1962. Further, it showcased its technological capabilities and its visionary approach towards leveraging science and technology to address various other areas of development. Our moon mission is always having a human-centric approach. That is why immediately after the landing, soft landing, Honorable Prime Minister has said, this success belongs to all humanity, not to any individual or not to a particular community or a country. Madam, the roots of modern India's scientific journey is from the days of great visionary leader Pandit Jawaharlal Nehru. It can be traced back to the establishment of Indian National Committee for Space Research in 1962, that is INCOSPAR. That was INCOSPAR. INCOSPAR is subsequently renamed as ISRO in the year 1969. ISRO steadily evolved from its modest beginning, achieving a series of milestones that illuminated the nature's scientific landscape. Madam, on October 22nd, 2008, India's first lunar probe was launched by ISRO. It carried 11 scientific instruments to study the moon's surface, mineral composition, and the presence of water molecule. The result was the discovery of water molecules on the lunar surface, indicating the possibility of water ice in polar regions. Further, it identified the presence of magnesium, aluminum, silicon, iron, and titanium on the moon. And Chandrayaan 2, I am not going to the details. Madam, coming to Chandrayaan 3, a testament to ISRO's dedication to exploring new frontiers. The lunar lander Vikram consists of 3 parts: lander, rover, and the propulsion module, which provide the spacecraft to traverse 384,400 kilometers wide between the moon and the earth. Thereby, India has become the 4th nation to achieve this after US, Russia, and China. Chandrayaan mission cemented India's global status as a superpower in the space. ISRO's accomplishment demonstrate how investment in scientific research can yield both knowledge and technological advancements with far-reaching impacts. What are the impacts of the mission? Madam, 4 main impacts. Number 1 is the healthcare. Number 2, the climate change mitigation. And number 3, the security. And number 4, one is the national well-being. So, Madam, the fusion of science and technology has catalyzed the transformative revolution of the healthcare, like telemedicine, and bringing the service of the expert healthcare professionals even to the remotest part of our country. In the area of climate change, India's strategic alignment of science and technology assumes paramount importance. And that too in the case of sustainable development adopted by the UN resolution in the year 2015. And we are commitment to honor them. We have to honor the commitments made in the UN as far as the sustainable development is concerned. Madam, national security demands a multi-phased approach rooted in innovation. So, Madam, the realm of science and technology is intricately linked to its educational ecosystem and its ability to nurture a culture of curiosity, learning, and innovation. India's educational institutions and research centers plays a pivotal role in cultivating a skilled workforce and fostering a spirit of inquiry. Initiatives that promote STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics, have the potential to propel India further on its scientific journey, for which I urge maximum budget allocation has to be provided in the field of research and innovation. The present budget allocation is not sufficient to meet the purpose. And one more suggestion I would like to make, as far as the private sector is concerned, what is the amount being spent for research and innovation and development in the field of research and innovation, which is negligible amount being spent by the private sectors. It is everything is from the public sector. Definitely, once again, I would like to take this opportunity to congratulate the scientific community, in particular the ISRO, and also the college from whom most of the members have already pointed out. Most of this engineering faculty is from the aided colleges or the government colleges. So once again, I take to congratulate and salute all the scientific community, in particular ISRO. Thank you very much, ma'am. Shri C. Thomas ji.
श्री सी थॉमस जी, उतना पीछे आ गया कि बैठ Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. As a representative of Kottayam Parliamentary Constituency and a member of the Kerala Congress EM, I congratulate the scientists of Indian Space Research Organization and other crew members who contributed to success the Chandrayaan-3 mission. The whole country is proud of you. In a lighter vein, I must mention that most of the scientists, including the ISRO chairman, Dr. S. Somanath, are from my state, Kerala. The VSSC Thiruvananthapuram director, Dr. Unnikrishnan Nair, who also was a part of in this mission, and he belongs to my constituency and he hails from a small village called Kodanallur in my constituency. He also had his studies in Malayalam medium schools and also had the local college where he has studied in the primary level. Sir, most of the alumni of the College of Engineering at Trivandrum, then TKM College of Engineering, Kollam, as well as the Kodamangalam MA College of Engineering, Kodamangalam. 55 members of that alumni from MA College of Kodamangalam are part of this mission. Sir, that way Kerala has a glorious and prestigious position in the success of this historic mission. Sir, having said that, I want to raise a few other issues which are affecting the scientist community in India at large. First, apart from ISRO, there are so many other institutions which contribute to scientific research in India. If you want to grow in science and development cutting edge technology, we have to make sure that the institutes other than the premier agencies like ISRO also get enough funding and other support. However, the data tells us that the completely different, the data which gives us is a complete different story. The expenditure on research and development as a percentage of GDP was 0.71% in 2013-14, which has now got reduced to 0.64 in 2021. Importantly, the most of the countries who are leaders in the field of technology and scientific advancement, the expenditure in research and development as a percentage of GDP is more than 3%. Sir, second, I would like to point out one more fact that in 2022, the GST rates on scientific and technological instruments to research institutes was raised from 5% to 18%. The overall impact of this decision is a reduction in the research and funding of government by two other scientists also have to pay more taxes for their laboratory instruments. I urge upon the government that the scientific and technical instruments supplied to research institutes should be exempted from GST. Third, recently the Ministry of Education and Department of Science and Technology have issued a GO to increase the fellowship amounts for junior and senior research fellowships. After 4 years of struggle of the researchers community, the increase in the amount was only 20%, sir, which is nothing in comparison to the inflation ratio. Sir, even the parliamentary panel has recommended a 60% revision in the fellowships and a minimum of 50,000 rupees. But now the government has come out with 37,000 rupees only. So the government has to understand that the scientists involved in the research are not to be treated as students.
Most of them are in the age bracket of 25 to 35, and they have the responsibility of their families. So I would request the government to revise the fellowship amount from 37,000 to 50,000 as recommended by the parliamentary committee panel. Sir, while we celebrate the success of Chandrayaan 3 and the successful missions of ISRO, we must not forget that that in order to become at par with the developed economies in terms of scientific and technological advancements, the government has to provide enough funding and support to the scientist community. Thank you, Madam. Shri B. Mahtab ji. Good morning. My good friend Honorable Shashi Tharoor ji, Honorable Prem Chandran ji, other friends from Kerala are saying he belongs to my constituency, scientists belong to their constituency. Good, but they are proud Indians and all of us are proud of them. And the second thing which they need also to acknowledge, that after doing the successful mission of Chandrayaan, they went to Tirupati temple and they went to other temples also to offer their greetings and pranam. In fairness, they also ought to have said that. Shri B. Mahtab ji. Exploration of space has been one of the most challenging and fascinating ventures of humankind and continues to capture the imagination of generations. Over the ages, several spacefaring nations have undertaken numerous missions to explore the solar system, their natural moons, various minor planets, asteroids, comets, and even interplanetary voyages. Some 150 years ago, in the 19th century, an astronomy knowledgeable person named Samanta Chandrasekhar could map and tell us accurately what is the distance between the Earth to that specific planet. And this was confirmed by the astrophysicist of Calcutta University. And he wrote in Sanskrit Siddhanta Darpan, and he belongs to Odisha, to my constituency Khandpada, and that is the present planetarium is named after him. So this is all indigenous. हमारी भारत की विद्या के कारण ये सारे चीज़ें उनके पास था और वो भी उसको प्रमाणित करते थे. आज जिस बारे में हम आज दिन भर चर्चा कर रहे हैं, सारे मेंबर्स, this house is in one voice congratulates Indian scientists for their endeavor. That what we achieved on 23rd August 2023 is a very rare feat which was done by moon warriors. I'll just give two instances, madam. 84-year-old Palanival Vera Muthival, who studied in the Vilupuram Railway School before completing engineering degree from Chennai College and M.Tech from an institute in Tiruchirappalli. He shifted to ISRO in 2014 as project director for Chandrayaan 3. For the past 4 years, on the slender shoulders lay the enormous weight meeting the nation's space expectation. This house salutes him and hundreds of Indian space scientists and engineers who have worked tirelessly to make the moon mission a success. Just remember 4 years ago, on September 6th, 2019, he and hundreds of other scientists had to watch the Chandrayaan 2 lander spin out of control 800 meters above the lunar surface and then lose all telemetry contact
with the mission control as it crashed on the moon's surface. It would fall on them, on the then ISRO chairman, Mr. P. Sivan, to break the gloomy news to Prime Minister Narendra Modi, who was in the visitors' gallery to watch the landing and who had to console Sivan on his shoulders. S. Somnath, Dr. S. Somnath, then the director of Thiruvananthapuram-based Vikram Sarabhai Space Center, was there. And I had the good fortune of interacting with both Mr. Sivan, who was then the ISRO chairman, and also with Dr. Somnath, who was the director of the Vikram Sarabhai Institute at Thiruvananthapuram. When a parliamentary committee, I was a member of that, we visited that institute, and we could understand the difficulty in which they have been making a progress. 4 years later, this tall, fit, and unflappable Somnath would once again find sitting in front of the console of Mach 2 as ISRO chairman as the countdown began. Failure is the pillar of success. Our scientists learned from failure. PM Modi encouraged them, and that is why during these 4 years the success has been achieved. The leadership quality of our Prime Minister definitely enthused our scientists to a very great extent. Otherwise, it would not have been successful. They took no chances. ISRO chairman Dr. S. Somnath says, failure gives you much more understanding than success. Having reached the moon, ISRO is now trying to find its place under the sun. Now Aditya L1 spacecraft is in its long journey. In all these missions, ISRO is focusing on doing what it does best, that is technological innovation in a cost-effective manner. When we compare the expenditure that is being made by European Union or by United States, NASA, or even by China, our investment, our expenditure is comparatively much, much less. The process of synergy is happening, and in just 3 years, we have more than 150 private startups in the space sector. It is not only the government which is investing, it is private investment which is very important if India's space sector has to expand rapidly. It cannot depend on government funding only. India is emerging in the new global order, and in that respect, I believe today when the Parliament is deliberating on this great mission of our Indian scientists, we should not forget. We should not forget that we also are having adequate support and interaction with the NASA scientists and also the scientists of other scientific societies. And the world looks up to Chandrayaan-3 with great anticipation, expectations, and hope, and at the same time waits for it to uncover many more new features and mysteries of the moon and the universe. Thank you, ma'am. Shri Soumitra Khan ji. Thank you, sir. Thank you, madam. Give me opportunity for speaking the ISRO and Chandra Vision. मैं पहले मेरे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे जो उसी का समय में ये समय जो समय है सही समय है और उसके साथ पूरा इसरो का जो साइंटिस्ट है सबको धन्यवाद क्योंकि एक जब जन्म के बाद हमारा बंगाल में कहावत है आय चांदा मामा टीप दिए जा तो आज जो बचपन में सुना था
वो आज हमारा भारत चांद्रमा का जाके चंद्रा विजन होके सक्सेसफुल होके आज हमारा जो सपना था, हमारा जो इच्छा था, आज पूर्ण हुआ। तो मैं बहुत सारे बात सुनेंगे, लेकिन हमारा टाइम नहीं है। तो पहले एक होता है जो इंस्पायर, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी बात है जो आगे बढ़ो, कुछ करो, और वही सफलता है आज चंद्रा विजन का। आज हमारा 142% ज्यादा 2013-2014 में जितना सारे एक्सपेंसेस होते थे, जो बजट था इसरो का, वो हमारा बजट है आज 12,000 करोड़ के आसपास। तो हमारा यही सक्सेस है। जो 5,615 करोड़ खर्च था, वो आज 12,543 करोड़ 10 साल में हुआ है। उधर हमारे एक बहन बोल रहा था ऊपर जो काम कर दिया, वो बात नहीं है। ये मोदी जी का समय में सबका विरोध है। ये इतने अच्छे संसद में हम लोग बैठे हैं, जब भिस्ता वो हो रहा था, बोल रहे इसमें ही चलेगा, नहीं करना चाहिए। जब आज बैठा है, बोल रहे अच्छा है। जब सेकंड चंद्रा विजन हमारा फेलियर हो गया, उस टाइम विरोधी पक्ष बोल रहे थे वो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एक पश्चिम बंगाल का एक चीफ मिनिस्टर भी खड़े होने तैयार था, उधर फेलियर होगा, वो बोलेगा प्रधानमंत्री से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए, पूरा भारत चाहते थे ये सक्सेस, आज जो सक्सेस हम लोग को मिला है। हमारा पहले जब डिजिटल इंडिया हुआ था, जब जैसे पेटीएम डिजिटल कैसे होगा, मैं बहुत सीनियर लीडर से सुना हूं, बोले कैसे होगा, एक सब्जी वाले कैसे आपका पेमेंट लेगा डिजिटल में, तो आज सब्जी वाले पेमेंट ले रहा है डिजिटल में। यही है आधुनिक भारत, जो हमारा स्वामी जी बोलते थे, जो आधुनिक भारत श्रेष्ठ भारत। यही समय है जो श्रेष्ठ समय है, जो प्रधानमंत्री जी का अमल में आज 23 अगस्त साउथ पोल में जो इतिहास रचना रची है, जो भारत का विश्व मित्र, भारत का विश्व गुरु मोदी जी का नेतृत्व में जो G20 में सक्सेस हुआ। अब पहले बोल रहा था कैसे करेंगे, कहां हॉल है, 125 कंट्री का कौन कहां पे बैठेगा। आज देख लीजिए, पूरा भारत देश का नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं, आज सब राष्ट्रप्रधान पीछे जा रहे हैं। सब बोल रहे हैं मोदी जी वहां आगे बढ़ो, आपके साथ हूं। और पहले हम लोग का बात है, अमेरिका नासा को देख के बोलते थे अरे नासा सब कुछ कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जितेंद्र जी है, हमारा मिनिस्टर भी, इतने अच्छे वहां पे जाके जो उद्घाटन किया है, सबसे बड़ी बात है जो सक्सेस को देखना चाहिए, सिर्फ देखने के लिए सिर्फ इच्छा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी का है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जिस स्टार्टअप में आज इसरो के साथ 140 स्टार्टअप जुक्त है, उसके साथ इसरो का फायदा भी होगा और इसरो का साइंटिस्ट का भी आगे बढ़ेगा। हमारा बंगाल का स्वतंत्रनाथ बसु, जो हमारा बसु विज्ञान मंदिर हम मांगेंगे, हमारा जितेंद्र जी बैठा है, हम मांगेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल से बहुत सारे साइंटिस्ट आज हमारा इसरो में काम कर रहे हैं। बंगाली का हमारा इज्जत बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाली हम लोग बंगाल से आते हैं। हमारे बंगाल का जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जादवपुर बोलिए, खड़गपुर IIT बोलिए, दुर्गापुर NIT बोलिए, मेरा पाता सर का भी एक साइंटिस्ट भी है उधर जो काम कर रहे हैं, उधर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ही बोलेंगे जो आज एक सिनेमा हॉलीवुड बॉलीवुड में बनती है तो 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और बंगाली आज हमारा पूरा इसरो का साइंटिस्ट को मैं सलाम करता हूं। मैं आज उसको बहुत अच्छे धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज सिर्फ 600 करोड़ में आज प्रणाम करता हूं, जो 600 करोड़ में जो आज को इतने आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक गीता में एक बोलेंगे जो महाभारत में सब कुछ है, जा नहीं भारत है ता अच्छे सभी महाभारत है। आज हमारा गीता आज पूरा विश्व को दिखा रहा है कि कैसे उसको देख के हम लोग आगे बढ़े। हम लोग भारत को भारत माते बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इसरो तो आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेंगे। हम लोग मेक इन इंडिया हुआ, हम लोग आत्मनिर्भर भारत हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे मोदी का नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
श्री रविंद्रनाथ कुमार जी, किधर है रविंद्रनाथ कुमार? ओ अच्छा अच्छा। Chairperson, Madam. Madam, at this historical era, when our nation has completed the 75th year of its independence, our nation have made several successful landings under our honorable leader, Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. Madam, we have successfully landed into the magnificent new Parliament building, which will be privy to several landmarks decisions in its journey. And the successful presidency of G20 under our Honorable Prime Minister ensured the successful landing of the several most powerful world nations into our country. The G20 New Delhi Summit evidenced our nation's collective power and showcased our diversity and prosperity to the rest of the world. History was set when the lander model of Chandrayaan-3 set foot on the moon. India became the first nation to reach the unexplored south pole of the moon in the world, and it doesn't matter who lands second, and the whole world congratulated our Honorable Prime Minister when Bharat earned a place in record books. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, leaves a legacy not only to our nation, but to the many several world nations which aspire to become space power. I wish to take this opportunity to congratulate the ISRO Chairperson, S. Somnath, Project Director, Veera Muthuvel, Deputy Director Kalpana Halahasti, VSSC Director S. Unnikishan Nair, and Sankaran Srikant, the former Chairman of ISRO, and Sivan, and the entire team of heroes behind the historical mission, ma'am. Ma'am, apart from contributing with the expert project management team from Chandrayaan-3 mission, I am delighted to say that from Tamil Nadu, in the district of Namakkal, has contributed to the mission with the supply of soil for testing the Chandrayaan mission capacity. And finally, I finish in 1 minute, ma'am. I am equally proud that Tamil Nadu is home to many top scientists of the world, notably Sir C.V. Raman, astrophysicist Radhakrishnan, S. Chandrasekhar, who later on called as mathematician Sri Srinivasa Ramanujan, and notably our former President Bharat Ratna APJ Abdul Kalam, who was also the project director of India's first SLV rocket. And finally, I conclude with the vision, our vision of our Honorable Prime Minister shall help in expanding our space sector, further contributing to the overall progress of the country. I hope that our country will leave an even more prominent mark on the history of space travel and India's human space missions in the coming years. Ma'am, after achieving its target at present, the Chandrayaan lander is in sleeping mode. I wish this week, anytime again, it will come to backup mode. With this, I conclude, ma'am. Thank you. माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले इस मुल्क के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसरो के तमाम उन साइंटिस्टों को और छोटे छोटे वर्करों को जिन लोगों ने इस मामले में इतने सालों से मेहनत की और रिसर्च करके इस मौके पे हमको पहुंचाया कि हम लोग चंद्रयान 3 के ऊपर पहुंच पाए। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसको नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने आगे बढ़ाया, और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अब इसको पूरा किया। मैं उसको दिल की गहराई से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर उन जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद यहाँ तक लोगों को, साइंटिस्टों को इसका मौका नहीं मिलता।
मैं आसाम से आता हूं सर मैडम, और वहां के हमारे 2 बच्चे जो इसरो में हैं, एक है नाजनीन यास्मीन, एक है डॉक्टर बहारुल इस्लाम, ये चंद्रयान 3 के मिशन में काम करते हैं। मैं इसलिए उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं और साउथ इंडिया के उन तमाम साइंटिस्टों को जो इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरे साउथ इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, मैं उन सब साइंटिस्टों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मुल्क को ऊंचाई के ऊपर ले जाओ, हम तुमको सलाम करते हैं। मैडम, इसी के साथ मैं अपने मुल्क की, जब हम चांद पे जा रहे हैं तो हमें नीचे भी देखने की ज़रूरत है। जिस ज़मीन से हम जाते हैं मैडम, आज भी हमारा मुल्क पूरे दुनिया के एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लाखों लोग गरीब सोते हैं, भूखे सोते हैं मैडम, बच्चे पढ़ने के लिए उनके स्कूल नहीं है, लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। मैडम, इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन बच्चों को, उन माओं को कैसे हम रोटी पहुंचाएं, कैसे उन भूखों को खाना पिलाएं। हम चांद पे ज़रूर जाएं। इसलिए दूसरी तरफ मैडम, मैं आसाम से आता हूं। मेरा आसाम, मैंने कल भी कहा, फ्लड और इरोशन से जूझ रहा है। मेरा क्षेत्र धुबड़ी, वहाँ फकीरगंज है मैडम, और बोरपेटा है, वहाँ पूरा इलाका का इलाका टूट रहा है, लाखों बीघे ज़मीनें चली जा रही है, हज़ारों लोगों के घर बह जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। मैडम, चांद, जब आप आसाम से, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप चांद पे जाएं और लोगों को भेजें, मुबारक हो, लेकिन इन गरीबों की तरफ, पूरे मुल्क में जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। निवाल जी, आपके लिए सभापति महोदय, सदन में आज चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि ऐसी जगह पर उतरने में भी सफल रहा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने चांद की उस जगह पे कदम रखा। और उस दिन जब चंद्रयान चांद की सतह पे उतर रहा था, और वो पल जो 1 घंटा लास्ट का था, 1 घंटे से फिर 30 मिनट, 29, 28, 27, 1 मिनट 1 सेकेंड, इतना जबरदस्त उत्साह देश के हर बच्चे के अंदर, 4 साल से लेके 3 साल से लेके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, जवान, सब टेलीविजन के सामने थे, कोई फोन लेके बैठा हुआ था और उस इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि भारत आज विश्व का पहला देश बना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें हमारा जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को न केवल हमारे देश ने बल्कि दुनिया ने, इसे गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आज इन्होंने इस पर चर्चा कराई। वैसे 193 में चर्चा होती, लेकिन आज इस पर विशेष रूप से ये चर्चा कराई। और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था कि इंसान के लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग, और विश्व के अंतरिक्ष में ये वाक्य लगभग काउंट में बदल गया। सौदे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर अब तक इसरो के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे और काम कर चुके कर्मयोगी कार्मिकों की मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, उसे पूरा देश गौरवान्वित है। आज जब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सफलता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिले, और उच्च शिक्षा में जब इस सेक्टर में आगे बढ़े, सरकार की तरफ से उनके शैक्षणिक खर्च पूर्ण रूप से कैसे वहन किए जाए, इस दिशा में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सौदे चंद्रयान की जो सफलता हासिल हुई वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम, और इसरो की स्थापना लेकर अब तक इसरो की यात्रा में वहाँ के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम का परिणाम। लेकिन भाजपा इस सफलता को ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये उनकी व्यक्तिगत सफलता है। ऐसे मामलों का राजनीतिक नहीं करें तो अच्छा। हम सब इसमें आपको बधाई देते हैं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, इस देश आगे बढ़े, इसी का परिणाम है कि हमें विश्व में सबसे पहले सफलता मिली।
देश की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। फरवरी 62 में अंतरिक्ष अनुसंधान के राष्ट्रपति का गठन किया, जिसके सचिवों में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता वर्षों की मेहनत का नतीजा। समझो भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत से की और आज विश्व के सम्मुख एक विशाल उदाहरण स्थापित कर देखा। अगर आप बीते 6 दशक पहले जब भारत ने इस यात्रा को शुरू किया उस बारे में याद करें, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब हम सोचते थे इन बातों को। इसके बाद के समय से अब तक के भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी तीव्रता के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इससे जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा और योग्यता रही होगी। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक किसान की बेटी, मेरे समाज की एक बेटी जिसका नाम सुनीता खोकर है, चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की टीम का हिस्सा थी। सभापति महोदय, चंद्रयान पर भारत के मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ी, क्योंकि सफलता आपके कार्यकाल में मिली, ये सही है। लेकिन जब बात नीतिगत सवालों की आती है, सरकार को अपनी विफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कोई इश्यू से भटक नहीं रहा हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचा रहे। आज विषय अलग है, फिर मैं कहना चाहूँगा कि बढ़ती महंगाई को रोकने में, स्थायी रोजगार देने में सरकार नाकाम रही, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं लास्ट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के उत्साह और उनकी मेहनत से जो सफलता हमारे देश को मिली, उस सफलता में वैज्ञानिकों का उत्साह शामिल था, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले में आपकी सरकार ने देश की सेना और युवाओं को सेना में अग्निपथ नामक संविदा भर्ती की योजना को लाकर जो किया है, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध ऐसी योजना को वापस लिया जाए ताकि सेना का उत्साह बरकरार रहे। एक सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो सदन के अंदर, पूरे देश का नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। दूसरा, एक चर्चा महिलाओं, जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महिला आरक्षण आप ले आए, उसका हमने सबने धन्यवाद आपको दिया था। जैसा भी आप लाए, अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो करी। आगे ये भी बैठे थे कई साल, ये भी नहीं ला पाए, आप लाए। लेकिन महिला अत्याचार जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा भी सदन के अंदर पूरे दिन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आपने मुझे मौका दिया, मैं पुनः इसके हमारी भारत जो आगे बढ़ा है इसको बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर वर्चस्व रखे, राजनीति से ऊपर उठकर हम देश के विकास की सोचें। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस चंद्रयान 3 के यश गाथा में चर्चा में सहभागी लेने के लिए हम परमिशन दी। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इस नवनिर्मित भव्य संसद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और वो इस विषय पे जिस विषय से इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आज के ये चंद्रयान 3 के चर्चा में हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करते हैं, जिन्होंने 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी। और उनके विश्वास और संकल्पों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, रखकर चांद पर कदम आज हमने इतिहास बना दिया, जिनको शक था हमारी काबिलियत पर आज उन सबको गवाह बना दिया। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का यह यश हमारे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान का जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान 3 का यह यश सिर्फ विज्ञान का प्रतीक नहीं, लेकिन यह नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिसमें 100 महिलाओं ने साइंटिस्ट और इंजीनियर होकर इस चंद्रयान 3 की यश गाथा में अपना सहभाग लिया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कल पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्हीं महिलाओं को भारत के विज्ञान की आवाज इन संसद में उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब वो दिन दूर नहीं कि कुछ सालों में इस देश का स्पेस मिनिस्टर एक इसरो की महिला अपने विज्ञान के माध्यम से इस देश को अवगत करेगी। माननीय सभापति महोदय, बचपन में स्कूल में हमें चांद से लेके 2 ही सवाल पूछे जाते थे, फर्स्ट मैन ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री ऑन मून।
उसके जवाब हमें याद हो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और रशिया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश के बच्चे को पूछा जाएगा कि विच कंट्री लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून फर्स्ट, वो देश का बच्चा गर्व से बोलेगा भारत। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र का योगदान इस चंद्रयान 3 अभियान में बहुत बड़ा है। इस चंद्रयान 3 में लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स एंड सैटेलाइट थ्रस्टर्स गोदरेज के माध्यम से बनाए गए, जो मुंबई में स्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की गाथा बताते हुए GSLV Mark 3 की कोटिंग सांगली जिले में डैजल डायनाकोट से की गई है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का स्वप्न पूर्ण करते हुए बीड़ जैसे दुर्गम जिले के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दत्ता बीड़कर है, वहां पे एक जूनियर साइंटिस्ट बोल के काम करके चंद्रयान 3 की यश गाथा में शामिल हुआ। ये मुंडे जी का सपना हम पूरा होते हुए चंद्रयान 3 के माध्यम से देखने को हमें मिला है। आज की ये चर्चा में हम अपेक्षा कर रहे थे कि सब इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ करें, लेकिन कुछ लोगों की आदत राजनीति लाने की जाती नहीं है। और इसीलिए पिछले 50 सालों से आज जो विपक्ष में बैठे हैं, एक चांद के माध्यम से कविता बहुत खूबसूरत उन्होंने बताई थी। मुझे वक्त बहुत कम है तो मैं कविताओं के माध्यम से ही अपनी बात रखूंगा। एक कविता थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। 50 साल से इन्होंने देश को यह बताया कि चांद बहुत दूर है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदी के थाली में खाना खाया, लेकिन गरीबों के प्याली में पानी देने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का उद्धार किया और जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पानी देने का काम हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 2 2019 के जो टीवी पे विजुअल्स थे, वो हम कैसे भूलें। जब हम टीवी पे देख पा रहे थे कि चंद्रयान 2 के नॉन लैंडिंग की वजह से हमारे इसरो के चेयरमैन हताश थे, साइंटिस्ट हताश थे, तो देश के एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो स्पेस सेंटर में जाके उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको उम्मीद दी, और वो वही हौसला था जिसने चंद्रयान 3 की नींव रखी। आज उस जो हौसला, जो जज्बा उन साइंटिस्ट में निर्माण हुआ, उनको मैं उन कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा कि ए चांद तेरी जिद के आगे क्या मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तू ख्वाब परे रख दे अपने, मैं फिर से वापस आऊंगा, तू दूर भले ही हो मुझसे पर पास कभी तो आऊंगा, है प्रेम अमर मेरा तुझसे मैं उसको छोड़ ना पाऊंगा, उस बार चलेगी जिद मेरी तुझको भी याद दिलाऊंगा, तू ख्वाब परे रख दे अपने, मैं फिर से वापस आऊंगा। और इसी हौसले से ये चंद्रयान 3 की तरफ हम बढ़े और हम यशस्वी भी हुए। सभापति महोदय, साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है, और एक कहावत है कि साइंस टीचर्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट विपक्ष को लागू नहीं होता, जो अपनी गलतियां सुधारने के लिए नहीं, लेकिन बार बार गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं, और आज यहां इस सदन में वो साइंस की दुहाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 3 के यशस्वी लॉन्चिंग के बाद आज संगठित भारत, सामूहिक भारत सन मिशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा भारत का सन मिशन ये SUN ये सन मिशन है, और दूसरी तरफ देश में I.N.D.IAA ये इंडिया SUSON ये सन मिशन को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, जो सन मिशन बार बार लॉन्च होकर फेल हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा SUN भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सन मिशन ये यशस्वी होगा, इसकी हमें पूरी तरह से विश्वास है। आपके माध्यम से आज इंडिया नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में सहभागी हुआ है। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के माध्यम से हम देश के द्वारा 2025 में इंसानों को चांद में भेजने का प्रावधान करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद काफी ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। मेरी विनती है सरकार से कि आपके माध्यम से उन खाली लोगों को 2025 में चांद में भेजने का प्रावधान सभापति महोदय आपके माध्यम से 2024 के बाद किया जाए। तारीखों का अपना अलग महत्व है।
14 जुलाई 2023 ये हमारे देश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख बताई जाएगी। ये वर्तमान की 14 जुलाई चंद्रयान 3 की यश गाथा दोहराएगी, लेकिन एक तारीख थी जो इतिहास में 14 जुलाई 1942 जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो इतिहास 14 जुलाई का था। और आने वाली 14 जुलाई 2024 ये देश का नागरिक क्विट इंडिया अलायंस मूवमेंट ये देश का नागरिक लगाएगा और फिर एक बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। और अंत में मैं अपने चंद वाक्यों से एक कविता के माध्यम से अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, जिस कविता के माध्यम से इस चंद्रयान 3 की यश गाथा बयां की गई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में नगा नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। श्री बेनी बहनान जी। Sir, thank you, madam. I want to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ അഭിമാനകരമായ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വ്യക്തികളെയെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സർ, ശാസ്ത്രം വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ മാത്രം സമഫലമായിട്ടല്ല. ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ കർമ്മശേഷിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നത്. സർ, ശൂന്യാകാശ രംഗത്തും ഈ വളർച്ചയുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. 959 റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശ വാഹനം ലൂണ 3 ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതുകൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രസ്വപ്നത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1966 റഷ്യയുടെ ലൂണാർ ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. 1969 അമേരിക്ക മനുഷ്യ ചന്ദ്രനിറക്കി. സർ, ഇന്ത്യയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1939 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകി. ആ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ invited leading scientists in the formulation of plan for scientist, technological and economic development of the country. സർ, 1947 സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ ഫിസ്ക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സർ, 1958 നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ പോളിസി റെസൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സർ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1963 ഇന്ത്യ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. അതന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സർ, ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് ഒരു മാനുഷിക മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷി, കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു emphasized that science was the key to addressing issues like hunger, poverty, illiteracy and wastage of resources. സർ, 1959 ക്രൂഷ്ചേവ് അയച്ച ആദ്യമായും ശൂന്യാകാശ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രൂഷ്ചേവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്, ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യവും 963 ശേഷം ആദ്യമായി ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം നടത്തിയത് 968 ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വാജ്പേയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത്. വാജ്പേയിയാണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ആദ്യം പേര് സോമയാൻ എന്ന ഋഗ്വേദ പദത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണെങ്കിൽ വാജ്പേയിയാണ് അതിന് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം എന്ന് പേര് നൽകിയത്. സർ, 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നാണ് നമുക്കറിയാം നാസയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ജലാശയം ചന്ദ്രനിൽ 1 കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിനാണ്. ആ ദൗത്യം വിജയിച്ചത്. സർ, അന്ന് 2002 നവംബർ 14
അന്നത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിലൂടെ മൂവ് ഇമ്പാക്ട് കോമ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പതാക ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലത്തെയാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഡോക്ടർ കലാം നെഹ്റു പ്ലേസ് എന്ന് പേരിട്ടത്. സാർ, പിന്നീട് വന്ന ഭരണ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം, വാജ്പേയി, അതുപോലെ തന്നെ PV നരസിംഹറാവു, ശ്രീ മൻമോഹൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടേറെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാർ. 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂവിൽ ആറ്റം കതിരൊളി മിന്നുമ്പോൾ, അന്തരീക്ഷ വികായസിൽ ആര്യഭട്ടൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ, ക്ഷീരപഥത്തിൽ മൂവർണ്ണക്കൊടി വാനിലുയർന്നു പറക്കുമ്പോൾ, ഗോളാന്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാലടിയേറ്റു ധരിക്കുമ്പോൾ ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ആരെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം? ജവഹർലാലിനെ, ഇന്ദിരയെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ എന്ന്. സർ, പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ആ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കാം. അവിടെ വാജ്പേയിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മോഡിജിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സാർ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രയാനെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാനെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്നും ഉറക്കം നടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഉയർത്താൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും കണ്ണടച്ചുറക്കം നടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉണർത്താൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിയട്ടെ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे
नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है थी कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहाँ जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहाँ नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पोखरण के टेस्ट की बात हुई। 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब हम करेंगे। श्री विनोद धन्यवाद सभापति महोदया, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस नए संसद भवन में जो आने वाले युगों तक देश का राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, और प्रथम विशेष सत्र में ही मुझको बोलने का अवसर आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का कि उनके नेतृत्व में देश ने इतिहास रचा है। आज दिन है देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अथक मेहनत और प्रयास के कारण आज हमारा सर पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। आज अवसर है इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत आज देश पूरे दुनिया में सम्मान से देखा जा रहा है। आज अवसर है डॉक्टर विक्रम भाई सारा को याद करने का, जो सपना उन्होंने देखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस काम को पूरा किया है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में साधन, संसाधन और मेधा की कभी कमी नहीं रही। कमी रही तो नियत की, और कमी रही तो नीति की, और कमी रही तो नेतृत्व की। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के पास नियत भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी है। इसके बदौलत आज हमने चंद्रयान पर पूरे दुनिया में आज हमारा मान बढ़ा है। जब मैं बात करता हूं इस देश की मेधा की, तो कोई नई बात नहीं है। जब पूरी दुनिया अभी कल्चर सीख रही थी, उस समय भारत ने मगध और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे दुनिया में ज्ञान और विज्ञान देने का काम अगर किसी ने किया तो यह भारत की पवित्र भूमि ने किया था।
और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी मेधा की कमी नहीं रही, साधन संसाधन की कमी नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, तो इस देश के जवानों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण किया और देश के विरोधियों को जवाब दिया, और माँ भारती के आन बान और शान में जिन्होंने गुस्ताखी की, उनको जो जवाब देने का काम किया, देश और दुनिया ने देखा है। और जब जय किसान की बात आई तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं किसानों के पसीने ने इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया जय विज्ञान का, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम अणु संपन्न देश हैं। हम पूरी दुनिया आज इस ताकत को मानती है, जिसके कारण देश को एक नहीं अनेक फायदे हुए हैं। चाहे देश की सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे देश के बिजली उत्पादन की बात किया जाए, जिसके कारण आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश में एक परंपरा चल पड़ी और आज देश में एक नहीं अनेक अनुसंधान लगातार हो रहे हैं। उस अनुसंधान का ही परिणाम है कि हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं, कुछ लोग सवाल करते थे मेक इन इंडिया में, मैं तो कहता हूं कि चंद्रयान 3 अनेक उपलब्धियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर कलपुर्जे आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोगों को आज हम लोग गौरवशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इस सदन में बहुत देर से चर्चा अनेक बात पे चलती है कि बात हो रही है चंद्रयान की, बात हो रही है स्पेस की, और यहाँ पर बात करने लगते हैं कोई अन्य बातें। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, जो इतिहास लिखेगा वो अपने इतिहास का गौरवगान करेगा ही। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतिहास लिखा कि देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, तो हम तो अपना गौरवगान करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी तो खून की नदी बह जाएगी। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में खून की नदी तो छोड़िए, एक पसीने का बूंद भी नहीं बहा है। जब हम इतिहास रचेंगे इतने बड़े ऐतिहासिक सदन के निर्माण की, तो निश्चित रूप से अपने इतिहास पे हम गौरवगान करेंगे। जब हम पिछले 5 बार महिला आरक्षण बिल की बात आई, लेकिन किसी ने पास नहीं किया, किसी ने उसमें जो इच्छा शक्ति थी नहीं दिखाए। जब हमने इस देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया, हमने इतिहास रचा, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का अधिकार है, हमको इस बात का गौरव है कि जो हमने ऐतिहासिक काम किया है उस पर हम गौरवगान करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज्यादा इस देश के बेटियों को शौचालय देने का काम किया, ये इतिहास रचा है, तो अपने इतिहास पे गौरवगान करेंगे। इस देश के बेटियों को, महिलाओं को जब 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया, उनको रसोई के धुआं रहित रसोई देने का काम किया, तो अपने गौरव पे हम गान करेंगे। मैं इतना सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जो काम करेगा अब निश्चित रूप से अपना गौरवगान करेगा। मैं अंत में निवेदन करते हुए कि जिस प्रकार से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का काम किया है, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और खासकर विशेष करके जिस प्रकार के देश के बेटियों ने, महिलाओं ने इस इसरो के पूरे कार्यक्रम में चंद्रयान के 3 चंद्रयान में जिस प्रकार का अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उन बेटियों को भी नमन करते हैं, उस साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ अपनी बात पूरी करते हुए सभी का धन्यवाद। रवि कुमार। அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் சந்திரயான் 3வது திட்ட இயக்குனர்
விஞ்ஞானி வீர முத்துவேல் அவர்கள் பிறந்த விழுப்புரத்திலிருந்து வருகிறேன் என்பதை பெருமையோடு இந்த அவையிலே பதிவு செய்கின்றேன். சந்திரயான் 3 வெற்றி என்பது இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது. இது இந்தியாவினுடைய அறிவாற்றலுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை அளித்திருக்கிறது என்பதோடு இது அறிவியலின் வெற்றியை உலகுக்கு மீண்டும் வலுவாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறது. திரு வீர முத்துவேல் அவர்கள் விழுப்புரத்திலே ஒரு ரயில்வே ஊழியருடைய மகன். அங்கே சாதாரணமாக நகராட்சி பள்ளியிலே தமிழ் வழியிலே பயின்றவர். அங்கிருந்துதான் இத்தகைய மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்துகிற நிலைக்கு அவர் வந்திருக்கின்றார். இது தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி அமைப்பினுடைய வெற்றியையும் அதனுடைய வலிமையையும் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு எடுத்துச் சொல்வதாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே இந்தியாவினுடைய இந்த அறிவியல் சாதனை என்பது உலக அளவிலே பாராட்டப்படுகிற இந்த நேரத்தில் இந்த அவையில் பல்வேறு உறுப்பினர்களும் கவலையோடு பதிவு செய்த ஒரு விஷயம், நம்முடைய இந்திய ஒன்றிய அரசு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு போதிய அளவிலே ஊக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதாகும். இன்றைக்கு நாம் இந்திய பட்ஜெட்டில் 1 விழுக்காடு கூட R&Dக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்குவதில்லை. 0.7% தான் இன்றைக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இன்றைக்கு R&Dக்கு ஒதுக்கப்படுகிற நிதி என்பது அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளாக இருந்தாலும் ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் அதிக அளவிலே தனியார் துறை அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த அளவிலே அரசுதான் அதிக அளவிலே இதற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. தனியார் துறை ஏன் இதிலே முதலீடு செய்ய தயக்கம் காட்டுகிறது என்று பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற பேட்டன்ட் லாஸ் அவை போதுமான பாதுகாப்போடு இல்லை என்பதை நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். நிறைய முதலீடு செய்து அவர்கள் கண்டறிகிற அந்த கண்டுபிடிப்புகளை மற்றவர்கள் எளிதாக நகல் செய்து விடுகிற ஒரு ஆபத்து இங்கே இருக்கிறது. அதனால்தான் அவர்கள் இதிலே முதலீடு செய்ய தயங்குகிறார்கள் என்று நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். எனவே அந்த சட்டங்களை நாம் முறைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு போதுமான அளவிலே இன்றைக்கு பங்களிப்பு செய்யவில்லை. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தலைமையிலே இருக்கின்ற சயின்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன் அட்வைசரி கவுன்சில் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இருப்பது இந்தியாவிலே இருக்கிற சுமார் 40,000 உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே 1 விழுக்காடு உயர்கல்வி நிறுவனத்திலிருந்தும் கூட ஆராய்ச்சியிலே ஒரு சாதனை என்பது நிகழ்த்தப்படவில்லை, அதற்கு அதிக அளவிலே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள். எனவே நம்முடைய உயர்கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டிய, அறிவியல் சார்ந்து சிறப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதைத்தான் இது நமக்கு உணர்த்துகிறது. அது மட்டுமின்றி இந்த உயர்கல்வியை மேம்படுத்துகிற நேரத்திலே பள்ளி கல்வியிலிருந்து அதற்கான அடித்தளத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும். இதற்காகத்தான் நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் ஸ்கீம் என்ற ஒரு ஸ்கீம் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டு பள்ளியிலேயே அறிவியல் திறன் சாய்ந்த மாணவர்களை கண்டறிந்து ஊக்குவித்து அவர்களை அறிவியல் ஆராய்ச்சியிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. துரதிருஷ்டவசமாக 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்த திட்டம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது உண்மையிலேயே அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு வருகிறவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக மாறியிருக்கிறது. எனவே அந்த திட்டத்தை மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நான் மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே கோரிக்கை விடுத்து கடிதம் அளித்திருக்கின்றேன். அதை மீண்டும் இங்கே வலியுறுத்துகிறேன். NTSS ஸ்கீம் என்பது மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுதான் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான சரியான நபர்களை, ஆளுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அது மட்டுமன்றி இங்கே அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற விஷயங்களிலே
இன்னும் பெரிய சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கல்விக்கூடங்களிலே, அதுவும் குறிப்பாக உயர்கல்வி கூடங்களில் ஐஐடி, ஐஏஎஸ்சி போன்ற இடங்களிலே பல்வேறு விதமான பாகுபாடுகள், டிஸ்கிரிமினேஷன் இருப்பது இன்றைக்கு தொடர்ந்து செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே அத்தகைய டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே இருக்கும்போது சரியான ஆராய்ச்சி அறிவு கொண்டவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிப்பது என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது சென்னை ஐஐடியிலேயே பல பேர் அன்றைக்கு மாணவர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிற நிலை இருக்கிறது. இதிலும் நம்முடைய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதுபோல நாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான அடித்தளங்களை, முறையாக கட்டமைப்புகளை வலுவாக ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் இன்றைக்கு சந்திரயான் 3 நிகழ்த்தி இருக்கிற சாதனையை மேலும் முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் என்பதை வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். வணக்கம். Thank you. திருமாவளவன். மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். அகில உலகமும் வியந்து நோக்கும் வகையில் நமது விண்வெளி ஆய்வுக்கான விஞ்ஞானிகள் அளப்பரிய சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த சந்திரயான் 3 என்கிற விண்கலம் இன்றைக்கு உலகின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்த விஞ்ஞானிகள், குறிப்பாக அந்த திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவேல் மற்றும் அதற்கான ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல்ஸ் என்கிற உந்துவிசை கருவிகளை தயாரித்த இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணன் உள்ளிட்ட அனைத்து விஞ்ஞானிகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அவர்களால் இந்திய நாட்டுக்கு பெருமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் தலை நிமிர்வை உருவாக்கியிருக்கிறது. விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள், விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகள் உலகமெங்கும் உள்ள ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்குமானதாகும். நாம் இந்தியர்கள் என்று உரிமை கோரினாலும், தமிழர்கள் என்று பெருமைப்பட்டாலும், விஞ்ஞானிகள் இந்த அடையாளங்களை கடந்தவர்கள். அவர்களின் சாதனைகள் இனி எதிர்காலத்தில் வருகிற மனிதகுலத்துக்கு பயன்படக்கூடிய மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளாகும். அந்த வகையில் நாம் அவர்களை நெஞ்சார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். குடியரசுத் தலைவர் கைகளால் அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும், அல்லது தேசிய அளவிலான விருதுகளை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அவர்கள் 2 இயக்குநர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய விஞ்ஞானிகள் ஏராளமானவர்கள் ஆண்களும் பெண்களுமாக இருக்கிறார்கள். இரவு பகல் பாராமல், கண் துஞ்சாமல் அரும்பாடுபட்டு இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்திருக்கிற அவர்களை குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாக அழைத்து வாழ்த்த வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அவர்களுக்கு இன்னும் ஒட்டுமொத்த விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வகையிலே சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும். அவர்களுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்கித் தர வேண்டும். விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கு, அது அனைத்து துறையை சார்ந்த விண்வெளி ஆய்வு மட்டுமல்ல, அனைத்து தளங்களை சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 60 ஆண்டுகளில் நாம் சாதித்திருக்கிற இந்த சாதனைகள் உலகை இன்றைக்கு நம் பக்கம் திரும்ப வைத்திருக்கிறது. மங்கள்யான் 1 மயில்சாமி அண்ணாதுரை சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 2 வனிதா சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 3 வீரமுத்துவேல் சாதனை படைத்திருக்கிறார். இவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதே போல இப்போது ஆதித்யா L1 சூரியனை நெருங்கி நின்று சூரியனை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பொறுப்பேற்று வேலை செய்யக்கூடிய நிகார் சாஜி என்பவர் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி, அவர் தமிழகத்தை சார்ந்தவர். இப்படி அவர்கள் படைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சாதனைகள் அனைத்தும் மனிதகுலத்துக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியதை என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த ரோவர் போய் இறங்கிய இடத்திற்கு
நமது அரசு சிவசக்தி என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறது. தயவுகூர்ந்து நான் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்களின் பெயரை அதற்கு சூட்ட வேண்டும். விக்ரம் சாராபாய் பாயிண்ட் என்று அதற்கு பெயர் சூட்டுவதுதான் இந்த தளத்திற்கு, இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு நாம் செலுத்துகிற உண்மையான நன்றி கடனாக இருக்க முடியும். ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வித்திட்டு, இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அதை பெருக்கி இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு நாம் சாதனைகளை படைத்திருக்கிறோம் என்கிற போது இது ஒவ்வொருவருக்குமான ஒவ்வொரு ஆட்சி காலத்தில் பெருமைதான் என்றாலும் இதில் அரசியல் தலையீடுகள் இருக்கக்கூடாது. விஞ்ஞானிகள் சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும். அதில் எந்த அரசியல் சாயம் பூசக்கூடாது என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Dr. Srikanth Shinde. धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज चंद्रयान 3 पर हो रही चर्चा पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आज हम अपने इसरो के वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो, हमारी सरकार हो, पूरा देश हो और उसी के साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आज चंद्रयान 3 का जो है यशस्वी लैंडिंग हम कर पाए। चंद्रयान सिर्फ हमने भारत को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाया इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर पूरी दुनिया लूनार मिशंस के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रही है, वहां पर हमारे देश ने सिर्फ 615 करोड़ में चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक जो है आज चंद्र पर लैंड किया। मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं इसरो की पूरी टीम का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी थी। और इस नए सदन के लिए बहुत शुभ संकेत है कि कल ही हमने महिला आरक्षण बिल भी पारित यहाँ पर किया, और आज यहाँ पर जिस चंद्रयान में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी थी उस पर आज यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आज इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने सही मायने में चंद्रयान 3 की नींव जो है 1999 में रखी, और इसका नाम सोमयान से चंद्रयान रखा गया। आज उनकी एक कविता भी यहां पर मुझे याद आती है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है ये जो कविता है कि सभी लोगों को साथ में लेकर जो है हमें आगे जाना है, और आज वही बात जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है आज यहाँ पर कर रहे हैं। और सबका प्रयास, सभी के प्रयासों से तो आज चंद्रयान और सभी यहाँ पर आज हम लोग बैठे भी यहाँ पर इस नए सदन में, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। जब हमने वो 2019 का दृश्य देखा था तो मुझे याद है कि सभी वैज्ञानिक जो है वहां पर हताश हो गए थे। 2019 में चंद्रयान 2 जब सफल लैंडिंग नहीं कर पाया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी वैज्ञानिकों को उनका विफलता सिर्फ लैंडिंग में थी, पर अब तक भी वो चल रहा है, वो अभी इमेजेस भेज रहा है, जागरूक होने वाला है थोड़ी दिन में, और फिर से मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उन वैज्ञानिकों को साहस दिया, गले से लगाया, हौसला दिया, प्रोत्साहित किया और कहा कि अभी चंद्रयान 3 की आप तैयारी करो, और आज का दिन है, और वो दिन था 2019 का, और आज का दिन जहां पर चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग किया, और पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने जो है आज भारत की ताकत जो है यहां पर देखी। इस लैंडिंग को
पूरे देश में, पूरे विश्व में एक गर्व का और हर्ष का विषय मुझे लगता है कि पूरे देश में बनाया गया। सभी लोगों ने आनंद वहां पर मनाया गया। अगर आजादी के बाद की बात करें तो हमने देखा कि वो दृश्य जब बैलगाड़ी और साइकिल पर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाने का काम वहां पर किया था। और मुझे यह फिल्म भी याद है, स्लमडॉग मिलियनेयर, जहां पर भारत को सिर्फ एक गरीब राज, जादूगरों का और सपेरों का देश बोला गया था। लेकिन आज का दिन है जहां पर इसरो जैसी संस्था और चंद्रयान 3 के वजह से आज भारत को स्पेस मिशंस और इनोवेशन का देश जो है बोला जाएगा। हमारा देश एक ऐसी मिसाल है जो अपने इतिहास और संस्कृति के साथ नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम करता है। और इसका उदाहरण है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट को, जिसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट यहां पर रखा। आज चर्चा है भारत की सफलता की, विज्ञान की सफलता की। हो गया सर, अभी दूसरा ही स्पीकर हो सर, आप फोर्थ स्पीकर। इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है सर। इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। भारत को और 2 हैं उत्कृष्ट, और सर 2 हैं, दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। आप बोलने वाले क्या? आज भारत को उत्कृष्ट और गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का हमेशा से सहयोग रहा है। चाहे वो आर्यभट्ट हो जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, या अब्दुल कलाम आजाद हो जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया, चरक हो जिन्होंने आयुर्वेदा पूरे विश्व को दिया, सीवी रमन हो जिनके रमन इफेक्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, वराह मिहिर हो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की, विक्रम साराभाई हो जिन्होंने उस वक्त इसरो का स्थापना की, आचार्य कनद हो जिन्होंने परमाणु विज्ञान शुरू किया, और होमी बाबा हो जिन्होंने देश को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो पिछले 2000 साल में जब भारत ने विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। विज्ञान हमें सिखाता है अपने इतिहास से सीख लेने का। अभी कुछ दिन पहले G20 समिट का सफलतापूर्वक आयोजन यहाँ पर किया गया और उसमें एक नारा दिया गया था, वसुदेव कुटुंबकम। ये भी नारा जो है हमारे महाउपनिषदों से लिया गया है, जो कि हजारों साल पहले जो है लिखा गया था, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता है। मैं वो चित्र देख रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी को हमारी संस्कृति दिखा रहे थे, जिसमें चित्र था नालंदा विश्वविद्यालय का, और मैंने सोचा कि हमारे देश की संस्कृति और विज्ञान का गौरवशाली इतिहास इतना पुराना है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। उस पर ही हमारे विपक्ष नेता, मुझे लगता है कि आज इनको सबको जो है, आज हमारी संस्कृति हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, सर अभी हुआ है शुरू, सनातन धर्म हो, उस पर सवाल उठा रहे हैं हमारे। सर मैं कहना चाहूंगा, हमारे धर्म में विज्ञान है, हमारे त्योहारों में विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, हमारे मंदिरों में विज्ञान है, और हमारे इमारतों में भी विज्ञान है। मैं इसका उदाहरण सर थैंक यू सर खत्म कर रहा हूं सर। एक उदाहरण सर, देखो सब लोग बोल रहे हैं सर। एक उदाहरण इस इमारतों में किस प्रकार से विज्ञान छिपा है। समय की भी पाबंदी है सर दिल्ली में है सर, जो है वहां पर लोगों को मिलती थी। इतनी पुरानी संस्कृति जो है, धरोहर जो है, सनातन धर्म जो है, आज हमारे इस 7:15 बजे मंत्री जी बोलेंगे। सर मुझे तो बोलने दो ना सर, अभी ऐसे बोलोगे तो हमारे सामने करीब 25 या 30 मेंबर की लिस्ट है। हम प्राचीन काल के विश्वगुरु थे। पूरे दुनिया के स्कॉलर्स नालंदा में पढ़ने आते थे, तक्षशिला में आते थे, विक्रमशिला में आते थे। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो पहले जो है हमारे नॉलेज रिसोर्सेस पे हुए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हुए। हम जगत गुरु पहले ही बन जाते थे अगर मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं करती। सर खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ। हो रहा है सर, 1 मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पर 7th सेंचुरी में है अभी, यहाँ पर सर 21st सेंचुरी में आ रहा हूँ अभी सर, 21st सेंचुरी में आ रहा हूँ मैं। आज यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, यहाँ पर इनको जो है आज हिंदू शब्द से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जो है यहाँ पर एलर्जी हो रही है। कई लोग
बिट्टू जी आपको नहीं सर, आपके साथ जो अलायंस पार्टनर है उनके बारे में कुछ दिन पहले जो है वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो है मलेरिया, एड्स, HIV, इस मुझे लगता है कि इसका जो है कड़े शब्दों में जो है निंदा करनी चाहिए। मैं मेंबर्स मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ऑनरेबल मेंबर्स मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उदाहरण देना चाहूंगा सर। आज के दिन बार-बार ऑनरेबल स्पीकर ने कहा है कि हम पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पैदा करें। सर खत्म कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करें। सर खत्म कर रहा हूं। सनातन धर्म और विज्ञान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मैं हनुमान चालीसा का एक दोहा या दोहराना चाहूंगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भारू, लील्यो ताई मधुर फल जानू। इसका अर्थ है हनुमान जी ने जुग सहस्त्रों योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ये हमारा सनातन धर्म है सर, ये हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म का अर्थ है कि जिसका कोई अंत नहीं, और अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश करे तो खुद खत्म हो सकता है। ओ बिट्टू जी खत्म कर रहा हूं मैं, 2 मिनट रुकिए। मैं आज यहाँ पर एक कविता से अंत करना चाहूंगा। अंत करिए कि आज खत्म कर रहा हूं सर, जस्ट 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट अंत करिए कविता के साथ। यहाँ पर मैं अपनी बात इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जिन्होंने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 की विफलता को चंद्रयान 3 की सफलता में तब्दील किया। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा किया। जितना सोचा था कोशिश उससे ज्यादा किया। तकदीर भी रूठी पर हिम्मत न टूटी। मजबूत इतना इसरो ने अपना इरादा किया। इसी के साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश का और उसी के साथ में इसरो के सभी साइंटिस्टों का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा उपलब्धियां जो है हमें इस देश के माध्यम से पूरे दुनिया को जो है भारत बढ़िया भाषण दिए, धन्यवाद दिखाएगा। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब। आज सदन में, नए सदन में चंद्रयान 3 तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ी। डॉक्टर श्रीकांत स्पोक फॉर 14 मिनट्स। 14 मिनट्स 14 बहुत ही। राहुल जी याद रखिए। हाँ जी सर, आपके बैठे जो यंग हैं, नौजवान हैं, उनको आप टाइम देते हैं तो उसकी सफलता के बारे में, और इसमें कोई भी मेरी ख्याल से कोई पार्टी की बात नहीं, किसी भी सत्ता की बात नहीं, और सब 140 करोड़ लोग उनका योगदान है और वो आज इस चीज से खुश हैं सर। लेकिन इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सदन में और देश के सामने रखना, आपने समय दिया है, टाइम दिया है। हमारी जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है वो सर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हमारे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम हमेशा चले हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, उसने भी इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो ने वहां पे अपनी पार्लियामेंट में बोला है। और मैं एक सिख हूं इसलिए आज खड़ा हूं सर। सिख एक बहुत ही इमोशनल एक कौम है और उसको जानबूझ के, क्योंकि इमोशनल है और इस देश की आजादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, इसलिए कोशिश की जाती है भी उसे कैसे दरार डालें, उसमें उसको कैसे तोड़ें। हैं जी, और बहुत ही मजबूत कौम है जिसने लाखों में अपनी शहादत दी देश के लिए। और सर, हमने क्योंकि इतनी मजबूती पाई, हमने हमेशा, चाहे अब रशिया हो अपनी लाइन ली है, चाहे चाइना हो अपनी लाइन ली है, रशिया यूक्रेन की
चाहे लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने अपनी लाइन लेके रखी है। और चाहे सर नाटो फोर्सेस है वो ज्यादा एक तरफ मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपना स्टैंड है जो भारत ने अपना लेके रखा, हमारे देश ने, इंडिया ने अपना लेके रखा। ये तकलीफ बहुत देशों को हुई। इसलिए सर अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके ये ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया। और ये कहा गया वहां पे, एक मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए या पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें आप अगर, क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है, उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं। आज वीजा बंद हो गया, कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था 2018 में जब भी आए थे, जहाज खराब हो गया था उनका। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही। भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी आप भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हर एक आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, एक जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें, कोई कनेडियन उनका कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है? वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ है और अमन पसंद है। ये सिर्फ 0.5% जो 0.5% लोग हैं, 99.5% जो 0.5% लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है
वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है, चाहे G20 हो चाहे कोई और हो। उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। भी आज चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश नहीं है जो 70 साल पहले था। आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, उसके खिलाफ भी बोले हैं, मनमोहन सिंह जी तक, ब्रिटेन ये हमारा ठीक है सर, ठीक सर, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर मैं ये कह दूं एंड में, भाई जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं। अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे और सिखों को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको हमेशा दिया जाएगा। और इस बार आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सुबह से सभी वक्ताओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और इस चर्चा का प्रारंभ माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया। बड़े संवेदनशीलता के साथ उन्होंने भारत की परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत किया। एक सुखद संयोग है कि ये जो विशेष सत्र सदन का हो रहा है, इसमें पहले 2 दिन जिन 2 विषयों पर चर्चा हो रही है, ये एक तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। एक और महिला संरक्षण बिल इस हाउस से पारित हो चुका, कुछ ही समय में राज्यसभा में भी उसको लिया जाएगा। और दूसरी चर्चा चंद्रयान को लेकर के, और जिस प्रकार आज सुबह जैसे ही हाउस की बैठक प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं यहां पर उपस्थित रह कर के कल रात्रि महिला संरक्षण बिल के पारित होने पर अभिनंदन भी किया और अपने सच्चे मन से धन्यवाद भी प्रकट किया। और ठीक उसी तरह जब वो अमेरिका यात्रा से लौटे तो दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने बंगलौर जाकर के चंद्रयान की सफलता पर वहां जाकर के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। कुल मिलाकर के ये दोनों विषय ऐसे हैं जो इस सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाते हैं और जिस प्रकार भारत एक प्रगतिशील यात्रा पर निकल चुका है उसका भी प्रतीक है। जहां एक और नारी सम्मान हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है, वहां दूसरी ओर आधुनिक युग में किस प्रकार भारत के आने वाले अमृतकाल में नारी को इस विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार बनाना, वो इस बात का प्रतीक है। और जिस तरह से चंद्रमा पर को लेकर के सदा अटकलें लगाई जाती थी हमारे कहानियों में, उपन्यासों में, कि चांद की धरती कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, कैसा दृश्य होगा, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने का रास्ता भी चंद्रयान ने ही हमवार किया। और भले ही अमेरिका ने, आज जैसे सुबह कहा जा रहा था, शशि थरूर जी ने और अन्य कुछ हमारे मित्रों ने पूरी क्रोनोलॉजी बताई कि सबसे पहले 1969 में चांद की धरती पर मानव उतारा था नील आर्मस्ट्रांग,
जो वहाँ कुछ टहले भी थे, उन्होंने वहाँ एक पहुँच करके वक्तव्य दिया जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन हम सब के लिए, हम चाहे इस तरफ बैठे हैं कि उस तरफ, गर्व का विषय ये है कि नील श्याम वहाँ स्वयं होकर के आए, टहलपोशी करके भी आए, परंतु उनको वहाँ पर पानी नहीं दिखाई दिया। वो हमारा चंद्रयान था जो जाकर के वहाँ पर जल होने का प्रमाण लेकर आया। मैं बिल्कुल आगे चलेंगे, अभी मैं बताऊंगा। मैं कुछ एक विषय उठाए गए हैं, कुछ एक मित्र में बिंदुवार उत्तर देने का प्रयास करूंगा, परंतु चूंकि ये खुशमय माहौल है सेलिब्रेशन का, इसलिए पहले 5 मिनट में दूसरी एक बात रखूं। चंद्रयान की इस लगभग 2.5 महीने की यात्रा में, कि 14 जुलाई को गया था, बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। कुछ एक ऐसे जहां थोड़ी बहुत चिंता भी होती थी, एंजाइटी भी होती थी, एप्रीहेंशन भी होती थी, जो संवेदनशील भी थे, और ये अटकलें भी लगाई जाती थी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसमें सबसे पहला, जबकि वो धरती के ऑर्बिट से निकल करके उसे चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना था, तो लगभग 20 बार उसने इस प्रकार से परिक्रमा की भारत धरती की। और उसके बाद, क्योंकि हमारी, जैसे कहा गया कि केवल 600 करोड़ की ये मिशन था, जबकि रूस का मिशन उसी समय जो चल रहा था वो 12,000 करोड़ का, यानी कई गुना ज्यादा। लेकिन हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी, हमारे सेरिब्रल रिसोर्सेज वर मच बिगर इन प्रोपोर्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से हमने 120 बार परिक्रमा की, जैसे गाड़ी आप न्यूट्रल पर लगाते हैं और पेट्रोल बचाते हैं। वो एक संवेदनशील क्षण था जब उसे निकल करके दूसरे ऑर्बिट में जाना था। वैसे होता है कि गाड़ी चलते चलते आप ट्रैक बदलते हैं और दूसरी ट्रैक पर जाते हुए रास्ते में कोई मिसहैप ना हो जाए। तो वो पहला क्षण था संवेदनशील, वो उसने सफलतापूर्वक हासिल किया, कामयाबी से उसको निभाया, और वो चंद्रमा के ऑर्बिट पे चला गया, जहां उसने 20 सर्कल लगाए, ऐसे बाहर से होते 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 धीरे 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 अंदर आके, और फिर आखिरी क्षण थे जब आप सबने टेलीविजन पर देखा, जब केवल 400-600 किलोमीटर रह जाते हैं तो यकदम उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 150 किलोमीटर हो जाती है, और 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाते हैं। और फिर उससे भी अधिक जो एक रोचक क्षण भी होते हैं और थोड़े से एंग्जाइटी वाले भी, जब वो लगभग 100-150 मीटर धरती के सतह के करीब पहुंचता है, उस समय उसका कम्युनिकेशन हमारे साथ बंद हो जाता है। और फिर ये इम्तहान है कि हमने विक्रम को किस कदर प्रशिक्षित किया था। जैसे आप एक सैनिक तैयार करके भेजते हैं फ्रंट पर, तो मौके पर उसने कब गोली चलानी है ये उसके हाथ में है। तो वो हमारी परख थी कि वो वहाँ लैंड कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाता है तो फिर वो थोड़ा सा उसको वक्त मिलता है 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ये तय करने का कि मैं कहाँ पहुँचूँ, और उसके लिए टाइमलाइन होती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। वो टाइमलाइन हट जाए तो वो फिर लैंडिंग मुलतवी हो जाती है। लेकिन वो क्षण भी बड़ा स्मूथली निभाया गया। ये मैं घटनाक्रम इसलिए सुना रहा था कि मुझे हर्ष है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए, और शायद औपचारिक तौर से पहली बार हो रही है कि आज भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ही घंटे के बाद हमें इंतजार है इस बात का कि क्या विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से जाग जाएंगे, और इस वक्त सारा प्रयास उस ओर है। तो मैं चाहूंगा कि विवाद से ऊपर उठ करके हम चंद्रयान की दूसरे मरहले की यात्रा के लिए प्रार्थना भी करें और प्रयास भी करें। अब से कुछ ही समय के बाद
ज्यों-ज्यों यहाँ शाम ढलने लगेगी, सायकाल के साए लंबे होने लगेंगे, हम सब रात की चादर ओढ़ करके सोने की तैयारी करेंगे, तो धीरे धीरे चांद पर सूर्योदय होगा। क्योंकि वहाँ 14 दिन का, हमारे 14 दिन, उनका एक दिन, तो 14 दिन की रात वहाँ पे अब समाप्त होने लगी है। अब भोर फटने का समय आया है। चिंता केवल ये होती है कि वहाँ पर रात -150 डिग्री टेम्परेचर जाता है और दिन को +100, यानी मैक्सिमम और मिनिमम में इतना अधिक फर्क है। हमने सोलर बैटरीज की व्यवस्था कर रखी है, हमारी बैटरीज भरी हुई हैं और पैनल्स को इस दिशा में रखा है कि जो ही सूर्योदय हो वो फिर से सूरज की रोशनी को कैच करना शुरू कर दे। अब केवल जो हम सबको थोड़ी सी एंग्जाइटी करेगी वो क्षण, जैसे मैंने कहा जो पहले के कुछ सेंसिटिव क्षण थे, वो ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन सर्किट है वो एक्टिवेट होना चाहिए उस बैटरी से। तो वो कम्युनिकेशन सर्किट एक तरह का वेकअप सर्किट उसे बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कि अलार्म है, और जो ही, क्योंकि -10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आ पाएगा तो तभी वो सर्किट काम करेगा। कोई इतनी ज्यादा ठंड में वो सर्किट काम नहीं करेगा, भले ही बैटरी भरी हुई है। तो अब हम सारे टीम इसरो के सारे साथी और हम सब इस मिशन से जुड़े हुए एक एक क्षण घड़ी देख करके इस प्रतीक्षा में है कि जैसे सूर्योदय हो तो सर्किट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, वहां पर बढ़ना शुरू हो, वो एक्टिवेट हो, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वेकअप कॉल जाएगी। विक्रम आंखें मलते मलते जाग उठेगा और प्रज्ञान भी उठ खड़ा होगा 14 दिन की नींद के बाद, और फिर वो अद्भुत बात होगी जो आज तक कभी ना हुई। चांद के साउथ पोल पर जाकर के विक्रम और प्रज्ञान का नींद में सोना और नींद से जाग करके फिर एक्टिव होना, पहली बार दुनिया में। और मुझे विश्वास भी है, और जिस प्रकार लगन और निष्ठा और मेहनत के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया है कि हम इसमें सफल रहेंगे। और कल जब सारे देश में महिला संरक्षण बिल के पास होने का जश्न मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाएगा, हमारे पास शायद वो भी अवसर हो कि हम इस बात का भी जश्न मनाएं कि हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल पर विक्रम और प्रज्ञान को भेजा, उनको नींद में सोने दिया, और जब वो जगे तो उनको फिर से काम पर लगा दिया। ये वेकअप और पोस्ट वेकअप एक्टिविटी अगर हमारी सफल हो जाती है, कुछ ही घंटों के भीतर इसका पता चल जाएगा, तो हम दुनिया के पहले देश होंगे। उसके बाद हम, चूंकि रोवर हमारा थोड़ा चलना शुरू कर गया है, कोई 100 मीटर उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो मुमकिन है हम उसे थोड़ा और स्थान परिवर्तन करने में सफल रहें, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग रहेंगे। उसमें तकनीकी तौर पर कुछ सॉइल पर एक्सपेरिमेंट्स रहती हैं, जैसे सुबह हमारे कुछ एक साथियों ने यहाँ बताया कि सल्फर को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के। दूसरी श्रेणी के प्रयोग रहते हैं एनवायरमेंटल को, और तीसरी श्रेणी के रहते हैं हमारे सिस्मिक एक्टिविटीज को, कि जैसे यहाँ पर भूकंप आते हैं, झटके लगते हैं भूचाल के, ऐसी थरथराहट वहां भी होती रहती है। तो अगर ये होता है तो हमारा सेकेंड फेज ऑफ चंद्रयान 3 is about to take off in the next few hours, and the moment of anxiety now is that we are waiting for the wake-up call to get activated and Vikram and Pragyan to respond to that alarm. Once they do, then the communication from the earth will begin, and we will be the first in the world to have accomplished this. अब इसके बाद कि मैं अगली बातें करूं, कुछ एक बिंदु जो उठाए गए, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े विस्तार में हमारे प्राचीन परंपरा
को किस तरह से आधुनिकता के साथ जोड़ करके एक मिश्रण भरी संस्कृति स्थापित करने का प्रयास हुआ इस सरकार में, उसका एक आपके सामने चित्र रखा। लेकिन कुछ कुछ बातें उठाई गई, लेकिन रोचक बात यह है कि हमारे उस तरह से भी कुछ एक मित्रों की जो आलोचना थी, उस आलोचना में ही उत्तर था, तो मुझे कोई उत्तर देने में कठिनाई नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारे मित्र शशि थरूर जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक बहुत प्रतिभाशाली थे, और वो उल्लेख कर रहे थे उस चित्र का जिसमें सारा भाई बाईसाइकिल पर अपना सामान लेकर के जा रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कहना मुनासिब नहीं कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, तब भी हो रहा था। लेकिन जाने अनजाने में वो ये भी स्वीकार कर बैठे कि हालत ऐसी थी कि साइकिल पर सामान ले जाना पड़ता था, और वो 2014 का पहले का दृश्य था। फिफ्टी का था, वही कह रहा हूं। फिर 50 में कौन थी सरकार और कौन था प्रधानमंत्री? तो यही जवाब आ गया, यही जवाब है, क्योंकि साधनों का अभाव, दिस वॉज दी। वो कैसे पूरा हुआ भी आपको बताएंगे, अभी रात लंबी है, अभी विक्रम के जागने तक हमने भी नहीं सोना है, तो बात लंबी चलेगी। बिकॉज दे वर डिवाइड ऑफ रिसोर्सेज, they didn't have resources. Even in those days, even 1950, you had carriages, you had truckloads. The honorable members will bear me out. The best means of carrying loads were not the bicycle. That is the difference between then and now. The answer lies in the question itself. दूसरा, नहीं अभी I'm not yielding. बाद में सर, बाद में करते हैं, बाद में करेंगे सर। अधीर जी आप इनके बाद ही बोलेंगे, प्लीज यू लेट हिम कंटिन्यू। कोई बात नहीं। दूसरा उन्होंने very rightly enumerated the names of some of the women scientists, and to the amusement of the House, very pointed out in his own way कि यहाँ आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे वुमेन साइंटिस्ट हैं। The again answer lies in the question. The women scientists that he has named are from the generation of scientists which has happened now, not in those days which he was talking about, Nehruvian. Today, in fact, हमारा चंद्रयान की भी सेकंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, असिस्टेंट प्रोजेक्टर, इज अ लेडी कॉल्ड कल्पना। वो तो आ नहीं पाई, लेकिन वीरा मिथुवेल, who was named speaker after speaker, was sitting over here in the gallery. I introduced him in the Rajya Sabha. No. That was just to make the house. No, I can't say that he was there in the gallery. No, that is, ठीक है, वो कोई बात नहीं. The idea was that the members should also have a glimpse of him. I'm not referring him, not quoting him. He is now not there because he had to take a flight for Bangalore. The Aditya अलग तरह से उनको बुला ले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो सारे मेंबर मिल लेंगे, उनको अलग से बुला ले। हाँ, करेंगे। अभी तो he has left, but we'll call him again. We'll again host him with the members. The Aditya mission is being headed again by a project director called Nijar Shahji. They are all women scientists who have come to the surface, come to the center stage only in the last 10 years. Last 10 years. अब अच्छा, चलिए उस पर आएंगे उस पर आते हैं. Then it was no, I'll give you figures.
I am giving you stress. See, when we are debating, I don't get disturbed. I'm the last person to get disturbed or distracted. But one thing, when we are discussing science, let us discuss on the basis of facts, figures, and statistics. Yes. No. You are translating figures into politics. I'm simply giving you figures. Now I'm letting, just wait. Let more figures come out. You said the ISRO budget and the space budget is on decline. Now honorable member will be kind enough to take note of this figure so that she can verify later on. The Department of Space budget in 2013-14 was 5,168 crore 96 lakh. Please, I'll repeat for your convenience, ma'am. 5168.96 crore. The budget in the current financial year is 12,543 crore 91 lakh, an increase of 142.68%. I repeat the figure. So what? If I don't say that, then also so what? No. 142% increase. So what? Come, sit down. Mantri ji, please. Now, Honorable Minister, please address you ask the for chair. figures. First you ask for figures. First you ask for figures. Then you are replying figures with politics. Please, बैठ जाइए. This is for your satisfaction, ma'am. बैठ जाइए. I am requesting honorable member to Please address the chair. Yes. So it will be easier. So, Speaker sir, the total budget of all the science departments is up by 172.55% in the last 9 years. Please take down the figures. In 2013-14, the annual budget for all the science ministries and departments put together was 21,025 crore 6 lakh rupees. Current year it is 57,303 crore 0.69 lakh. So when I talk a figure, you say this is not acceptable. When I talk otherwise, it's not. Now having said that, somebody said, rather I have a grievance. One of the members said, why you say that scientists, there are so many scientists in South, they talk only English, they talk only Tamil, they don't talk Hindi. Nobody is imposing Hindi on them. Why I am having a grievance is that ISRO is one of the best bouquets of the composite culture presented by India. You look at the founding Troy, we had Sarabhai, son of Gujarat, from where Honorable C.K. Patil comes. We had Satish Dhawan, a Punjabi, born in Srinagar, Jammu and Kashmir. And then, immediate next generation, we had APJ Kalam from Rameshwaram, son of Tamil Nadu. So why are we demeaning this and trying to say he spoke Tamil, he spoke English, or he didn't speak Hindi? Why are you saying? Is it not amazing? The founding fathers, 60 years ago, one Punjabi, one Gujarati, one Tamilian. Absolutely. So thank you. No, I appreciate that. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Bhabha was there, not very, because later on he drifted to atomic energy. And now, since Madam Kani Modi has been very kind to compliment me, like a gentleman, I have to return the compliment. Very soon, we will have our next launching station nowhere else but in her constituency of Kurukshetra Patnam in Tamil Nadu. And I just solicit your cooperation. 90% of land acquisition has been done. 10% is left out. You can easily use your good offices to persuade the state government so that we can have a ceremony very soon, and you being the elected representative there would be our important guest.
So this is the spirit with which we are working. And ISRO, somebody said in the morning, why Raksha Mantri ji spoke about scriptures. I have been telling all around wherever I go that ISRO is a work model which is worth emulating. Here is a team which never retires. A scientist in ISRO, sir, never retires. He never superannuates. He gives his life to the mission. Even if you see these pictures when you see of landings and other successful missions, you find all the former chairmen sitting side by side. They remain associated and they follow a cultural SOP which is not seen anywhere else, but which is worth emulating. Before and after every landing, they pay obeisance at Tirupati. And afterwards, how do they celebrate success? You know, sir, they distribute a laddu. Good. इससे सुंदर, इससे पवित्र प्रथा और जिसमें सामूहिक भारत की पूरी संस्कृति झलकती है। और इसलिए संस्कृति को आधुनिकता तक ले जाने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कारवां हमारा इसरो है। तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम संस्कृति को लेकर बात भी करते हैं। Then there was another observation made by Mr. Kanti Chidambaram, who said science and spirituality have a close relationship. But at the same time, the Raksha Mantri has sought to confuse that. By saying so, he created further confusion by not letting us know what he meant. As far as I know, Swami Vivekananda said, very simple terms, science begins where religion ends, religion begins where science ends. So I think let's go home, ponder on that, educate ourselves on that. Then he said, very sarcastically, because possibly he is also known to be an intellectual, he said, I'm not sure whether after 1,000 years this building will stand, this new building of Parliament House. Everybody of us heard? He's expressed doubt that this new building we have shifted in, it's unlike those monumental buildings built by the earlier generations and the temples. And he compared it with this building and said, who knows whether after 1,000 years this will stand. My humble request is that all of us, he and us, can wait for 3 more generations. Let the 5th generation Chidambaram come to this house elected and decide whether he is in this house or other house. Why should we be judgmental just to score a point? And because that creates a little bit of spice, we can use this. I can use this in plenty. If he is 2nd generation politician, let us wait for the 5th generation of the same family, whether the 5th generation Chidambaram is there in this house or some other house, and then the history decide. What I am trying to say is, sir, let us raise the level of this discussion instead of trying to hit below the belt. This is called hitting below the belt. And I think I am quite competent of doing that, but I am avoiding from doing that. Then, just want to share an information. He also said that many people do not know where is ISRO. Exactly. That is true. And many people do not know ISRO because, and it is true, that till few years ago, whenever a launching happened, in a remote column of a remote newspaper, you will find one column, Sriharikota. Nobody could figure out where is Sriharikota. This change has happened only since 2020. Now, who was the Prime Minister, who is the government, I'm not going to say because that will create problems. No. 2020, the gates of Sriharikota were thrown open. Aditya launching was watched by 10,000 spectators. 10,000 spectators, you can verify. The pictures are there, videos are on the site watching the launching with their naked eye. The same place where earlier you had just 10 members of the team, all forbidden. Who did that? The earlier governments. The same government whose member is alleging this. The allegation is made by a member of the
party which was responsible for that. Chandrayaan launching. Speaker sir, during Chandrayaan launching, there were 1,000 media persons at the site of launching. Suddenly, within 10 minutes of launching, there was a tweet from one of the friends from the Congress party, because some of us are very active in tweet, so am I, so are they. He said, what is different? Why this halla gulla? And the media person confronted me. He said, see, your friend from the Congress party has written this tweet. What is new? Any response? I said, you tell me, when did you come here last? He said, I'm coming here for the first time. I said, this is new. Media was forbidden, everybody was forbidden. So that is the difference. All the stakeholders have been brought together. A healthy synergy has been sought to be made between startups, between academia, between researchers, between industry. Because it's our confirmed belief, it's our considered view that if we have to grow further, if we have to live up to global parameters, if we have to discharge a global role, we have to live up to the global benchmarks, and we have to develop global strategies. Please, You do not forget the failures. No, you are. I'll come to that also. I thought you studied science streams better than me. Chandrayaan, now if I come to that, let me first, because professor is an honorable professor for all of us. Lot of misgivings. But sometimes the students... Lot of misgivings sometimes are students there grow up to relating become... Chandrayaan 2. Yes, sir. It is better you no, I'm clear sure. all those no, but, cobwebs, yes, I'll continue. because it has been just repeatedly in said. half a minute I respond to the professor, and I'm sure the professor No, will it be is glad better to... you clear the cobwebs. Yes, sir, yes, sir. In this discussion today, many members said it is a failure. It is only one part which has Exactly, failed, sir. whereas there are what number I'm of trying, other that things is which are successful. what I'm trying to It say is still rotating for 3 years. What I'm trying to say is, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट यार, अरे रमेश जी बात, अरे छोड़ो ना, ओहो, चल यार एकेडमिक बात, एक मिनट है, और रमेश जी, यार ठहरो ना, एकेडमिक की बात चल रही है, एकेडमिक चल रहा है, ठीक है, और आई एम ग्लैड प्रोफेसर, ओ भाई एक मिनट यार, बात तो करना, आई एम ग्लैड दैट प्रोफेसर, यार एक मिनट, अच्छा भाषा चल रहा है मालूम, I am glad that professor has put this query, and I am glad, and I am sure professor will take pride in seeing that his student is capable of giving a new thought, not teaching, but a thought. So a professor should be happiest when he finds his student turning into a teacher. Sir, it was not a failure. Because, as the Honorable Speaker said, it is still working. On the last minute, that procedure which had to happen did not happen as it was calculated to the last moment. Otherwise, it would not be communicating. In fact, Chandrayaan 2 and 3 are talking to each other, saying good morning to each other every morning. And even now, when we are waiting for Vikram and Pragyan to wake up, if the circuit gets charged and we are waiting for the temperature to rise, we will not be surprised they receive a good morning or a hello from Chandrayaan 2. Second, even if you go by statistics, as I said in science, let's talk by statistics. Most of the other missions which landed on the moon were unsuccessful in the first attempt. America, more than 3 times. We have been unsuccessful, if at all, only once. Now, coming back to the, yes, so I now settled why ISRO was not known then and known now. But the important point is that it has given us multiple outcomes. Sir, huge investment of industry with the new policy having come in. B, a sense of belonging to the whole nation. Why the entire nation was glued to the TV screen? Because it was whole of government plus whole of nation. Every citizen of India felt as if it was his or her mission. Because this government had liberated it from that veil of secrecy. I don't know why we had to work
in that confidentiality for all these years, where everything is being watched by Google. So it was not giving us any reward, but we were restraining ourselves from getting the benefit of the resources available. That has been undone. Then, rather, the same member said, why not give ISRO fellowships? Maybe when you, actually what happens is, sir, in the parliament also, when we make up our mind to score some political points, we sometimes tend to lose the factual points, because the orientation then becomes more politically directioned. If he had just referred to us or referred to some source, he would have realized that not only the fellowships are being given, in fact, this government, and I was personally taking interest, I realized that most of our training institutes, the best one of them in Kerala, of course, no doubt, where Mr. Premnath's constituency, Premchandji. So Trivandrum is one of the best institutes we have in space technology teaching. 100% placement. It's a batch of about 160. The selection is done through IIT JEE, the same form, but many people were not aware of it. So I thought we should try to expand. Only 3 years back, I thought we should start from Northeast and North. So we started one similar center in Northeast, in Agartala, in the premises of NIT Agartala. So same kind of department, same selection pattern through IIT JEE and same course. The other one from North, the northernmost territory, Central University of Jammu. So we have already, in fact, launched ourselves in expanding the range of academics as far as the teaching of space is concerned. Now, the other part is that what has happened now? Now, let me not, I'm not discussing prime ministers. You are only discussing again and again. I'm not even naming anybody. But let us trust. We have to trust somebody. Can we trust the global parameters? Before 2014, in Space Department, in fact, even before 2019 or so, we had only 4 startups. 4. 1, 2, 3, 4. After we opened up in 2020, we have 150 startups. The world is watching, it can be verified. And the earlier ones like Skyroutes have become lucrative entrepreneurs. If you see the startup as a whole, we were only 350 to 400 till 2014. Now, in 9 years, we have gone up to 1,25,000 and more than 110 unicorns. It's not, nobody has said that the earlier governments didn't do anything. That's not the intention also. Even the Honorable Prime Minister has been reiterating that. Nobody has said that. I don't know why some of us sitting that side are very keen or feeling guilty to say, no, it happened only in our times. But the fact points out that if you see the Independence Day addresses of all the Prime Ministers, Nehru delivered 17 Independence Day addresses. Present Prime Minister has delivered 10 so far. The intent and the priority of the government in place is reflected in the Independence Day address. That is a declaration of the intent of the government of its future plans and priorities and flagship schemes. In the 2014 Independence Day address from Red Fort, Prime Minister's address refers to Swachhata, cleanliness, and addresses the problem of urinary tract infection and other diseases happening in young adolescent girls, and many of them suffering from avoidable agony because of the lack of toilets. Again, a scientific declaration. In 2015, Prime Minister's address in Independence Day says, Start Up India, Stand Up India. And the following year, there is a startup scheme. हाँ तो स्टार्टअप भारत कर दो, अच्छी बात है. Sir, I think we will accept it. The government should consider. Yes, sir, no problem. Then
See, Dada, this happens when you are thinking of how to make a political counter. The casualty is the fact. You are not, you understand very well what I mean by saying, and yet you want to deviate. But I am not that easily vulnerable to deviations. The next address of the Prime Minister says, Digital India, Digital Bharat. Okay. Again, a scientific declaration. The next address, fourth one, says, e-governance. The subsequent address says, deep sea mission. And two consecutive addresses of the Prime Minister from the Red Fort are referring to deep sea mission. We have 7,500 kilometer long coastal area, longest in the world, beginning from Odisha up to Maharashtra, Gujarat, Kutch. Nobody had ever looked at that. Well, okay, one of the longest, conceded. But nobody had looked at that. The Samudrayan has been launched a few years back, and the huge wealth that lies underneath, metals, minerals, biodiversity, that is going to be discovered now. Then Gaganyaan finds mention in one of the Prime Minister addresses in the Independence Day. And when he said that India has decided to send a human being. नहीं, announcement इसका Independence Day address में हुआ है, check करे दादा. What I am trying to say is, I am not talking, see, I don't know why you want to make this debate Nehru versus somebody. You are obsessed with it, I am not, because I have the facts on my side. I am not, I am giving you dates. I am saying, Prime Minister, I am making a very holistic, a very academic statement. A Prime Minister's address from ramparts of Red Fort on Independence Day is considered to be a declaration of intent by the entire world, of the government in place, whichever the party. Now I am referring to 10 addresses from the highest forum and the theme they carried, which was primarily scientific. So that establishes the kind of priority that this government gives to science, the scientists, and the scientific endeavors. Now, two more things. Now coming back to the parameters. In startup, I was talking of startup ecosystem because Dada interrupted me. We are 1,25,000 startups, but at the same time, the world has today recognized Bharat as number 3 ecosystem in startup. Now, I am not saying this, Treasury not saying this, Prime Minister Modi not saying this, the world saying this. Now, what can I tell them? Don't say that we are number 3, because the Nehruvian followers will not like it. See, let us be logic. We are talking science. Even in discussing science, we are not logic. Then, Global Innovation Index, one of the most respectable universal index to measure a country's innovation capacity. We were position 81 in 2014. So in 65 years, we reached 81. I am not saying which government, which Prime Minister. Please, spare me of this. I am talking like a student of science. But the fact is that today we are 40. So what I am trying to say is that this jump of 41 has happened only in the last 9 years. Now if you say why this happened, it shouldn't have happened because Nehru is not the Prime Minister. Please, for heaven's sake, let us raise this debate. I can go on and on. I have read books on Nehruvian blunders, beginning from the famous Himalayan blunder which Brigadier Dalvi wrote after 1962. I have the same penchant to read books, but I'm not getting into that because that's not the case. This is something that each has to celebrate and we have to put our heads together. So,
Now, the whole day it has been Nehru. Now coming to, yes, wholesome, that's what I'm saying. Now coming to space economy. Because in the times to come, when we say in 25 years we will be at that pedestal, of course the value addition has to come from somewhere. Where will it come? It will come from those resources which have remained unexplored or underexplored. One is, of course, the huge ocean resource that I refer. The other is, of course, the Himalayan resource. We have vast Himalayan range, 3-4 states lying in the lap of Himalaya, beginning from Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. And Roma mission has also been begun, which has given India a unique identity of a purple revolution and agri-tech startups. Now, in space economy, I have all the modesty to say we are not a very big economy as of today. No, I didn't wait for you to say that if Nehru was there, it should not have happened. I'm saying Nehru or no Nehru. We are only 8 billion. It is 8 billion economy today. We are $8 billion US. But the second point is, we reached $8 billion US in 70 years or 75 years. Our projection is that by 2040, we will be 40 billion. So, $8 billion in 75 years and a jump of up to 40 billion in next 15 years. And if you don't believe me that the projection is been quoted inappropriately, then very recently there was a report last week called ADL report. This Arthur D. Little report, one of these projectionists of the international agencies. They have said that even though India is projecting that they might reach $40 billion US by 2040, but our anticipation is that they will go higher up to $100 billion. This is a projection made by a non-Indian agency because, according to them, India has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Bharat has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Now the world is recognizing this. When the Honorable Prime Minister was in Washington, D.C., it was the Americans who solicited that Indian astronauts should accompany them to the International Space Station. That means they believe the credibility of our astronauts. The Artemis agreement was solicited by them. They also put the offer that we should be part of their semiconductor consortium. So, what I'm not talking anything subjectively. I'm talking of what the world is saying. Now the point is that if you, and something to celebrate, like when we reached fifth economy, we were 10th economy in 2014. When we reached fifth economy, there was huge celebration across, except for some of the cynics. But I was pleasantly amused that celebration also because we had overtaken United Kingdom. Similarly, as was mentioned this morning, I think also by the Raksha Mantri, the same America, which took off much earlier than us, has today generated for us a revenue of $174 million US by hiring our launching pads. And out of that, $157 million have happened only in the last 9 years, almost 90%. We were talking of Himalayas, we are talking of oceans. We have a huge resource of biodiversity. But, Honorable Speaker, sir, you know, in 2014, the number of biotech startups in India was only 50. 50. Today, it is 6,000. Our biotech economy, because we have entered into biomanufacturing. Now, in the next part, let's put our heads together and try to understand why this has happened.
because many of us don't feel comfortable that it has happened. Our biotech economy in 2014 was $10 billion. So in 70 years, 10 billion. Today it is 80 billion, 8 times higher in 9 years. So virtually 1 billion every year we have increased. And the projection is 150 billion by 2050. Now the question is, notwithstanding Nehru or not Nehru, something might have happened which the world says India has gone on fast track. जब कोई खिलाड़ी जो सुस्ता के चल रहा था, जिसको दुनिया बहुत संजीदगी से लेती नहीं थी, वो इतनी तेज रफ्तार दौड़ में आ गया कि दूसरे लोग चौकन्ना हो गए, तो आखिर पूछना तो पड़ेगा क्या बूस्टर खाया उसने, उसको कौन सा दूध पिलाया गया, उसको कहां से ऊर्जा आई। हम बात नहीं कर रहे किसी प्रधानमंत्री की, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या कोई जादू की छड़ी चली होगी। The world today is looking up to us. So the reason, space. Why had other countries progressed? Because they had not confined themselves only to the narrow domain of the public sector. And it's my belief also that time has come when the demarcation between public and private is going to vanish away. Today we have heavy engagement of the industry in ISRO after the new policy came in 4 years ago. We have set up an interface agency called InSpace. InSpace, that stands for Indian Space Application Corporation, something like that, which coordinates between private sector and public sector. And the head of that is a person from corporate sector. He was working with one of the corporate houses, not a government person. नहीं वो भी आते हैं, that is different. वो भी आएंगे. That case, no, India has won that case. Dada, India has won that case. I'm coming to that later on. I'll come to that. That is a legacy problem. Now, and then a new PSU has been set up called NSIL, New Space India Limited, to collaborate with the private companies, which has led to a sudden upsurge in investment. It's been thrown open. And coupled with this will be the National Research Foundation of India, of Bharat, which has been given a truly Bharatiya name called Anusandhan. So the name of Bharat's National Research Foundation is Anusandhan. And the hallmark is that nearly 80 or 75% of the budget would be from the non-government sources. If we have a 50,000 crore budget for 5 years, 36,000 crore will come from non-government sectors. It will be an umbrella body consisting of academics, scientists, researchers, huge presence of industrial representation. Also, sir, keeping the Indian context in mind, the Bharatiya context in mind, it will have representation from social sciences, from humanities, so that we do not lose out to our traditional ethos while deciding our future projects. And it will also decide what kind of collaborations do we engage in our foreign alliances so that we remain globally competitive. It will have a governing body, it will have an executive council, and the executive council will be headed not by a government secretary. Mr. Minister, just a minute. But by a principal Just a secretary. minute. The House was extended till 8 o'clock. I seek the permission of the House if we can extend it by another 1 hour. Sir, now. Thank you. So, what as an honest student of research, I am trying to understand what might have happened which has brought this quantum leap, which has generated a country worldwide interest in India. If there is something more to add, you can do that. But at least let's understand. It's not just for saying that now since this is the government in place and this has happened, this government has taken some measures. It has provided an enabling milieu which was lacking. We had no dearth of acumen.
We had so much of commitment, as was rightly mentioned by one of the members here, that Sarabhai, when he was not given transport facility, he carried the baggage on his carriage. But we did not. We gave him enabling environment so that they could put their potentials to the best use. Secondly, we were also, the deficiency was at the level of policy planning, at the level of the political leadership. We were waiting for other countries to come out with a new scientific application, use it. When it became popular, then we suddenly woke up. For example, I mentioned in the other house also, television, just take that example. It happened in America in 1950s. Dada knows more than me. The 1960 debate, presidential debate, was the determining point between Nixon and John Kennedy. And suddenly John Kennedy turned the tables on Nixon on the basis of a TV debate. In 1960 here, we were wondering, what is TV, what is debate, kahan hota hai screen, kahan se bolta hai? We had never seen, we had never heard. Here it came to close to 1970, that was also Chitrahar. That too somewhere in Delhi. In Tamil Nadu, sir, it came in 1975. The match happened. I was there. In Chepak, a test match happened. And the first time, a black and white television telecast was put up. So we waited 15 years for a new scientific innovation to be adopted in this country. Similar was the case with the computers. Today, look at quantum technology, which one of the members was mentioning. We are today among 3 or 4 nations, that league of elite nations, who are into quantum technology, and we have institutionalized it through mission, Indian quantum mission, or you can call it Bharat quantum mission, which was rolled out only 6 months back. Which government, which prime minister, it is for you to decide. It has happened now. In other words, it's a matter of pride for all of us. We are now not only have taken a giant leap, we are at the same level. And in certain ways, we are even ahead of others. If you take our medical science, again, going back to Premchandji's state, our Chitra there is producing medical equipment which is not only world class, which is cost effective. We have mastered this skill and shown it to the world. How to develop world-class space missions, world-class scientific equipment, world-class projects at a cost which is just 1/10 of the other cost. Yes, Sri Chitra. What I am trying to say, this is something that all of us have to feel proud about. Now, if you go, before I conclude, some of the landmarks that has happened, if you talk only in this space. During the last 9 years, we have not only confined ourselves to the launching of rockets. Rocket का launch होना अच्छा लगता है, एक अच्छा दृश्य बनता है. It is, you know, seeing a spaceship going to moon is a very romantic scene. It's because it's part of our fantasy. We have grown up seeing that. But there is much more to space technology than this. Today, space technology has entered every Indian household. We have not confined ourselves only to the launching of rockets. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, सारा स्पेस टेक्नोलॉजी से चल रहा है. सॉइल हेल्थ कार्ड चल रहे हैं. टेलीमेडिसिन ऑफ कोर्स इज देयर. स्मार्ट सिटीज, अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ब्रिड्ज, डिजास्टर मैनेजमेंट. We are number 1 in the world as far as our disaster forecast and prediction is concerned. That again, because earlier on, only radar was used for weather and other forecasts. Now we have combined it with space technology. I'm not saying that this should not have happened earlier, or maybe these are also march of times which happens. But we have done it wherever
we thought it could do it, we have done. We have done to the best of, which is, as the result of which is that our disaster inputs are now being seeded by neighboring countries. In 2017, precisely on the 5th of May, a South Asia satellite was launched, which is popularly also sometimes called SARC satellite, which is providing inputs to all the neighboring countries, including Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Bangladesh. Pakistan decided to remain out of it. It is to their disadvantage. And somebody said 600 crore is too much. The Raksha Mantri ji was trying to respond to that. I think the amount of money that we have saved simply by averting disasters is much more than the amount spent on Chandrayaan. And Aditya is just about 380 crore. Similarly, of course, somebody already mentioned the world record of 104 satellites launched in one go. We have some of our space projects are being cited as role models across the world. One of them is Swamitva program. Swamitva is a very fascinating program by which you map the land's reforms. So it eliminates the revenue departments, eliminates corruption, brings in transparency. You don't have to approach a patwari or a tahsildar, you can yourself access. So combining space technology with drones. Similarly, the other program which is being cited as a role model is Gati Shakti. Gati Shakti is another program we started by this government a few years back, where you have multiple layers. Whenever you are starting a new project, automatically you get the information. Where lies what? The forest, is it forbidden? It is prohibited. What about the rail tracks there, the rail pipes there? So you don't waste time and money. So some of our success stories are in fact being now cited in the rest of the world as well. And if we go simply by the scientific feats as such, I think somebody said scientists have gone abroad because you are not providing them enough. Yes, they went abroad because you didn't have startup avenues for them. You didn't have new institutes for them. If somebody did a course in space, either he had to get absorbed in ISRO or remain unemployed. Today we have opened up that. And as a result, many of these young scientists are willing to come back, and seeing that, we have now started a program called Vaibhav program under Department of Science and Technology, where we facilitate the return of a young scientist who wants to come back, and if he wants to take up a government job, we even give relaxation in the age, the upper limit of age. We are conscious of that because now they are finding avenues here. In fact, now this is going to be reverse brain drain. This happened because they were, now I was referring to Mr. Premchand's institute in Trivandrum, 160 admissions, 100% placement, but where? 60% of them went to NASA because you didn't have a place to absorb them. Now many of them are becoming startups. They are finding their own means. And this is a whole ecosystem which has been brought by this government. This also includes the new education policy, which is also called National Education Policy 2020. I said the other day, this National Education Policy should have happened several decades ago. I'm not saying in Nehru's time, but it made us prisoner of our aspirations. Somebody objected to that. I explained why. Suppose my father wants me to become a doctor. I don't get admission after class 12. What do? I do BSc, either botany or zoology. Then after that, what do? Civil services. I don't get, what do? I do MSc. Try for a teaching job, UGC, university. Don't get, what do? Do PhD. So I get stuck up in that stream. This National Education Policy 2020 gives you the liberty to go by your aptitude, to go by your taste. As you evolve, you can also make a choice. After class 12, if I don't get the choice of my stream or my subject or my profession, which I can change my subjects. I can have economics and botany. I can have economics and literature. It has exit entry. I can leave the college and come back. Once, sir,
Dada will be interested to listen. The Vice Chancellor of Cambridge University, about 5 years back, he was a professor of microbiology from the same profession, medical education. There the teachers don't retire in US. They carry on, like Dada continues. So here we have retired. So he is fond of me. Whenever he was here in India, he would call me up and I would go to see him. So he told me, Doc, I must compliment students from India. If I didn't have students from Bharat, my PhD would be closed. All my PhDs from India. So when I came out, after having met him, there was another doctor with me. I said, what is a compliment or otherwise? He said, what do you mean? I said, the old gentleman doesn't know. In his country, or a boy or a girl will go in for a PhD only if he or she has decided to devote the rest of the life to research. Here I go for a PhD for a trophy. Get a PhD in biotechnology, come back and become a manager in a computer company. Nobody knows. This disconnect between education, learning and skill and the vocation you follow was happening because of the old education policy. And you produce a huge lot of population who came to be very infamously known as educated unemployed, sitting at dharnas outside all the political offices. So this whole ecosystem is what is going to change the entire face of India and make it globally much, much more acceptable, competitive. And when we say in the next 25 years, we will be reaching that spot. We have already started the journey. The world is looking up to us. Gone are the days when India was looking for cues, India was waiting to be led by others. Today, world is ready to be led by Bharat under the leadership of Prime Minister Modi. Thank you, Speaker sir. Thank you very much. Sri Adhiveshan Chaudhary ji. Dinner after 8 o'clock is a convention. Thank you, sir. Sir, already we have got a plentiful of rigmarole statements from our Honorable Minister. He has already journeyed from Alpha to Omega to convince us that everything in this dispensation has been going hunky-dory. But the ground situations are at variance with the congratulatory remarks in all respects shamelessly made by Honorable Minister. See, the issue is that today we have been engaged ourselves in the discussions of Chandrayaan-3. Sir, you know that the space explorations of our country make all the Indians proud of it. And on 23rd August, the entire country was waiting with bated breath to observe the soft landing of Vikram on the surface of Moon. The lander modules, Chandrayaan-3, were deboosting, which reduced to the orbit to 25 into 134 kilometers around the Moon. Then power descent began at 5:45 p.m., 27th August. A few terms of that landing also caught our imagination. A rough braking phase 1, second, attitude hold phase, third, fine braking phase, fourth, terminal descent phase. And there was a talking point across the nation that 15 minutes terror
So all the people of our country were praying to the God or to the Supreme Being to ensure the decent landing on the surface of moon. We have observed vividly the horizontal position of the lander to vertical position before gentle descending. So certainly now Vikram and Pragyan are in deep sleep. Certainly all the people of our country will be praying again for their waking up afresh. Certainly it will be our prayer also. Sir, first of all, I must propose to this government, to the minister and to the House, कि हमारे देश की राष्ट्रपति उनकी नेतृत्व में सारे इसरो को साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 ये विजन सफल किए, उन सब के लिए एक समारोह सभा का आयोजन करें, जिसको हम कहते हैं कि फैसिलिटेशन, और ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाए, राष्ट्रपति भवन में किया जाए, और वहां हम सब एमपीज को बुलाया जाए, क्योंकि हम सब देशवासियों के साथ साथ तहे दिल से उन सारे हमारे साइंटिस्टों को संबर्धना देना चाहते हैं। क्यों हर चीज में हमारे देश की राष्ट्रपति जी को हमें नजरत देखने को मिलते? ये एक्सक्यूज मी, बताओ। राष्ट्र इन डिबेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए राष्ट्रपति का नाम या उनका जानकारी इस सदन को नहीं देना है। ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? ये बात राष्ट्रपति क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये क्यों सजेशन दे रहे हैं? 352(6) ये डेरोगेटरी है। ठीक है, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, क्या ये करे कि राष्ट्रपति करे? विषय पे राष्ट्रपति को बुलाए, क्यों हर चीज में राष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है? ये डेरोगेटरी है। हेलो, मेरा है कि इसरो के सभी साइंटिस्टों का हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और सभी के द्वारा सम्मान किया गया है, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी होगा, मगर पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपना बात शुरू काइंडली कन्फाइन टू द सब्जेक्ट। सर इसमें गलती क्या है सर? मैंने कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी की अगुवाई में सारे इसरो की साइंटिस्ट को बुलाया जाए राष्ट्रपति जी भवन पे, वहां हम सब जाएं और सब मिलके हमारे साइंटिस्टों को हम संबर्धना दे। इसमें गलती क्या है, अन्याय क्या है, ये तो बताइए। हेलो, आपकी संवेदना से हम आपको उसका संज्ञान लेते हैं, मगर पॉलिटिकली स्टेटमेंट पॉलिटिकल नहीं है स्टेटमेंट। मैं दिल की बात करते हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, मंत्री जी कुछ टिप्पणी करना चाहिए। अगर अधीर जी का सुझाव नोट भी कर लिया जाए तो प्रश्न ये उठेगा कि 17 साल नेहरू जी रहे, उन्होंने ही स्पेस का काम शुरू किया, फिर इंदिरा जी ने 1969 में इसरो कायम किया, सारा सुबह से आप बोल रहे हैं, तो एक बार अगर उस समय ये प्रेसिडेंस स्थापित कर देते तो आज चल रही होती। ठीक है, मैं बोल, ठीक है, विषय पे आओ, हमारे विषय पे आओ। मंत्री जी, प्रेसिडेंट तो बनाने वाला एक ही आदमी है,
नहीं नहीं प्रेसिडेंट्स बनाने वाले एक ही आदमी है हमारे देश में। हेलो, इस प्रकार की टिप्पणियां मत करो, विषय पे आओ। बात यह है कि जब राकेश शर्मा ने स्पेस में घूम रहे थे, आपको याद होंगे, प्रधानमंत्री जी उस समय इंदिरा गांधी जी उनको ये पूछी कि राकेश कैसे लग रहे हैं ये हमारे हिंदुस्तान को देखने के लिए, तो उन्होंने जवाब में कहे कि सारे जहां से अच्छा। तो बार बार वो टोकते रहे, तो उनको साथ हमें समय बर्बाद ना करें। सर, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात किए हैं, ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति जी की जिक्र किए हैं। टिप्पणी करते हैं। राकेश शर्मा का मिशन हिंदुस्तानी मिशन नहीं था, वो एक सोवियत मिशन था। वो अपनी कैपेसिटी में उसमें गए। जो गगनयान है उसका नट बोल्ट से लेकर के हमारा जो एस्ट्रोनॉट तक है वो हिंदुस्तानी होगा। ठीक है। अच्छा, रशिया से हथियार नहीं लेते हैं आप? आज की हमारे देश की जो हथियार फौजों के पास है, अधीर जी, मेड है। अधीर जी, ये पीछे जनरल सब बैठे हुए हैं, बीके सिंह सब बैठे हुए हैं पीछे। रशिया से आप हथियार नहीं अपनाते हो? क्रायोजेनिक इंजन रशिया से नहीं लाते हो? ये हर बात में मैं तैयार हूं, कोई एड्रेस टू चेयर। देखो, मंत्री करते हैं, मैं नहीं करते। मंत्री जी करते, मैं नहीं करते। ये मंत्री जी को तमीज सिखाना जरूरी है। सर, मैंने इसलिए ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए। ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए, तमीज का। सर, मैंने इसलिए राष्ट्रपति के नाम जिक्र किया, इसके पीछे एक वजह है। मंत्री जी अगर ध्यानपूर्वक सुने तो मैं खुशी होंगी। मंत्री जी थोड़ा सुनो मेरे बात। माधवन, what evidence are you going to show before the world that we reach the moon? किसने पूछा था? APJ Abdul Kalam. Who was Madhavan Nair? The chairman of ISRO. Prior to the launch of Chandrayaan-1 2008, डॉक्टर कलाम ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम ने उनको सजेशन दी कि when we carried out mission to Everest and Antarctica, we placed our flag there. In the case of the moon mission, we are relying to convince the world with a lot of digital data. Don't you think we should do something more? राष्ट्रपति पूछ रहे हैं इसको, इसरो की चेयरमैन को। और इसरो की चेयरमैन कलाम साहब ये रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थी। और ये माधवन नायर के अपने बयान है कि दैट दिस सिंपल वन क्वेश्चन modified his entire perspective, giving birth to the concept of the moon impact probe carried abroad Chandrayaan-1. That means moon impact probe Chandrayaan-1 की सबसे पहले चांद की सतह पर जो टक्कर मारी थी। Chandrayaan-3 lands on the moon today. We recall when India first planted a flag on the moon. दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी announced India's moon mission in his Independence Day speech 2003. This should be India's first foray outside Earth's gravitational pull and the most challenging task undertaken by the ISRO until then. 5 years after Vajpayee's announcement on October 22, 2008, a PSLV blasted off from ISRO's launch site at Sriharikota, beginning Chandrayaan-1's journey to the moon. The PSLV initially placed Chandrayaan-1 on a high elliptical orbit around Earth. Over the next 3 weeks, the spacecraft carried out some highly complex, extremely precise maneuvers to finally orbit the moon. India's maiden attempt to put a spacecraft into precise orbit around the moon was a complete success, but this was not enough.
This was not enough because the MIP with the national flag inscribed on it comprised 3 instruments: a mass spectrometer, camera, altimeter. सर, मैं क्यों राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, आप सुनते जाओ. The MIP was scheduled to be dropped on the lunar surface on November 14, 2008. An hour before this sequence was to be initiated, Dr. Kalam entered ISRO's control room at Pune, Bengaluru. Nair depicted the scenario that I arranged spice buttermilk, his favorite, for him and explained the details of the mission. He went around the newly built control room and appreciated the internal architecture as well as the sophisticated instrumentation. Nair writes about Kalam's visit. Dr. Kalam was excited to see the most modern setup and remarked that it felt as if he was in Wonderland. मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2008 साल में India has entered the elite club of space exploration countries. Program, and you are complimenting APJ Kalam, Rashtrapati, for having taken a close follow-up, both of them elected by the BJP. Absolutely. I must appreciate it. Before returning to Delhi, however, he made a notable suggestion. Before returning to Delhi, he made a notable suggestion to name the impact site after Pandit Nehru, on whose birthday the landing was made and whose vision was crucial to the creation of ISRO. After receiving appropriate permission from the government, the site was named Jawahar Sthal. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डॉक्टर कलाम जी ने उनकी तरफ से ये सिफारिश की, उसके बाद जौहर स्थल बनी हमारी चाँद की सियात में. उस समय ये कोई मैं बोलने हर बात पे अगर मोंटी टोकते रहे तो कहाँ जाऊं मैं. The difference, we did not name it Modi Point. We have named it Shiv Shakti Point and Tiranga Point. बहुत अच्छा किया. You made it Nehru Point and Jawahar Point. मैंने क्या किया? अब्दुल कलाम ने सिफारिश की. अब्दुल कलाम ने उनकी कहने पर होना. No. It was the UPA government which cleared this decision. President Rashtrapati is no way privy to take this decision. The decision was taken by the then PMO headed by Dr. Manmohan Singh. No, don't mislead the House. No, I am not misleading the House. Department of Space is directly under Prime Minister's office, and the decision was taken by the then PMO. अच्छा, ठीक है. It was cleared. अच्छा, ठीक है. बैठिए. अच्छा, देखिए, there is a proverb that the crow sometimes the chicken crows as if because of his crowing the sun rises. मुर्गी बांग लगाते हैं और मुर्गी बांग लगाने के बाद जब सूर्योदय होते हैं तो मुर्गी सोचते हैं कि उनकी बांग पे ही ये सूर्योदय हो चुके हैं. मुश्किल आप लोगों के लिए यही है. See, India's सर बुरा मत मानिए, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम सुने होंगे आप लोग. एक मिनट, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू जंग में, अधीर जी, नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के जब जंग हुई थी उसमें उनकी समाप्त हो गए, खत्म हो गई. तो उनकी आत्मा चंद्रयान पे आइए. एक मिनट, उनकी आत्मा पुनर्जागृत होते हुए पहले अमेरिका सफर किया. आप डेविएट हुए. अमेरिका सफर जब करते थे तो नेपोलियन की आत्मा अमेरिका को देखने के बाद टिप्पणी करते हैं कि अमेरिका में इतना औजार है, असला है, अगर ये मेरे पास रह जाते तो वाटरलू नहीं होते. तो फिर घूमते घूमते इजराइल में आए नेपोलियन बोनापार्ट की आत्मा. तो इजराइल में आने के बाद उनकी ये टिप्पणी हमें सुनने को मिलता है कि अगर इजराइल जैसे खुफिया एजेंसी रहते हमारे पास, मोसाद जैसे, तो हमें कोई हराने नहीं सकते. धीरे धीरे वो हिंदुस्तान में आए और मोदी की जमाने के सारे दृश्य देखने के बाद उनको ये लगा कि अगर मोदी जी रहते
इवेंट मैनेजमेंट इस तरीके के होते रहते तो वाटरलू युद्धों की बात किसी को पता ही नहीं होती। अधीर जी आप विषय पे आइए। तो यही अधीर जी विषय पे आइए। Sir, India's experience in rocketry began in ancient times when fireworks were first used in the country, a technology invented in neighboring China and which had an extensive two-way exchange of ideas and goods with India, connected by the Silk Road. Military use of rockets by Tipu Sultan during the Mysore War against the British inspired William Congreve to invent the Congreve rocket, predecessor of modern artillery rockets. In 1804, after India gained independence from British occupation in 1947, Indian scientists and politicians recognized the potential of rocket technology in both defense application and for research and development. Recognizing that a country as demographically large as India would require its own independent space capabilities and recognizing the early potential of satellites in the fields of remote sensing and communication, these visionaries set about establishing a space research organization. ये इसका इतिहास है। सर मुझे समय दीजिए क्योंकि मुझे बोलना है। सर ये इसका इतिहास है। सर in 1947 Homi Bhabha wrote to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru to set up a separate branch of science for atomic energy. Shortly after the Atomic Energy Commission came into existence in 1948, Bhabha was in charge of that commission. Nehru famously said, it is science alone that can solve the problems of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstitions and deadening customs and tradition, of vast resources running to waste, or a rich country inhabited by starving people, who indeed could afford to ignore science today. At every turn, we have to seek its aid. क्या हुआ सर? सर काफी समय हुआ है। काफी समय हुआ है। नहीं सर मैं ये कहना चाहते हैं, सुबह से हम सुनते आते हैं, मैं ये इंडियन स्पेस ऑडिसी को बताना चाहते हैं, इंडियन स्पेस ऑडिसी को कहना चाहते हैं। 1963 the first sounding rocket, Thumba Equatorial Rocket Launching Station in Kerala. 1969, the Indian Space Research Organization is founded. It replaces the Indian National Committee for Space Research set up by the government of India in 1962. 1975, the first Indian satellite Aryabhatta is launched into space from a Russian facility on April 19. The first Indian experimental remote sensing satellite Bhaskara 1 is placed orbit with TV cameras on board to study hydrology and forestry and geology. 1980 satellite launch vehicle, India's first experimental satellite launch vehicle, is successfully launched from Harikata. 1982 communication satellite INSAT-1 is launched. 1984 as part of joint Indo-Soviet mission, India cosmonaut Rakesh Sharma spends over a week at Salyut 7, a Russian orbital station. 1987, first developmental flight of augmented satellite launch vehicle failed to send SOS-1 into orbit. 1988, Indian remote sensing satellite IRS-I1 and communication satellite INSAT-1 are launched. 1992, ASLV successfully launches. 1993, PSLV fails to place IRS-I orbit. 1994, PSLV successfully launched. 1999, PSLV launches more than one satellite for the first time. 2001, the first developmental flight of GSLV inject GSAT-1 into a geosynchronous transfer orbit. 2002, PSLV launches India's first dedicated meteorological satellite Kalpana 1. 2003, PSLV puts IRS-PG P6 carrying a 1,360 kg payload into orbit. 2004, first operational flight of GSLV successfully launches. 2005, the first mission to take off from the second launch pad Sriharikata. 2007, after significant hard work, PSLV successfully launches. अधीर जी बोलने दीजिए सर. हेलो सर हो गया. 2008, India's first lunar probe Chandrayaan-1 is launched successfully aboard the upgraded PSLV XL. 2013, PSLV 25 flight launches. 2014,
लॉन्च व्हीकल काइंडली कंक्लूड काइंडली कंक्लूड। सर जल्दबाजी उनको इतना मौका दिया, मैं तो हमारे सारे विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। 2016 इसरो सक्सेसफुली टेस्ट पर स्क्रैम जेट इंजन, आपकी जमाने की बात करते हैं, आपको तो खुशी होना चाहिए। 2017 वेरिएंट ऑफ LBM-3, 2018 सेकेंड ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट, 2019, 20, 21, 22, 23 ये सिलसिला चलता है। ये किसी एक सरकार की, कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। जिस तरीके से आप लोग भजोना कर रहे हैं ना, वो भजोना करने की जगह ये नहीं है। हमारे जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट की मेहनत से, इनकी पसीना से सर आज इस कामयाबी पे हम पहुंच पाए हैं। ये सबको सराहना करना चाहिए। सिर्फ मोदी भजोना करने से नहीं ऐसा मत बोलो सर। पूरा सदन साइंटिस्टों का रिस्पेक्ट करता है, मैं पूरा सदन करता है। अध्यक्ष महोदय की बात मत करो। अध्यक्ष महोदय मैं लगभग 1.5 घंटा बोला हूं, मुझे बताया गया। मेरी प्रार्थना है उसमें गिना जाए कितनी बार मैंने मोदी जी का नाम लिया और कितनी बार इन्होंने नेहरू का नाम लिया। सर मैं आपकी ये तो सिर्फ नेहरू के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर 2023 में नेहरू थे क्या, उनका भी जिक्र किया मैंने। 2023 के नेहरू है क्या? देखिए डॉक्टर साहब बस हो गया। आई एम आस्किंग हिम टू कंक्लूड नाउ। सर एक मिनट, मुझे बुरा लगा डॉक्टर कि आप निकाल देंगे कि आप हमारे कलाम साहब को साइकिल पे जो रिकॉर्ड से निकाल देंगे निशिकांत जी। अच्छा अध्यक्ष महोदय नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया है। अगर आप कुल मिलाकर के देखें देश भर में कितनी संस्थाएं एक ही परिवार के नाम पर हैं, तो एक वो अपने में अलग कहानी है। कितने कॉलेज, हर कॉलेज का नाम उसी परिवार के नाम पर, हर विश्वविद्यालय का उसी परिवार के नाम पर, हर स्कूल का उसी के नाम पर, हर वैज्ञानिक संस्थान का उसी परिवार के नाम पर, इस हर एयरपोर्ट का उसी परिवार के नाम पर। मोदी जी ने उस प्रथा को, उस परंपरा को बदल करके एक नया तहजीब, एक नया वर्क कल्चर देने का प्रयास किया है। अधीर जी आप अभी कंक्लूड कीजिए। मेरी बात पे कितना बाधा हुई आप खुद देख लो सर। आप आगे बोलो। सर मैं ये कहना चाहती कि सुबह से संस्कार की बात हो रहे थे, सुबह से राजनाथ सिंह से लेकर हमारे जितेंद्र जी भी ये संस्कार की बात करते हैं। क्या हम संस्कार नहीं मानते? क्या हमारा संस्कार क्या है जानते हैं? हमारा संस्कार ये है, रुचिनांग बैचिकता दीजू कुटिलो नाना पोतो जूशांग नीनु में को गम्मस्तोशी पयो समरना बोइबो। नदी की जन्म कहीं भी हो सकते, और नदी बर्फ पिघलने के बाद जब पानी में तब्दील होते, शहर, नगर, गांव, बंदर से गुजरकर समुद्र में जाकर मिलते। वो समुद्र नदी के लिए सच होता है, सत्य होते हैं। ये सत्य हिंदुओं के लिए ईश्वर है, मुसलमानों के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए ख्रिस्ट है, बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध है। ये हमारा संस्कृति है। ये संस्कृति को मानने के चलते आपको आगे निकलना पड़ेगा। सर चलो सर ये संस्कृति की बात करते हैं, इनकी प्लीज कंक्लूड इट। They should not confuse science with superstition. They should not confuse culture with communalism. That is my suggestion to them. Sir, we can feel proud of what our country achieved in medical science at one point of time. We worship Lord Ganesha. There must have been some plastic surgeon at that time who got an elephant's head on the body of a human being and began the practice of plastic surgery, quoted by Prime Minister. I do not know the name of the Prime Minister, but certainly the Prime Minister is a proactive, progressive Prime Minister. जिन्होंने ये कहा था। Conclude. Please conclude it. Sir, so इसलिए मैं कहते हैं। We have so many other speakers also. Sir, kindly conclude. मगर सर मैं काफी लंबा बोले। मैं संस्कार की बात करता हूँ। सर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा बोले। सर हमारे गीता बोलते हैं, सर हमारे गीता बोलता है डॉक्टर साहब, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते, आन भद्रा क्रद्भु यंतु विश्वते। सारे दुनिया की सारे ज्ञान अपनाओ,
इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। हमारा देश जुग जुग से सारे दुनिया को अपनाया है, यही हमारा देश की महत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेटेड इज डेथ। वंस मोर द वर्ल्ड मस्ट बी कंकर्ड बाय इंडिया, दिस इज द ड्रीम ऑफ माय लाइफ। कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद। And I wish that each one of you who hear me today will have the same dream in your minds and stop not till you have realized the dream. ये स्वामी विवेकानंद, यही हमारा संस्कार है। तो सर यहाँ मैं मंत्री जी को कहना चाहते, आप इंडेक्स की बात करते थे ना, इतना एड्रेस टू द चेयर एंड नाउ कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। सर ये मैं इसलिए बताता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए, हमारे पॉवर्टी इंडेक्स क्या है मंत्री खुद बताए। आप कहते कि इस समय राशि बढ़ा दिए हैं, नहीं। 10 साल पहले आज से आप 10 साल जूनियर थे, 10 साल बाद आज से आप 10 साल ओल्डर होगी। इसी हिसाब से बात करना चाहिए। हम लोगों को गुमराह करने के लिए बात ना करें तो बेहतर होगी। द एलोकेशन फॉर ISRO's एनुअल बजट इन 2023-24 स्टैंड्स 12,543 crore rupees. Shockingly, this amount reflects an 8% reduction compared to the previous budget, with a massive 32% slash in expenditure designed for space science initiatives such as Chandrayaan-3 and Aditya L1 mission focused on studying the sun. सर आदित्य L1 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लगरंजी पॉइंट के पार करने जाते हैं, लगरंजी पॉइंट तक जाना चाहते हैं आदित्य 1। सर 127 दिन 28 दिन की वक्त लगेगी। 15 लाख किलोमीटर की सफर तय किए हैं, वो सक्सेसफुली गुजर रहे हैं। सब हम उसके लिए भी, उनके लिए भी हम सब प्रार्थना करें कि उनकी यात्रा भी सफल रहे। सर श्री रितेश पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। अब खत्म करो। मैं राजनाथ सिंह को ये कहना चाहते हैं, सुबह राजनाथ सिंह हमारे धर्म और संस्कार के बारे में बार बार कहते थे। मैं ये कहना चाहता कि आइंस्टाइन समराइजेस द कोएग्जिस्टेंस बाय राइटिंग द साइंस विदाउट रिलीजियन इज लेम, religion without science is blind. That should be kept in mind. Thank you, sir. Thank you. भारतीय संस्कृति क्या होता है जानते हैं? सर लास्ट भारतीय संस्कृति बात करते हैं, अपने कमाओ अपने खाओ, ये प्रकृति है। दूसरे से लूटकर अपने खाओ, ये विकृति है। खुद कमाओ सबके खिलाओ, ये भारतीय संस्कृति है। थैंक यू, थैंक यू। श्री रितेश पांडे जी। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, मुझे धन्यवाद करना है अधीर रंजन जी का। दादा मुझे धन्यवाद करना है आपका कि जिस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सुबह इस चर्चा का आगाज हुआ था माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, आपने उसी मोड़ पर उसको ला करके समापन की तरफ लाया है। रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड, और संस्कृति को हाईलाइट किया। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे आज चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और साथ साथ बहन कुमारी बालियावती जी का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस भव्य सदन में पहुंचने का अवसर दिया है। वेरी गुड। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतने हीटेड डिस्कशन के बाद एक शेर का पहुंचना यहां पे जरूरी है। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। ये शहरयार साहब का एक शेर है, मुश्किल नहीं है अगर कुछ ठान लीजिए। आज ये शेर उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जिन्होंने भारत की उस वक्त आलोचना की थी जब भारत ने अपना ध्यान अंतरिक्ष की ओर केंद्रित किया था। उन्होंने कहा था, और मैं ये कोट कर रहा हूं, ये कुछ विदेशी पत्रिकाएं थी जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्या जो देश गरीबी, असमानता, शौचालय की अपर्याप्त पहुंच से जूझ रहा है, क्या उसको अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान देना चाहिए? उस समय इस आलोचना का जवाब देते हुए इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के कथन
को याद करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो विकासशील देश में अंतरिक्ष गतिविधियों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं। हमारे लिए उद्देश्य की कोई अस्पष्टता नहीं है। हमारे पास चंद्रमा या ग्रहों या मानव युक्त की खोज में आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कल्पना नहीं है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि यदि हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रों के समुदाय में एक सार्थक भूमिका निभाना है, तो हम मनुष्य और सामाजिक वास्तविक समस्याओं के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में किसी से भी पीछे ना रहें। यह अत्यंत ही जरूरी था। आज भारत की आंतरिक सोच से मिली सफलता इनके लिए एक करारा जवाब है और हमारी सफलता का एक परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। आज देश को इसरो द्वारा अंतरिक्ष सोच से आपदा प्रबंधन, संचार प्रसारण में, हेल्थ केयर में, शिक्षा में, ग्रामीण विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में, ऐसे कई क्षेत्रों में आज हमें सफलता मिल रही है। उनसे जो है निपटने के लिए हमें पहले से जानकारी मिलने का कार्य हो रहा है। अनुमान है कि अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 10% की भागीदारी हो जाएगी, जो मौजूदा सिर्फ 2% पे है। ये एक दशक के अंदर इसरो की उपलब्धि होने जा रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इंडिया ने उच्च स्तरीय स्पेस उपकरणों का निर्माण देश में ही करना शुरू कर दिया है और इसरो ने विदेशी सैटेलाइटों के अंतरिक्ष में भेजने से 144 करोड़ रुपया धन अर्जित भी किया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने 381 उपकरण 34 देशों के लिए अंतरिक्ष में भेजने का काम किया है। यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस शोध और उपकरण निर्माण में आगे बढ़ रहा है। देश में प्राइवेट सेक्टर की लगभग 400 कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन इस उपलब्धि पर गर्व करने के साथ साथ अब तक के कुछ अनुभवों को लेते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ चुनौतियों को संज्ञान में लेना चाहिए। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा, शोध, अनुसंधान के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम अपने समकक्ष और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो शिक्षा और शोध पर खर्च के मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। इसे अगर समय से नहीं सुधारा गया तो हमारी अग्रणी भूमिका को बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस मैं खत्म कर रहा हूं सर, ज्यादा समय नहीं, 2 मिनट और। देश में विज्ञान और तकनीक की संस्थाओं में निकलने वाली प्रतिभाओं का एक अच्छा खासा हिस्सा पलायन कर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाएगा या कैसे कम किया जाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हमें इस क्षेत्र में निवेश करने की जरूरत है और उसी के साथ साथ बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जिसमें शिक्षकों के पद खाली हैं, वैज्ञानिकों के पद खाली हैं, टेक्नीशियन के पद खाली हैं। कभी कभी तो सुनने में आता है कि वेतन देने में देरी हो रही है और भत्ता देने में भी देरी हो रही है, समुचित मानदेय नहीं मिलता। ऐसी शिकायतें न पैदा हो, इसके ऊपर खासा ध्यान सरकारों को देने की जरूरत है। अंत में पुनः मैं इसरो को इस वैज्ञानिक अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार से अपील करूंगा कि इसरो को कोई कमी ना आने दी जाए। और अंत में मैं, जैसा कि यहां पे पूरे देश के साइंटिस्ट ने और हर जगह से उपकरण आए और देश के पूरे साइंटिस्टों ने इसमें भागीदारी निभाई है, मैं उत्तर प्रदेश से भी रॉकेट वुमेन के नाम से चर्चित ऋतु श्रीवास्तव जी का, धर्मेंद्र प्रसाद यादव जी का, सुमित कुमार जी का और आशीष मिश्रा जी का और आलोक पांडे जी का, हरशंकर गुप्ता जी का, तमाम लोगों का, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का पूरे देश की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अंबेडकर नगर में भी इन सब लोगों के अचीवमेंट्स को देख के ऐसी प्रतिभाएं निकलना शुरू हो गई हैं। अंत में एक शेर के साथ खत्म करूंगा सर कि जमीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक, जरा परवे मुश्त खाक तो देख कहां तक जा सकते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रीमती जी माधवी जी। Thank you, Chairman sir, for this great opportunity to speak in this new and very beautiful Parliament House.
Sir, on this auspicious moment, I feel very happy to express our great achievement of Chandrayaan-3 success by the ISRO scientists under the leadership of Sri Somnath and his team, and also the great support of our dynamic Prime Minister of India. Sir, because of soft landing on the lunar surface, India becomes the first country to land a spacecraft on the moon's solar region, South Polar region, on the August 23rd, 2023. The primary goal of landing a spacecraft on the moon will also conduct scientific experiment to study the moon's environment, including its history, geology, and potential for resources. Through this mission, India will not only access to wealth of knowledge about lunar surface, but also potential for human habitation in the future. I congratulate the entire ISRO for the success of the Chandrayaan-3 because this achievement, our country entered an elite club of nations achieving such a feat, the others being the USA, China, and Russia. This achievement will also help the India boost its share in the global space business. Currently, our share in the global space business only 2% in the $600 billion industry. Now, India's space program becomes self-reliant. ISRO has created history because of ISRO scientists' hard work, courage, commitment, and their achievement, inspiring the 140 crore people of our nation and also young generation of our country. Sir, as we celebrate ISRO achievement, let us also recognize the need for continued support of investment in the field of space research. Increased investment in the space sector, more collaborations, establishment and upgradation of scientific education institutions will result in enhancing our space research and operating capabilities. By doing so, we can look forward to even more groundbreaking achievements in the future, further elevating India's status as a global space superpower. Thank you for giving me this great opportunity, sir. Thank you. Thank you very much. Sri Sukanta Majmundar ji. आपने मुझे इस नए हाउस में और बहुत ही सुंदर हाउस में चंद्रयान पर बोलने के लिए मौका दिया और एक जो चंद्रयान की सफलता है, ये सफलता हमारे देश के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। देखिए, किसी भी देश को जाना जाता है कि वो साइंस में कितना आगे है, इनोवेशन में कितना आगे है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश साइंस और इनोवेशन के तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग जो बोलते थे कि जो लोग मंदिर बनाते हैं उनको साइंस नहीं आता, मोदी जी ने प्रूव कर दिया जिनको मंदिर बनाना आता है वो चांद तक भी पहुंच सकता है, चांद तक हम जा सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ देशों के फ्लैग में चांद होता है और कुछ देशों का चांद में फ्लैग होता है, और भारतवर्ष उस देशों में 4 गिने चुने देशों में पहुंच गया जिन्होंने चांद में पहुंचा। और साउथ पोल, जिसे सबसे डिफिकल्ट, इट इज कंसिडर्ड द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द मून, एंड इंडिया रीच देयर, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि की बात है। मैं डेटा देख रहा था, हमारी सरकार की काम के वजह से इंडिया आज 41 रैंक में है, 41 रैंक में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो 2015 में 2015 में हम 81 में थे जब कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी। मोदी जी ने उसको 41 तक ऊपर पहुंचाया है। आज हमारे साइंसदान, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं पहले उनका शुक्रिया करना चाहूंगा, और सारे देशों के हर पार्ट्स का साइंटिस्ट इसमें पार्ट लिया। और जैसे शशि थरूर जी आज सुबह बोल रहे थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट मे बी ए इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, वेदर इट मे बी ए स्मॉल कॉलेज in which some people studied physics, they have also contributed
इन दिस मिशन। बंगाल की बात करें तो जो बंगाल का उत्तरी पार्ट है, नॉर्थ बंगाल, जिसे सबसे पिछड़ा समझा जाता है, उसी नॉर्थ बंगाल से अनुज नंदी, कौशिक नाग जलपाईगुड़ी से, उसके साथ साथ बाकी हिस्सों से सुजय दोलोई, अमरनाथ नंदी, साइंटिस्ट एस शर्केल, निरंजन कुमार और मुकुंद कुमार ठाकुर, ऐसे बहुत सारे जो हमारे युवा साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यहां तक कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था 2010 to 13, उसी कॉलेज का एक फिजिक्स का स्टूडेंट इस मिशन से जुड़ा हुआ है। तो भारत का ये अपना मिशन है जिसे मोदी जी ने हमेशा जो बोला है आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत के जो सपना मोदी जी का है, ये चंद्रयान उसका एक जीता जागता सबूत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हम साइंस में भी, इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है, जो डेटा दिखाता है। उस दिन जिस दिन रोवर ने 23 अगस्त को चांद के सीने में हमारे देश का अशोक स्तंभ का जब चित्र बना दिया था, उस समय पूरा देश का सीना 56 इंच बन गया था। पूरा देशवासी 56 इंच का सीना लेके खड़ा हुआ था कि भारत भी कर सकता है। हम में भी काबिलियत है और हर एक में काबिलियत है। हमारे जो मित्र हैं जो संस्कार और कुसंस्कार की बात कर रहे थे, सुपरस्टिशन की बात कर रहे हैं, अधीरदा भी बात कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि ये है गणेश जी का सिर है, प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। संस्कृति क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है कि अधीरदा को याद आ जाता है कि प्रधानमंत्री गणेश जी को लेकर क्या बोले हैं, ये याद नहीं आता कि मोनिका बेस्रा नाम की एक महिला का ट्यूमर किसी के हाथ देने से वो खत्म हो जाता है और उस महिला को सेंट घोषित किया जाता है, उनका नाम अधीरदा को याद नहीं आता। ये संस्कृति में डिफरेंस है। और ये चंद्रयान का जो सक्सेस है, ये हमारे साइंटिस्ट और जो हर जगह में काम कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जितना भी पढ़ ले, लिख ले, जब तक अपने ऊपर गर्व नहीं होगा, आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साइंस में यूनिकनेस लाने के लिए पहली बात कंक्लूड करता हूं सर, कि पहली बात आपके अपने ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। और दो बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं कि कभी हमारे जो मेडिसिनल साइंटिस्ट थे, मैं साइंटिस्ट ही बोलता हूं, उन लोगों को ऋषि बोला जाता था, उन्होंने एक मंत्र की रचना करी थी, आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्तत्व दुर्लभ। अगर इसका मतलब निकाला जाए कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बना सकता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। थैंक यू। हाँ, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूड। तो इसका मंत्र का मतलब है कि हर अक्षर से मंत्र बन सकता है, हर आदमी में पोटेंशियल है, आपको जोजक ढूंढना है। तो इस नीति को सामने देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उसी के साथ इस घटना के बाद सारे देश ने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन सबसे अनोखा कांग्रेचुलेशन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। उन्होंने बताया कि राकेश रोशन चांद में गया था। अब तब से मैं ढूंढ रहा हूं ऋतिक रोशन एक बार मिल जाए कि उनसे पूछ लूंगा कि राकेश रोशन जी कब चांद पे गए थे और उन्होंने चांद पे जाके कौन सा फिल्म का शूटिंग किया था। थैंक यू वेरी मच। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भेज दिया चांद पे, बोला इंदिरा गांधी चांद में गया था। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस वाले अधीर श्री सुशील कुमार रिंकू जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਟੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ, ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮਾਨਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
Shri D.M. Kathir Anand ji. Honorable Speaker, sir, today we gather here in this temple of democracy to celebrate the triumph not just for India, but for all humankind. The success of Chandrayaan-3 mission is a monumental milestone. As a proud Tamils, we have an extra layer of joy and pride in achievements of our country in the realm of space exploration. The Tamil people have a rich history of pioneering in various fields, and today we see that same spirit reflected in the advancements India has made in space. Many from our community have been a part of this grand endeavor, contributing with their expertise, knowledge and passion. The poetic beauty of our ancient Tamil literature speaks of the Panchabhutangal, that is Neer, Neruppu, Nilam, Kaatru, Agayam. Humans have the ability to conquer all five and go greater deeds to the future generations. Today, it fills our hearts with joy to see that the dreams once written in the verses by our ancestors are now being realized as we reach out to the stars. The journey of Chandrayaan-3 is not just about reaching the moon, but also about the journey of countless minds who dare to dream. It is about the collective spirit of India and a special touch that the Tamil community adds to this vibrant tapestry. In a world where technological prowess defies the future, it is heartening to see our nation with the significant contributions from Tamil leading the way and carving our place in history. Congratulations to everyone for this success. The space science has got a unique space in the ancient India. From Aryabhatta to Abdul Kalam, the contributions of India to the space science is monumental. Our pride in the success of Chandrayaan-3, not just by a moment of joy, let it be the stepping stone for our younger generation, inspiring them to a big dream, aim high, contribute passionately to every evolving story of our great nation. The success of Chandrayaan-3 is an exceptional feat, not just for India, but for all of humanity. It stands as a testament to the power of human perseverance, innovation and collaborative spirit. In a world that often sees nations divided, it is heartening to witness the unification of people across the globe coming together to applaud India's space prowess. Chandrayaan-3 mission has not only expanded our understanding of our only natural satellite, the moon, but it also showcases how far we have come in mastering the art of space exploration. The name Chandrayaan literally translates mooncraft, and just as the name suggests, this craft has been instrumental in carving India's signature on the lunar surface. With this mission, India has once again demonstrated its commitment to the pushing boundaries of science and technology. Dedication, hard work and relentless pursuit of excellence displayed by all Indian Space Research Organization, ISRO, and its team of scientists, engineers and support staff are nothing short of inspiring. But beyond the technological marvel, there is a bigger story to tell. It is a story of hope, determination and belief that no dream is too expensive to achieve. The success of Chandrayaan-3 is a reminder to every child gazing up at the stars that their aspirations, no matter how distant they seem, are always within the reach. This mission has shown the seeds of curiosity in millions, igniting imaginations and inspiring future generations to a dream even bigger. The ramifications of such success are manifold. Beyond the scientific knowledge we gain from studying the moon, the advances in technology trickle down to the benefit of various sectors: healthcare, communication, transportation and beyond. Furthermore, it fortifies India's position as a leader in the global space community, paving the way for even a more ambitious ventures in years to come. Let us take a moment to appreciate every single person who contributed to making the Chandrayaan-3 mission a roaring success. This is through their tireless efforts, sleepless nights and unparalleled passion that we stand here looking towards the stars with a renewed hope of excitement. The Chandrayaan-3 mission is not just a story of success for India, but a beacon of inspiration for the entire world. Thank you, sir. Thank you very much. Shri Asit Kumar Malji. Honorable Chairman, sir, many thanks for giving chance to say something.
Mr. Saugato Rai, senior most member of parliament, he told details about Chandrayaan 3. I am fully agreed with him. Sir, yet I want to say one word. I would like to convey my heartiest congratulations to the scientist ISRO. Sir, the success of Chandrayaan 3 has raised our country on a glorious position in the world. I would like to draw a kind attention of the Honorable Prime Minister in order to look in the problems of the scientist ISRO, especially as if they do not suffer from monetary problem. सर, बहुत खुशी के बात है, वेस्ट बंगाल में बहुत साइंटिस्ट इसरो में है, लेकिन हमारा बोलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से एक साइंटिस्ट विजय कुमार दाई चंद्रयान 3 में काम करता है। हमारा जिला बीरभूम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका एमपी प्रेजेंट है सर शताब्दी राय। तीनों साइंटिस्ट चंद्रयान 3 में काम करते हैं। सोमजीत चटर्जी, मुशर्रफ हुसैन, दीपज्योति धर एक खूब गर्व का विषय है। सब साइंटिस्ट का साथ ये चोरो साइंटिस्ट को फिर एक बार बहुत अभिनंदन करता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। श्री राजू बिस्ट जी। धन्यवाद सर। नाम लेके कौन क्या बोल रहा है? आपका बहुत धन्यवाद सर, चंद्रयान पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने जनधन योजना हो या चंद्रयान की योजना हो, सफलता के साथ जो है भारत का तो विश्व भर में दुनिया भर में मान बढ़ाई, बट चंद्रयान की सफलता ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सर, मैं अधीरदा को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। वैसे मैं उनसे उम्र में छोटा हूं और अनुभव भी बहुत थोड़ा है, बट फिर भी बैठे बैठे एक चीज मैं जरूर उनको कहना चाहूँगा और शायद कांग्रेस को ये चिंतन करनी चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने 7 साल तक जो है भारत में शासन किया और आज भी जो है नेहरू जी को स्थापित करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत था। सर, एक विषय कई बार सांसदों की तरफ से आया कि 1962 से जो है हम स्पेस मिशन की ओर आगे बढ़े। मुझे लगता है वो इंडिया का युग था, लेकिन उससे पहले भी जब भारत का युग था तब भी हम जो है स्पेस मिशन में आगे थे। अनुभव उदाहरण बहुत सारे, लेकिन मैं एक ही बात जरूर आपके सामने रखना चाहूँगा। आर्यभट्ट जी ने जो कोपरनिकस थे उनसे 1000 साल पूर्व ही ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। और सर, मैं एक दो चीज आपके सामने और रखना चाहूँगा। 1920 के दशक में भारत में मॉडर्न डे स्पेस रिसर्च शुरू हुआ। एसके मित्रा, नोबेल प्राइज विजेता सीवी रमन, मेघनाथ साहा जैसे साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च जो अग्रणी थे उनके माध्यम से हुआ। और फिर 62 में जो है जाकर के इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ। 63 में यानी 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया और इंडियन स्पेस रिसर्च 69 में जाकर के इसरो के नाम से कन्वर्ट हुआ। और इसरो ने अब तक जो है 90 सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए और इसमें से 48 स्पेस मिशन मोदी जी के समय में कार्यकाल में 9 वर्षों में हुए हैं। और इसरो ने ही पिछले 9 वर्षों में जो
48 स्पेस मिशन लॉन्च किए, उसमें से जो है 424 सैटेलाइट साथ लेकर के गए थे। सो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम भारत सरकार का बजट भी देखें 2013-14 में जहां 5,615 करोड़ हुआ करता था, 2023-24 में बढ़ के 12,500 करोड़ से अधिक है। और कई सारे फॉरेन सैटेलाइट भी जो है इसरो ने लॉन्च किए हैं। 3,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है और यह आमदनी पिछले 9 साल में करीब करीब उसका 90% हिस्सा जो है पिछले 9 साल का ही है। सो ये बहुत सारी उपलब्धियां रही सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र से भी दार्जिलिंग तराई डुवर्स से भी निरुपम शर्मा जो मिरिक दार्जिलिंग के थे, अनुज नंदी जो इस्लामपुर नॉर्थ दिनाजपुर के थे और कौशिक नाग जी जो जलपाईगुड़ी के थे, ऐसे तमाम लोग जो है पश्चिम बंगाल से भी इसरो मिशन के जो है टीम के हिस्सा रहे। अगला हमारा टारगेट जो है गगनयान है। लेकिन सर मैं बंगाल की दृष्टि से एक दो विषय जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है बंगाल के हमारे सब टीएमसी के सांसदों ने भी रखा और हम सबको भी गर्व होता है कि बंगाल की इतनी बड़ी भूमिका रही और इतने बहुत अधिक संख्या में जो है उनका इस टीम में योगदान रहा। लेकिन आज बंगाल के सरकार को ये चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है, जो आज के युवा पीढ़ी को जिस तरह का संस्कार हम डाल रहे हैं, क्या आने वाले समय में भविष्य में वो गरिमा पश्चिम बंगाल की रहेगी क्या? आज देखिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है बम के लिए, बारूद के लिए, हिंसा के लिए, हत्या के लिए, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं उसके लिए, तुष्टीकरण के लिए, परिवारवाद के लिए और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के लिए। और मैं ये बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। प्लीज सर बस 2 मिनट, 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं ये गंभीरता और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अर्जुन दा वहीं बैठे, सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो वही है, उनसे पूछ सकते हैं वो। और इतना ही नहीं सर, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता यहाँ बैठे हैं, वो जवाब दे, 50% से ज्यादा यूनिवर्सिटी में रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। 8,500 से ज्यादा जो है स्कूल पश्चिम बंगाल में बंद हो रहे हैं क्योंकि टीचर को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। जो टीए है सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, ये वास्तविकता है। और सर एक बात और, कृपया समाप्त कीजिए। सीपीएम ने 35 साल तक बंगाल में शासन किया। थैंक यू। सीपीएम ने श्री जसवीर सिंह चिल्लाने अब बैठ जाइए। जसवीर सिंह गिल जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। आज मैं बधाई देता हूं पंजाब वासियों की तरफ से, हमारे देशवासियों को, इस देश को, हमारे साइंसदानों को और हमारे पंजाब के साइंटिस्ट जो महेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो इस चंद्रयान 3 मिशन में शामिल रहे, उनको कि ये देश के लिए एक गौरवमयी समय है। आज हम इसका जश्न मना रहे हैं। हम जश्न चंद्रयान 2 का भी जरूर मनाएंगे, चाहे वो मिशन विफल हुआ, मगर उसमें एक नियत साफ थी, एक साफ मेहनत की थी हमारे साइंसदानों ने। मैं आओ जश्न मनाएं चंद्रयान 1 का, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैं ये भी जश्न मनाना बनता है कि हम एक फूड डेफिसिट देश होते हुए, पंजाब के मेहनती किसान की वजह से आज हम फूड सरप्लस हुए। आज हर सरकार आई, हर प्रधानमंत्री आया, उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक काफी योगदान इस देश को मजबूत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स, आईटी, आईआईएम बनाए और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो एक हरी क्रांति जो लाल बहादुर शास्त्री जी लेके आए, इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान को निस्ताबूद कर दिया, और हमारे उनके बाद राजीव जी जिन्होंने एक टेलीकॉम और एक जो गाड़ियों में वो क्रांति लेके आए, नरसिम्हा राव जी
जिन्होंने हमारा कितना बड़ा ये काम किया और एक बार फिर जो आईटी क्रांति है उसका उन्होंने झंडा उठाया। वाजपेयी जी, उन्होंने दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया और जो मार्ग है या सड़क मार्ग है उसको बनाने में योगदान डाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसे बड़े काम किए, यहाँ तक कि जब सारी दुनिया जो है इकोनॉमी में नीचे जा रही थी उन्होंने देश को संभाल के रखा। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इन्होंने जो भव्य सदन दिया और जो चंद्रयान 3 का काम किया है सभी लोगों ने किया है। सो मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमें इस पे रुकना नहीं चाहिए, हमें इससे और बढ़ना चाहिए। आप बड़ी दोनों पक्ष विपक्ष ने दोनों ने काफी एक बातें कही। एक तो थी कि 2013-14 में इसरो का बजट 5500 करोड़ था और आज 12,000 करोड़ है। 2013-14 के बाद अगर महंगाई की दर लगा लो तो ये भी उतना ही बनता है। हमें इस पे भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें और मेहनत करनी चाहिए। ये हमारा जो महान देश है इसमें ग्लेशियर, पहाड़, हिमालय जैसे, इसमें इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल जैसी नदियां हैं, इसमें पंजाब जैसे खेत खलियान है, थार जैसा डेजर्ट है। यहाँ पे आप हरमंदिर साहब जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वाराणसी में राम जी का मंदिर बन रहा है, यहाँ अक्षरधाम मंदिर है, वो ये अजमेर शरीफ जो हमारे राजस्थान में है, गया में बौद्ध धर्म का कितना बड़ी जगह है। मैं समझता हूं कि हम टूरिज्म में बहुत पीछे हैं। दुनिया में सबसे सेकंड हाईएस्ट जो है वो टूरिज्म जो है वो नौकरी दे, सर मैं जल्दी कंक्लूड कर दूं, तो वो नौकरी प्रदान करता है, सरकार को जो टैक्स देता है। सो मैं समझता हूं कि टूरिज्म में हम काफी अभी पीछे चल रहे हैं। मेरी सर एक बेनती है कि आज हमें चारों तरफ से खतरा है, आज दो तरफ से दुश्मन बैठा है, तो हमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, हमें ड्रग्स के लिए सबको एक कतर होके ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मत सोचना कि कोई स्टेट बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट में सर ये स्टेट कोई बच जाएगा, ये हमारे सारे सभी की जिम्मेवारी है और हम सबको इस पे बह के रणनीति बना के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। श्री श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी। श्याम सिंह यादव जी। यस, आई एम हियर, आई एम हियर। हाँ शुरू करो। मैं यहाँ हूँ। हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, अब शुरू कीजिए। हो सकता है, हो सकता है। मगर उनको बोलने दो, आप बोलिए। आप कृपया बैठ जाइए, आप बोलिए श्याम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं विमेन रिजर्वेशन बिल पर नहीं बोल पाया, किसी वजह से एक लाइन कहना चाहता हूं कि चंद्रयान ने तो सॉफ्ट लैंडिंग किया, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल ने पिछड़ों पर और माइनॉरिटी पर बहुत हार्ड लैंडिंग कर दिया है। इट वॉज वेरी रफ हैंडलिंग। थ्रू यू माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन में बात करता हूं कि आई डिमांड सब कोटा एमंग कोटा फॉर विमेन रिजर्वेशन।
आई डिमांड। अब चंद्रयान पे बोलो। चंद्रयान पर आता हूं। ये स्पेशल सेशन बुलाया गया, अच्छी बात है, तारीफ करवाने के लिए, लेकिन मुझे और खुशी होती अगर ये स्पेशल सेशन में एक दिन महंगाई पर चर्चा होती, बेरोजगारी पर चर्चा होती और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती, शिक्षा पर चर्चा होती और सेहत पर चर्चा होती। मैं अगर इन पर भी चर्चा होती तो बहुत अच्छी चीज थी, और शायद हम सभी लोग समझते हैं कि ये इस मुद्दे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं देश के लिए। मैं इस मौके पर माननीय अध्यक्ष जी एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, इटरी में जाते हैं खाने के लिए, तो तरह तरह की डिश होती हैं और उसको जो शेफ है, अब तो बहुत सीनियर है, विषय पे आइए। हाँ वही विषय है। पे आइए। आप सुनिए प्लीज, मुझे 5 मिनट तो टाइम दीजिएगा। वो शेफ जो है तमाम डिशेज के अलावा एक डिश बनाने के लिए छोला बनाएगा तो रात को भिगाएगा, बुखारा दाल बनाएगा तो रात को भिगाएगा, क्या क्या कितनी मेहनत के बाद वो डिश बनाता है। और उसको जब हम खाने जाते हैं तो एक वेटर परोस देता है उसको। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्रेडिट किसको जाएगी खाना बनाने की? शेफ को जाएगी या वेटर को जाएगी? ये मैं पूछना चाहता हूं। अब मेरा इशारा काफी है समझने के लिए, तो मैं तो जिस तारीफ करने के लिए बुलाया गया है वो मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी अधीररंजन जी चौधरी जी ने कहा साल टू साल, परत टू परत, लेयर टू लेयर, इसका जो आधार, जो बेस खड़ा किया वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने खड़ा किया, यूपीए गवर्नमेंट ने। और आज आप चल करके झूठ मूठ में, मुफ्त में उसका वो लेने चल रहे हैं। झूठ शब्द हटाया जाए। झूठ शब्द हटाया जाए। क्या झूठ अनपार्लियामेंट्री है माननीय अध्यक्ष जी? नहीं, एकदम जो आप नहीं, मैं आपसे बहुत न्यूट्रल होने की उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। झूठ शब्द कतई अनपार्लियामेंट्री नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपसे बहुत न्यूट्रल होने की उम्मीद करता हूं। मैं केवल अपनी एक बात कह के खत्म करता हूं कि इस चेयरमैन यस सोमनाथ जी, उनकी साइंटिफिक टीम और वो तमाम उस इसरो के और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। असल में वो जो है मुबारक के, बधाई के पात्र हैं। और मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी जी। लाइट तो जला दीजिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नामाकरण कर दिए। आज सब कोई को मौका मिल गया ये शिव शक्ति के नाम से जाने जाने वाला चंद्रयान 3 पर, और लोग की भावना, लोग के विचार, सदन में जो लोग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक आदमी को बोलना है। इस विषय को जानकारी जैसे मिला, अंदर में उत्साह हो गया। लेकिन जो ये काम करने की भावना हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर आया, वो प्रधानमंत्री जी जिस नियत से, जिस मन से, जिस भावना से काम करते हैं वो देखता है दुनिया। आज 9 साढ़े 9 बरस में जो जो काम किए हैं सफलता मिली है, और भाव भी ठीक है, भावना भी ठीक है, और इससे धरातल पर उतारने की क्षमता भी ठीक है। तो लोग तो खामियां निकालेंगे, लेकिन हम तो में खूबियां दिखते हैं। तो जो आदमी खामियां निकाल रहे हैं और जो देखकर सोच रहे हैं कि ऐसा काम हम करते लेकिन 60 वर्षों में नहीं हुआ, आज हम लोग जो देख रहे हैं इसको अक्षर सा पालन करने के लिए हम सोचते हैं कि लोग को समझदारी में भी आना चाहिए कि प्रधानमंत्री का विचार कैसा है। हम ये देखते हैं कि जो सफलता का महत्वपूर्ण पल, मैं भी गर्व से यहाँ पर खड़ी हूँ ताकि हम सभी मिलकर एक ऐतिहासिक पल के बारे में चर्चा कर सके और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
ये यशस्वी नेतृत्व के हमारे देश के वैज्ञानिकों के मेहनत का परिणाम है, महत्वपूर्ण कदम है कि न केवल भारतीय विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बल्कि विश्व भर में हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत एवं विजय की मान्यता देने के लिए है। यह मिशन हमें सिर्फ चंद्रमा के पास ले गया बल्कि भारत की आत्मविश्वास और वैज्ञानिकों के सामर्थ्य को भी नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों, हमारी शक्ति स्वरूपा महिला सैकड़ों ने उसमें सहयोग किया और इतना विद्वता अपनी दिखाई है। जो लोग कहता है महिला घर में रोटी चूल्हा बनाए, खाना बनाए, ये करे, लेकिन आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति का जो महत्व दिए हैं, उनका अधिकार जो दिए हैं, वर्षों से लोग सोच रहा था, देख रहा था, केवल बात बनाने ही के लिए हमारे अधीरंजन जी तो इतना बात बनाए कि मुर्गी बाग देती है और ये भी पता नहीं है कि मुर्गी बाग देती है कि मुर्गा बाग देता है। अब क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग इनको समझाए, अभी वो थोड़ा शिक्षा ले ले अच्छा से, अच्छा रहेगा। जिन्होंने इस कठिनाई भरे मार्ग पर अपनी सीमाओं को पार कर दिखाया है कि आगे बढ़ना संभव है, यह वैज्ञानिक हमारे देश के गौरव है। उनकी मेहनत एवं संघर्ष का हम सभी समर्थन करते हैं। यह क्षण 140 करोड़ भारतीयों का समर्थन मिल रहा है। यह क्षण भारत की नई ऊर्जा, नई चेतना का है। यह क्षण भारत के उदीयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की बेला में अमृत वर्षा हुई है। ये सबको को महसूस हो रहा है कि अमृत काल ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसमें अमृत की वर्षा हुई है। प्रत्येक आदमी इसको लेने के लिए तैयार है। ये सदन, नए सदन में आकर लोगों ने अपना विचार दिया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। यह करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। यह उपलब्धियां भारतीयों को गर्व महसूस कराने वाली है। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत की उपलब्धि के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि स्पेस में भारत जैसे ताकतवर होते जाएगा, कृषि क्षेत्र को खूब फायदा मिलेगा। जो आज लोग कहता है कि हमको ये कमी है, ये भूखे मर रहे हैं, थाली में रोटी नहीं है, ये सारे उपाय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कैसे कैसे उपलब्धि हो। इसरो दुनिया में अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के जाना जाता है। चंद्रयान 1 ने चांद का पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। इसके अलावा मंगल यान पर परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। इससे दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत के पास वो क्षमता है जो कम बजट और कम संसाधनों में भी वह काम कर सकता है, जो बड़े बड़े देश नहीं कर सकते थे। जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया। और ये सोचने की बात है कि हम इसमें कितना सफलता हासिल किए, और भी हम मंगल पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे, सूरज पर जाने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो भी पूरा होगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र में ज्यादा स्टार्टअप का गुंजाइश बढ़ने की उम्मीद है। देश में नए स्टार्टअप स्थापित हो सकते हैं तथा इससे जुड़े स्टार्टअप को बेहतर फंडिंग मिलने का संभावना बढ़ेगी। इससे कई देश जुड़ सकते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान और जय भारत देश महान, ऐसे स्थिति का नारा का सार्थक सिद्ध हो रहा है। एक मिनट ज्यादा नहीं बोलेंगे। कृषि क्षेत्र में अभी तक मिट्टी का जांच नमूने लेकर होते हैं। AIML का इस्तेमाल भी मिट्टी के जांच में अब होने लगा है, लेकिन स्पेस में ताकत बढ़ने के साथ साथ यह काम बहुत आसान, तेज एवं विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि आदरणीय
जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देख कर गर्व होता है, तो स्वाभाविक है कि पूर्व में जब मिशन फेल हुआ था तो देश के वैज्ञानिक को निराशा हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री ने उसका साहस बढ़ाने के लिए पूरा दिल में सटाकर उसको सहलाते हुए कहें कि असफल आदमी ही सफल होता है, जो आगे बढ़ता है ठोकर तो लगती है लेकिन सफलता उसे ही मिलती है। बस हम खत्म करेंगे। एक कविता जो हम कहना चाहती हूँ कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद आभार अपने क्षेत्र के लोगों के तरफ से मैं करती हूँ। और दो लाइन मैं बोल रही हूँ। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे बस संकल्प का धन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा कविता है, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल शेवाले जी। टाइम बट धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई से आता हूँ और मेरे संसदीय क्षेत्र में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और मैं रहने के लिए भी वहाँ पे हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी इंस्टीट्यूट मेरे संसदीय क्षेत्र में है और वहाँ के स्टाफ और साइंटिस्ट भी वहाँ पे रहते हैं और वो मुझे वोटिंग भी करते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैं खुद को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का अभियान यशस्वी करने के लिए मैं सर्वप्रथम एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन, श्री वीरा मुत्तल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, श्री उन्नीकृष्णन डायरेक्टर ऑफ VSSC, मोहना कुमार मिशन डायरेक्टर, एस शंकरन डायरेक्टर ऑफ URSC और A राजरंजन लैब चीफ और सभी साइंटिस्ट उनका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का अभियान यशस्वी करने के बाद इसरो के सामने 7 मिशन प्रोजेक्ट के चैलेंजेस हैं। उसमें पहला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आदित्य L1, इंडियाज नेक्स्ट स्पेस सेंट्रिक मिशन इज नॉट फॉर अ प्लैनेट बट रादर इट्स फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार एज अ व्यू फ्रॉम अर्थ। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो मंगलयान 2। द original Mangalyaan mission was launched on November 5, 2013 and its successor Mangalyaan 2 Mars mission is expected to be launched next year. तीसरा प्रोजेक्ट है गगनयान, India's first manned mission और चौथा प्रोजेक्ट है निसार सैटेलाइट। ISRO has a space mission in collaboration with the National Aeronautics and the Space Administration, NASA के साथ उसका है। पांचवा प्रोजेक्ट है SPADEX। ISRO will also launch an experimental mission called SPADEX. छठवा प्रोजेक्ट है शुक्रायन। Apart from the moon, Mars and the sun, ISRO will also be launching a mission to study Venus. और सातवां प्रोजेक्ट है आफ्टर चंद्रयान 3, India's next moon mission will be LUPEX exploration mission. तो मैं चंद्रयान अभियान यशस्वी करने के बाद ये 7 प्रोजेक्ट जो चैलेंजेस है इसरो के लिए, उसके लिए भी मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण न करते हुए यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें रखना चाहता हूँ। इसरो के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दिस हैव बीन द चंद्रयान एंड द मंगलयान मिशन विथ अ मैन स्पेस मिशन गंगायान प्लान फॉर इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर उसका ये है। These missions are not just for a technology demonstration but also for expanding the frontiers of knowledge in space science. None of this would have been possible without mastering the launch vehicle technology. Beginning with the satellite launch vehicle SLV and the augmented satellite launch vehicle ASLV, ISRO has developed and refined the polar satellite launch vehicle PSLV as its workhorse for placing satellites in low Earth and Sun synchronous orbits. The geosynchronous satellite launch vehicle, यानी कि GSLV program is still developing with its MK3 variant, having undertaken 3 missions and is capable of carrying a 3 metric ton payload
into geostationary orbit. Today, the value of the global space industry is estimated to be $350 billion and is likely to be exceed $550 million till 2025. Despite ISRO impressive capabilities, India's share is estimated at $7 billion, just 2% of the global market, covering broadband and direct-to-home television, accounting for 2/3 of the share, satellite imagery and the navigation. Already over 1/3 of transponders used for Indian service are leased for foreign satellites, and this proportion will rise as the demand grows. So ये भी एक challenge है. Developments in artificial intelligence and big data analytics has led to the emergence of a new space. New space entrepreneurship has emerged in India with many startups which seeks value in exploring end-to-end service in the business-to-business and business-to-consumer segment using new space. However, these startups have yet to take off in the absence of regulatory clarity. अध्यक्ष महोदय, न्यू स्पेस के बारे में बताऊं. The term new space is used to refer to a global sector of a new aerospace companies and ventures working independently of a government to develop faster, better and cheaper access to space and specified technologies driven by commercial ends as a distinct from a political or socio-economical oriented ends. New space ventures may include space tourism, asteroid mining, satellite service, etc. SpaceX, Blue Origin are some last year are some examples of companies involved in a new space. Another revolution underway is the small satellite revolution. Globally, 17,000 small satellites are expected to be launched between now and in 2030. ISRO is developing a small satellite launch vehicle, SSLV, expected to be ready in the